एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 195 एक्सप्लेन करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था बहुत सारी चीज़ें हो चुकी थी, जैसे फेंग जेंग को चुरा लिया गया था, फेंग युआन के भाई को उठा के ले गए थे, फेंग जेजे भाई गुंडे बन के घुसे सीधा उठा के ले गए हैं हेवनली कोर्ट की साइड में, वो यहाँ से गायब हो चुके थे। और साथ में वो विजडम को भी चुराना चाहते थे, लेकिन भाई की हिम्मत नहीं हुई इसको चुराने की, तो वो चुरा भी नहीं पाए। और विजडम को भी कहाँ मानने वाला, वो तो भाग गया सीधा, वो तो उसके हत्थे चढ़ा भी नहीं। तो ये भी बात थी। और साथ में इतना कुछ चुरा के भाई ले गया था। और भाई ब्लेस लैंड की तो ऐसी की तैसी कर दी थी, लांगिया ब्लेस लैंड की, वहाँ पे तो भाई आतंक मच चुका था। इतनी सारी चीज़ें तबाह कर दी, इतना कुछ कर दिया, बहुत नुकसान हुआ था। हालांकि अब देखेंगे फेंग युआन बहुत सुनाने वाला है ब्लेस लैंड की स्पिरिट को, यानी लांगिया ब्लेस लैंड की जो स्पिरिट है, बोलेगा चल भाई कंपनसेशन निकाल, तेरे हाथ में थी ना सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कहाँ है तो निकालो, इंश्योरेंस दो इसका। ऐसी चीज़ें तो होने वाली है। और लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था ना कि ना साउथर्न बॉर्डर में ना एक्चुअली ना पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वंडरबल की इनहेरिटेंस थी, और वो यहीं पर उसने हेवनली कोर्ट जॉइन नहीं करा था। ये चीज़ें हमें पता चली थी लास्ट एपिसोड में। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले यार एक चीज़ और, मैंने ना कल एक मतलब एक बहुत बेहतरीन एक क्वाट टाइप का मान लो, एक बहुत बेहतरीन लाइन है, मतलब गजबी लाइन है वो। और वो लाइन इतनी चलती है, शॉर्ट्स वीडियो में देखी होंगी, हर जगह सुनी होगी वो लाइन। फेंग युआन ने वो लाइन कही थी, फेंग युआन सॉरी कह रहा हूँ, लू वाइयन ने लाइन कही थी फेंग युआन के लिए। और वो लाइन बड़ी मस्त थी, मैंने कल वो एक्सप्लेन करी थी, लेकिन फुल एक्सप्लेन नहीं करी थी। तो एक भाई ने लिख भी दिया था, तो मैंने सोचा था चलो अब मैं इसको ना फुली एक्सप्लेन कर देता हूँ, सामने सामने बोल देता हूँ, तो अच्छे से सुनो इस लाइन को। हिंदी में मैंने थोड़ा बहुत बोल दिया था, लेकिन इंग्लिश में इसको मैं बोलता हूँ, तो सुनो ध्यान से। I was wrong. I thought that this Feng Yuan was a heartless person or was filled with hatred and rage. That was the reason for his evil actions. But the truth is, he has abandoned emotions. He does not lack anything, even though he pursues strength. He is not obsessed with it. What drives him to do this his goal? The goal is deeply ingrained in his heart. Not only 3 lifetimes, even after 100 lifetimes, it cannot be eradicated. This person cannot be reformed. ये लाइन थी। हालांकि इसको मैंने हिंदी में भी बोला था, लेकिन एक बार मैं और बोल देता हूँ हिंदी में। लू वाइयन ये कहता है कि मैं गलत था। मैंने सोचा था कि जो फेंग युआन एक हार्टलेस पर्सन है, या फिर उसके अंदर सिर्फ हेटेड और रेज भरा है, इसलिए वो ऐसे वो ईविल काम करता है। बट रियलिटी ये थी कि एक्चुअली उसके जो इमोशंस है वो है ही नहीं, उसने वो छोड़ चुका है। ही इज अबंडेंट इमोशन, ही डज नॉट लैक एनीथिंग। वो हर चीज़, किसी भी चीज़ में लैक नहीं करता। वो पावर को तो चेस करता है, बट वो उससे ऑब्सेस नहीं है। और सबसे ज़्यादा क्या उसे गोल को ऐसा पाने के लिए करता है, क्या उसके अंदर ऐसा दबा हुआ है कि वो अपने गोल के लिए पीछे पड़ा हुआ है? बल्कि अगर उसे 3 ज़िंदगियाँ भी दी जाएँ, तब भी नहीं, 3 छोड़ो, उसे मतलब हज़ारों ज़िंदगियाँ भी दे दी जाएँ, तब भी उसका ये जो गोल है, वो उसके दिल में वहाँ से कभी निकलेगा नहीं। ये इंसान कभी भी चेंज नहीं हो सकता। देख रहे हो, ऐसा होना चाहिए भाई। गोल तो गोल है, पा के रहना है। भले दूसरी ज़िंदगी में तुम्हें वो चीज़ मिल गई हो, लेकिन ना, हमें खुद से पाना है वो गोल को। इटर्नल लाइफ नहीं मिली ऑफ कोर्स उसको दूसरे ड्रीम में, लेकिन फिर भी इटर्नल लाइफ चाहिए थी। अगर शायद उसे वो उसको वैसा ड्रीम दिखा दिया जाता तो हो सकता है। देखो इटर्नल लाइफ चाहिए भाई, वो उसको ही चेस करता है। अनंत ज़िंदगी चाहिए भाई को, गॉड बनना है भाई को। छोड़ो जो भी है, इंटरनल लाइफ को चेस करते हैं। अपने इंडिया सॉरी कह रहा हूँ, अपने वर्ल्ड में भी हैं कुछ लोग जो इंटरनल लाइफ को चेस करते हैं। उनमें से एक को तो तुमने देखा ही होगा, वो इंडिया भी आया था, लेकिन भाई से 4 मिनट रूम में बैठा नहीं गया, होता डायरेक्ट ही फ्लाइट लेके वापस चला गया। नाम पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना उसका नाम। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। सेंट्रल कॉन्टिनेंट हेवनली कोर्ट का सीन देखते हैं। इस सिल्वर स्काई के बीच काउंटलेस बिल्डिंग्स थी, जेट लाइट एकदम फ्लैश होती है, और फेंग जीजे सीधा फेरी जीवी के पैलेस में अपीयर होता है। फेंग जीजे कहता है ग्रीटिंग्स लेडी जीवी। फेरी जीवी क्लाउड बेड पर आइस को ओपन करती है, और जैसे ही आंखों को एकदम ओपन करती है ना, एकदम स्टार लाइट पूरे स्टार हॉल में फैल जाती है, एकदम स्टार स्टार सा हो जाता है, एकदम फ्लड सा भर जाता है लाइट का। फेंग जीजे कुछ बोलता नहीं, बस एक इन्फॉर्मेशन पादगु वॉर्म भेजता है फेरी जीवी के पास। फेरी जीवी उसको देखती है और सब समझ जाती है। जीवी कहती है फेंग जीजे, तुम ग्रेट ड्रीम इमोर्टल वंडरबल के ट्रू दाव गार्डियन हो, गुड जॉब। फेंग जीजे लाइट स्माइल करते हुए कहता है ये है गुयू फेंगजेंग, देखिए। वो अपना इमोर्टल प्राइमेसी खोलता है और स्लीपिंग फेंगजेंग को बाहर निकालते हैं, सीधा फेंक देता है, ये देखो। और उसने ना फेंगजुआन की जो विल थी फेंगजेंग के अंदर, उसको सप्रेस कर दिया था। फेंग जीजे से ग्राउंड पर रख देता है। फेंग जीजे अब कहता है मैंने इसकी सोल सर्च कर ली है। फेंग युआन सच में डीमन जैसा है, अपने ही भाई को ब्लड डेटी बनाने का प्लान था उसका। पर एक बात समझ नहीं आई, ये मॉर्टल फेंगजेंग तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जीवी कहती है
हेवन बैलेंस मेंटेन करता है, जहाँ पॉइज़न होता है, वहाँ एंटीट्यूड भी ग्रो ही होता है, यानी एंटीट्यूड है, ये फेंग ज़ेंग ही एक एंटीट्यूड है। फेंग ज़ेंग और फेंग युआन एक साथ बॉर्न हुए। हेवन ने फेंग युआन के अगेंस्ट नेचुरली ये ऑब्स्टिकल सेट किया है। अगर इसको सही नरिश करे तो फ्यूचर में काम आएगा। फेंग जीजे कहता ओह आई सी। फेरी ज़ीवी फेंग ज़ेंग की सोल को सर्च करती है। ज़ीवी कहती है फेंग युआन ने ब्लड डेटी रिफाइन नहीं किया, नहीं तो डीमन जजमेंट बोर्ड से हम उसका लोकेशन ट्रेस कर सकते थे। लगता है प्रीवियस लाइफ का ब्लड पाथ हेवन की ट्रैप थी और अब वो अपनी लक के प्रोडक्शन की वजह से ब्लड पाथ अवॉइड कर रहा है। जीवी कहती है फेड गू अभी रिपेयर नहीं हुआ, इसलिए लक पाथ बहुत ही ज्यादा बफ्ड है, यानी एकदम उसके ऊपर एकदम बफ लगा हुआ है कि कोई कुछ भी करे जा रहा है लक का यूज करके। तुम सक्सेसफुल इसलिए रहे क्योंकि दाओ गार्डियन होने के कारण तुम्हारी लक सप्रेस नहीं हुई थी और तुम आराम से काम कर पाए थे। फेंग जीजे ने कहा डांगुन माउंटेन का क्या करें? वो तो मैं ले आया हूँ। लांग या ब्लेसलैंड में तो विज़डम गू भी है, उसका क्या करें? तो फेरिज़ी भी हँसते हुए कहती है, टेक इट आउट। फेंग जीजे शॉक्ड हो गया, पर डांगुन माउंटेन निकाल देता। पैलेस में एंटर होने ही पूरा श्रिंक होके पाम साइज़ का हो जाता है, यानी जैसे ही निकालता है तो पाम साइज़ में आ जाता है। फेरिज़ी भी हाथ में उसे उठाती है, माउंटेन स्मूथली उसके पास फ्लोट होता है, वो आता है। फेरिज़ी भी एकदम अमेज़्ड हो जाती है, वो कहती है परफेक्ट, इससे गट्स गू का एंडलेस सप्लाई मिलेगा। जिंग हुआंग के ड्रीम रेलम मिशंस अब बहुत स्मूथली जाने वाले हैं। फेंग जीजे क्लियरली हैप्पी होता है क्योंकि उसकी जो डॉटर थी उसको बेनिफिट मिलने वाला था। बेटी तो भाई इमॉर्टल वल्नरेबल बनने वाली है यार, क्या बोले। जीवी यहाँ पे कहती है विजडम गू, हाँ विजडम गू वो मुझे चाहिए। तुम रेस्ट करो जीजे, इसका प्लान तो करना पड़ेगा, तुम जाओ। फेंग जीजे यहाँ से चला जाता है। जीवी डांगुन माउंटेन लेकर एक डार्क हॉल में जाती है और डोर पर लिखा था सोल सप्रेशन हॉल। लो ये आ चुकी है, ये वापस बातें करने आ जाती है भाई सीधा स्पेक्टर सोल से। ये वही रैंक एट इमॉर्टल गो हाउस था जहां स्पेक्टर सोल डीमन वनरेबल एक तरीके से मतलब कैद था। जीवी स्माइल करती है और माउंटेन लेकर सीधा स्पेक्टर सोल के सामने खड़ी होती है। मोक करने का, चिढ़ाने का इसको मौका मिले और ये ना चिढ़ाए स्पेक्टर सोल को, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लो आ गई चिढ़ाने इसको, ये देख तेरे बाबू का आइटम मेरे काबू में आ गया। जीवी कहती है ओ डीमन वनरेबल जरा देखो ये क्या है। स्पेक्टर सोल बिल्कुल साइलेंट था। जीवी कहती है तुम बड़े जिद्दी हो, लेकिन मैं ये माउंटेन तुम्हारी हिम्मत तोड़ने के लिए नहीं लाई हूँ, दिखाने के लिए। तुमने पहले इस पर कल्टीवेशन की थी, मेरे पास एक मूव है। तुमसे रिलेटेड कोई भी चीज हो तो मैं तुम्हारी मेमोरीज खींच सकती हूँ, वो वाली। स्पेक्टर सोल स्टिल साइलेंट है, उसने कुछ नहीं कहा। जीवी का स्माइल फेड हो गया, आइस में लाइटनिंग आई। फाइनली वो किलर मूव एक्टिवेट करते हैं। सोल सप्रेशन हॉल पूरा एकदम भाई बज होने लगता है, एकदम कांपने कांपने से लगता है। लाइट डाउन माउंटेन और स्पेक्टर सोल दोनों को कवर कर लेती है। स्पेक्टर सोल रेसिस्ट करता है बट मूव बहुत ही स्ट्रांग होता है। उसकी डाउन माउंटेन वाली मेमोरीज फोर्सफुली बाहर आ जाती हैं। यंग स्पेक्टर सोल माउंटेन डिस्कवर करता, शॉक्ड और सुपर हैवी था। ये तब की बात थी जब उसने पहली बार इसको डिस्कवर करा था, यानी अब आ चुके हैं वापस से हम सपनों में की दुनिया में। फिर वो हर्डल्स क्रॉस करके माउंटेन को अपना बना लेता है, सीक्रेट कल्टीवेशन स्टार्ट करता है। फिर वो डाउन माउंटेन का मतलब मूव करने का कोई मेथड फाइंड करता है, स्टोर करता है और सोल पाथ क्रिएट करते टाइम इस माउंटेन से बहुत ही एडवांस यूसेस बनाता है। डाउन माउंटेन फॉर्मेशन भी बनाता है बट उससे गट्स को क्रिएट नहीं होती थी। जीवी अपने माइंड में कहती है फेंगयुआन ने फॉर्मेशन क्यों नहीं यूज की, सैड सेटअप के लिए बहुत इमोर्टल वो चाहिए थे। मेमोरीज आगे कंटिन्यू होती है। स्पेक्टर सोल के कल्टीवेशन क्लिप्स आ रहे थे, कुछ यूजलेस थे, कुछ प्राइसलेस इन्फॉर्मेशन थी। फिर एक मेमोरी आई जब वो वनरेबल बनने के बाद डाउन माउंटेन को सिटी वेल में डालता है और एक तरीके से ऑर्डरली वेल किलर मूव से मॉडिफाई करता है। जीवी का दिल हिल जाता है ये देखकर कि है ये क्या कर दिया। जीवी कहती है ये तो ऑर्डरली वेल वेल है ना, ये वही वही कुआं है ना, ऑर्डरली वेल इंसेन सिटी वेल रूल पार्ट डोमेन है। इससे ही सवेनर इमोर्टल फेटिशगो के नॉन कॉन्फेटिंग दाउमाक का ओरिजिन मिला था। ओके, मेमोरीज और चलती हैं। डेंजरस माउंटेन मतलब माउंटेन सॉरी कह रहा हूँ, इमोर्टल किलर मूव और डाउन माउंटेन का यूज कैसे बनाया, सब चीज़ों के बारे में बताया जा रहा होता है। हर यूज माउंटेन को डैमेज करता था, फिर स्पेक्टर सोल टाइम पास से रिपेयर करता था। जेवी जीवी ने बहुत इंप्रेस्ड हो गई, वो कहते हैं डीमन वनरेबल का टैलेंट भाई हेवन शेकिंग है, बहुत खतरनाक काम करा है इसने। फिर एक मूव पर जीवी रुक जाती है। वो मूव डाउन माउंटेन को इग्नाइट करके सोल एक्सप्लोजन क्रिएट करता है, मतलब एक तरीके से सोल एक्सप्लोड कर सकता है, सोल एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकता है। नॉर्मल सोल बीस्ट का एक्सप्लोजन ही क्रेजी होता है, तो सोचो अगर मान लो डाउन माउंटेन को ही फाड़ दिया जाए। बिग बैंग थ्योरी बन जाएगी भाई ये तो। हेवनली कोट उड़ा देगा ये। मतलब खुद ही सोचो भाई डाउन माउंटेन को फाड़ दिया तो बड़ी चीज है ना। एक एक न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा टाइप नहीं हो जाएगा कुछ।
डांगन माउंटेन का एक्सप्लोजन लिमिट तोड़ देता। जीवी अचानक शॉक हो जाती है और वो कहते हैं वेट, नहीं क्या होता है, बूम आवाज है, अगले ही सेकंड डांगन माउंटेन पूरा एक्सप्लोड हो जाता है। सब कुछ डस्ट बना देता है भाई, सब कुछ डस्ट बन जाता है। एक्सप्लोजन के बीच फेरी जीवी स्पेक्टर सोल भी दोनों ब्लास्ट होके भाई आ गए थे। रेंज जो थी ना, सब ब्लास्ट हो गया था। मैंने बोला ना न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह फटेगा ये। देखो लेकिन कितना ही न्यूक्लियर बॉम्ब है यार, ये एक इमॉर्टल गू हाउस है। इमॉर्टल गू हाउस अंदर से पूरा फाड़ दो, लेकिन जरूरी नहीं कि उसका इफेक्ट बाहर जाए। लेकिन अंदर जो भी है उसका उसका तो हो जाएगा काम भाई, उसका तो हो जाएगा काम। अभी पता चलेगा इन दोनों का क्या हुआ है। स्पेक्टर सोल का तो क्या है, उसने तो ज़िंदगी जी लिया है। उसको मज़े ले देखा, ये इसे मोक करने आई थी। मैं कह रहा था इसे चिढ़ाने आई है, बंदे ने फाड़ दी इसकी एक बार में। वो कैद है, कुछ नहीं कह रहा अभी भी। सोचो इसकी मीम कितनी बढ़िया बनेगी। अगर कोई मीम बना सकता है तो ऐसी मीम बनाना, जिसमें ये वाला सीन दिखाना कि फेरी ज़ेबी मिलने आई है सोल सप्रेशन हॉल के अंदर स्पेक्टर सोल से, और वो एक मेमोरी देखती है, मेमोरी के अंदर दिखाते हैं कि स्पेक्टर सोल है और वो सोल एक्सप्लोजन वाला कुछ क्रिएट कर रहा है खतरनाक वाला। और तभी आवाज़ आती है, नॉक नॉक। फेरिज़ेबी कहती है हू। वो फिर वो कहता है हू मतलब कौन वहाँ पे? तो वो कहता है बॉम्ब, और बूम, खत्म। सरप्राइज़। यार अपनी एक कहानी पे आओ यार। आते हैं, देखो यहाँ पे ना सीन दोबारा शिफ्ट हो गया है। वो सीन दिखाया नहीं गया कि उनका क्या हाल हुआ। अब वापस सीन शिफ्ट होता है। साउथर्न बॉर्डर, मैरिड ड्रैगन फॉर्म रोर करता हुआ स्काई तोड़ देता है, एकदम पूरा इमॉर्टल बैटलफील्ड क्रम्बल कर जाता है। सिल्वर स्केल्स फ्लैश होते हैं और फेंग युआन यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो चुका था। फेंग युआन बन चुका था मैरिड ड्रैगन। लाइटनिंग की स्पीड से बाहर निकल जाता है वो जो अर्थमेज थी। एस्केप करते ही उसके पास एड रिक्वेस्ट मैसेज एकदम फ्लड कर जाते हैं, यानी रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट आ रही होती है कि भाई हेल्प, बचाओ भाई, भाई अटैक हो गया, भाई चोरी हो गई, भाई 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 विजडम को खतरे में है, भाई तुम्हारा भाई उठा के कोई ले गया। बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं। फेंगयुआन कहता है व्हाट, लांग ब्लस लैंड को हेवेली कोर्ट ने अटैक करा और लीड किया फेंग जीजे ने। ये सुन के फेंगयुआन फ्रीज। उसे लू वाइयिन ने रोका हुआ था और इसी टाइम हेवेली कोर्ट ने एम्बुश करा। कोइंसिडेंस? घंटा इम्पॉसिबल। फिर नेक्स्ट मैसेजेस आते हैं। हेवेली कोर्ट डिफीट हो गया है, सेंट्रल कॉर्नर के बहुत सारे इमॉर्टल मर गए, सिर्फ फेंगजीजे बचकर भाग गया। फेंगयुआन सिक्स ईयर का मैसेज चेक करता है। सबसे ट्रस्टवर्दी बंदा वही था, तो उससे ही पता चलता है उसे कि क्या क्या वहाँ पे सीन चल रहा है। इंस्टेंटली सारी पिक्चर भाई लाइव कैमरे की तरह भाई के सामने आती हैं। फेंगयुआन कहता है सो फेंगजीजे ने सिचुएशन खराब देखकर खुद ही रिट्रीट करना चूज करा। वाह, पर सोचने का टाइम नहीं था। साउथर्न बॉर्डर राइटियस पाथ के रैंक 8 इमॉर्टल अभी यहाँ ही आ सकते थे। फेंगयुआन तुरंत ही रिट्रीट होता है और रास्ते में अपने प्रीसेट मेथड एक्टिवेट करके डाउन माउंटेन को ब्लास्ट कर देता है। अच्छा, तो इसने करा था ब्लास्ट। लेकिन क्या कोइंसिडेंस था कि जब वो मेमोरी देख रही थी उसे पता चला था कि डाउन माउंटेन फट भी सकता है। कोइंसिडेंस था या स्पेक्टर सोल ने कुछ बोला था, पता नहीं, देखेंगे। फेंगयुआन कहता है हा हा हा, हेवेली कोर्ट ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की थी। फेंग जीजी ने डांगवन माउंटेन पुल कर लिया, यानी खींच कर ले गया। मेरी फाउंडेशन तोड़ने का प्लान था, लेकिन मेरा डांगवन माउंटेन इतनी आसानी से कैसे ले जा सकता है तू? हैं, उसने डिलिबरेटली माउंटेन लांगिया में रखा हुआ था। पार्टनरशिप, ट्रस्ट और उसके थॉट गटगू मैनेज करवाना, और मतलब एक तरीके से सब कुछ मैनेज कर देता है। पर उसका बैकअप यही प्लान रखा हुआ था, एक तरीके से चीज़ें रखी थी कि फाड़ देंगे कुछ नहीं हुआ तो। फ्लाई करते हुए फेंगयुआन रिमोटर प्रेमिसेस से फोकस कर रहा था, मतलब उसके अंदर फोकस कर रहा था, और वहाँ पे यूज़ होता है लैंड एज़ बिफोर। एक बड़ा रॉक, डाउन माउंटेन का छोटा पीस उसने ईयर्स पहले स्टोर किया हुआ था। अब जब मेन बॉडी सेल्फ डेटोनेट हो चुकी है तो ये लास्ट सर्वाइविंग फ्रेगमेंट था। मूव एक्टिवेट होते ही रॉक एक्सपेंड होने लगता है, धीरे-धीरे फुल डाउन माउंटेन बनने की डायरेक्शन में ग्रो हो जाता है। फेंगयुआन कहता है शेड्यूल डोमेन एक ही होते हैं, जैसे रैंक 9 इमॉर्टल गो एक ही होता है। स्पेक्टर सोल ने इस माउंटेन को मॉडिफाई किया था। लैंडस्केप एज़ बिफोर की लाइट में ये फ्रेगमेंट में पूरा माउंटेन रिस्टोर हो जाएगा। उसका कॉन्फिडेंस फुल सॉलिड था। मज़ा आया भाई। बहुत बढ़िया। मुझे लगा था यार लॉस हो गया गंदा वाला, लेकिन नहीं। इतनी आसानी से कैसे लॉस हो सकता है? अब देखते हैं आगे। हाँ, टाइम बहुत लगेगा इसको रिस्टोर होने में। रैंक मूव से रैंक 9 लेवल माउंटेन रिक्रिएट करना स्लो प्रोसेस है। एसेंस कॉस्ट भी ह्यूज होगी, लेकिन फिर भी धीरे-धीरे तो हो ही जाएगा ना। हेवेली कोर्ट के अटैक्स में लॉसेस बिग हुए थे, जैसे अपर एक्सट्रीम हेवेली ईगल वापस नहीं मिला, वो चला गया। डांगुन माउंटेन टेम्परेरी गायब हो चुका है, क्योंकि फाड़ दिया है भाई ने, दोबारा बन रहा है तो टाइम लगेगा उसे बनने में। तीसरा, फेंगजेन कैप्चर हो गया है, इससे ब्लड डेटी कल्टीवेशन प्लान रुक गया है। लकीली विज़डम गू सेफ है यहाँ पे।
अगर फेंग जीजे डिस्ट्रॉय करने आता, विज़डम की सर्वाइवल चांस 0 होती, पर उसने एक भी किलिंग मूव यूज़ ही नहीं करा, उसको मारा नहीं। वो चुराना चाहता था, सही बात है। इससे फेंग युआन को थोड़ा रिलीफ मिला, पर साथ ही वार्निंग भी थी कि हेवेली कोर्ट दोबारा अटैक ज़रूर करेगा। कब, किस टाइम, किसके मतलब कौन सी टीम आएगी अटैक करने, क्या होगा, किस मेथड से होगा, कुछ नहीं पता। फेंग युआन ये सब सोचता हुआ एक सिंपली वैली में लैंड होता है। और वो जो पुरानी बैटलफ़ील्ड थी ना, जहाँ ये सब तमाशा मचा था, वहाँ से तो बहुत दूर आ चुका था। रास्ते में बहुत केयरफुल ट्रैवल किया था, अभी के लिए वो सेफ था। फेंगनिमन अपनी ऑरा को गायब करके डीप हाइड मोड में चला गया। वार्निंग गू फॉर्मेशन सेट करी, फिर क्रॉस लेग बैठकर डिडक्शन स्टार्ट करे कि क्या करना है आगे। कुछ टाइम बाद उसकी आँखें एकदम खुलती हैं। फेंगनिमन कहता है, फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल डेफिनिटली हेवनली कोर्ट के पास है। रैंक 7 तक उन्होंने पावर अप कर लिया है इसको, वाह! और किलर मूव का सेट भी बना लिया ताकि रैंक 7 का फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल कोर बनाकर एक एक किलर मूव बनाकर एक साथ एक बंदे नहीं, एक साथ पूरी टीम को ले जाया जा सके इधर से उधर, यानी ट्रांसपोर्ट या टेलीपोर्ट किया जा सके। बहुत बेहतरीन, फेंगयोन को पता चल गया था। लांग या लैंडस्पिट ने सारी सीन्स जो भी थे ना, वीडियो वीडियो सब बना के सेंड कर दी थी। फेंग जीजे का सडन अपीयरेंस सब क्लोज, फेंग युआन ने इंस्टेंटली पूरा अटैक प्रोसेस समझ लिया था। फेंग युआन कहता है, मैंने डांगहुन माउंटेन का अपीयरेंस मॉडिफाई किया था, फिर भी वो लोग थ्री कॉन्टिनेंट के ऊपर अपीयर हुए, मतलब इन्फॉर्मेशन लीक हुई है। यानी जो मतलब हम मेरे को लेने या कोई जैसे आया था, या उसे इतना तो पता चल गया कि किसी हेरी मैन ने मतलब कांड करा है, यानी किसी हेरी मैन ने लीक कर दी। मिसिंग हेरी मैन इमॉर्टल से ही हुआ है लगता है, उसे पता चल गया था। और ये वही हेरी मैन है, तुम्हें याद होगा, उन्हीं दो में से एक गायब हो गया था, एक मर गया था, तो ये वही था। और बायोम चेंज करना पॉसिबल था, पर हेवेली कोड को रोकना मुश्किल ही रहता, इसलिए। तो अभी वो सोचना पड़ेगा कि क्या करा जाए। बायोम को चेंज कर सकता है कि यहाँ से उधर चीज़ों को चेंज कर दे, ताकि अगर दोबारा से कोई आने की कोशिश करे तो बायोम चेंज है। लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ कर ही लेगी फ़ेरिज़ी भी, तो अभी थोड़ा-सा ना देखना पड़ेगा। और हेवेली कोर्ट ने इमॉर्टल को फॉर्मेशन परफेक्ट सेट नहीं की, पर फेंगजीजे का एस्केप इतना स्मूथ था कि ज़रूर कुछ हिडन मेजर्स लांग या ब्लेसलैंड में छोड़ कर गए थे। यानी ऐसा हो सकता है कि वो उन्हीं जगह पर वापस रीअपीयर हो जाए, है ना? ये थॉट चेन स्पीड से फ्लैश हो रहे थे। हेवेली कोर्ट यूजुअली साइलेंट रहता है, बट जब मूव करता है ना, वर्ल्ड शेक लेवल का मूव होता है उसका। अगर फेंगयुआन के प्रिकॉशन मेथड नहीं होते, लांग या ब्लेसलैंड विदाउट रिफाइनमेंट कोल्ड्रॉन कब का एकदम फॉल हो चुका होता है, यानी खत्म हो चुका था। फेंगयुआन यहाँ पे सोचता है, लैंड स्पीड से कांटेक्ट करता है, उसे अपनी सिचुएशन बताता है और गेस लगा मतलब थोड़ा गेस करता है कि लू वाइन यानी पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल का इनहेरिटर है। और वो भी शेयर कर देता है कि मतलब ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, देखो यहाँ पे मेरे को ये मिला था, यहाँ पे ये सीन हुआ, यहाँ पे मुझे ये पता चला कि पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वनरेबल की जो इनहेरिटर है, मतलब इनहेरिटेंस है उसका एक इनहेरिटर लू वाइन है। यहाँ पे और भी लोग हैं, ये सब चीज़ें मतलब सब कुछ बता दिया उसने कि क्यों वो बिजी था, क्या सीन हो गया, क्या कांड हो गया। लांग या लैंड्स पे थोड़ा-सा अपसेट था कि फेंगयुआन एब्सेंट होने से, पर रीज़निंग सॉलिड थी तो वो कुछ आर्ग्यू नहीं कर सका, क्योंकि फेंगयुआन मतलब अपनी मर्ज़ी से थोड़ी ना गायब था। रीज़न था उसके पीछे ना गायब होने का। तो लैंड्सफील्ड कहता है, हेवेली कोर्ट वापस ज़रूर आएगा, विज़डम को उन्होंने देख लिया है। फेंगयुआन, तुम सुप्रीम एल्डर हो, सेट को तुम्हारी नीड है, तुम रिटर्न करके गार्ड करो। फेंगयुआन सिर्फ स्माइल देता है। वो फिर मतलब कहना उसका था कि रिटर्न रिटर्न इम्पॉसिबल था। लांग या ब्लेसलैंड में मतलब हेल्प दी है, बेस था, पर उसे वो बंद नहीं कर सकता। हेवेली कोड पावरफुल था। फेट इमॉर्टल को जब रिस्टोर होगा, वो अनबीटेबल बन जाएगा। अगर फेंगियन सेक्टर मतलब एक तरीके से मतलब उसमें ही बंदा रहा, सेट के अंदर ही सारा काम करता रहा, सेक्ट में ही लगा रहा, तो भाई वो कभी ग्रो नहीं कर पाएगा ना, बाहर निकलेगा तभी तो ग्रो करेगा। एग्ज़ैक्टली यही सीन था। तो वो अब फेंगियन चाहता है कि मैं बाहर रह के सब चीज़ें करूँ, और वो चाह रहा है कि भाई सेक्ट की हेल्प कर, सेक्ट को बड़ा कर। लेकिन इसको ये नहीं पता ना, अगर फेट इमॉर्टल को रिस्टोर हो गया तो भाई क्या सेक्ट, क्या चीज़ है, क्या टीम, क्या अलायंस, क्या एग्रीमेंट, कुछ नहीं बचेगा। फेट को रिस्टोर नहीं होना चाहिए ना, इसलिए। उसे रोम करना होगा, रिसोर्स को ग्रैब करने होंगे, फास्ट ग्रो होना होगा, तब जाके रेड लोटस की इनहेरिटेंस लेके हेवेली कोर्ट के फेट को, वो जो फेट का प्लान है रिस्टोर करने का, 10 साल के अंदर पहले ही उस फेट को तोड़ देना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। यही उसका एक वे था यहाँ से निकलने का। फेंगयुआन अंदर से कोल्ड सोच में लगा हुआ था। वो कहता अगर लांग या ब्लेसलैंड ब्रीच हो जाए, विज़डम को डिस्ट्रॉय हो जाए, तब भी मेरी कल्टीवेशन प्लान नहीं रुकेगी। ये बात ऑब्वियसली छुपाई एक तरीके से छुपाई गई थी। अलायंस के रूल अ, बाइंड कर रहे थे। सिर्फ सेल्फ क्लीजिंग फॉर्मेशन भी इसलिए ऑलवेज़ एक्टिव था। यानी उसका ना एक तरीके से प्लान हमेशा से रेडी है कि मान लो कितना ही फेंगयुआन ना कितना ही बोल दो उसे कि एक्सटर्नल सुप्रीम एल्डर है, तो वो कितना ही हेल्प कर देगा, कुछ भी कर देगा। लेकिन अगर मान लो कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जब सब कुछ बर्बादी पे आ जाएगा, तो फेंगयुआन को कोई दिक्कत नहीं है। उसके पास सेल्फ क्लीजिंग वाली फॉर्मेशन है। अलायंस एग्रीमेंट की सिस्टर मदर एक करेगा, साइड में रखेगा इन सबको, साफ-वाफ करा, नहाए, क दूसरे कपड़े पहनो और चलो, भूल जाओ। कपड़े रात मतलब वो वाली लाइन नहीं थी नॉर्थर्न प्लेन्स की, औरतें कपड़े की तरह होती हैं, तो भाई भी औरतें कपड़े नहीं
अलायंस एग्रीमेंट कपड़ों की तरह होते हैं, बदल देंगे कपड़े भाड़ में गया अलायंस एग्रीमेंट, ऐसा समझ के आगे बढ़ो। और उसके लिए कोई वो बात नहीं थी, ये कोई अब ये कुछ भी चला जाए उसके हाथ से, कल्टीवेशन नहीं रुकनी चाहिए, बस इतना था। फेंगयन आगे कैजुअली बोलता है, वैसे कंपनसेशन की बात तो रह ही गई है। लांगे लैंडस्पीड का फेस तुरंत ही डार्क हो गया, पहले के एग्रीमेंट उसको याद आ गए। डांगहुन माउंटेन या विजडम गुर लॉस्ट डिस्ट्रॉय हुआ तो 10x कंपनसेशन लगेगा, जो फेंगयन पहले से सेट करके आया। तो मैंने बोला था ये मांगेगा कंपनसेशन, अब ये खतरनाक वाला इंश्योरेंस की पॉलिसी लगेगी इसके ऊपर, देखते हैं। विजडम को तो सेफ था, रिलीफ की बात है, लेकिन डांगहुन माउंटेन फिलहाल लॉस्ट यानी गया। उसे क्या पता फेंगयॉन उसे रिस्टोर कर लेगा, लेकिन कंपनसेशन तो माँगा जाएगा ना। फेंगयॉन कहता है, तुम जानते हो डांगवॉन माउंटेन हेवेली कोर्ट के हाथों गया तो गर्ड्स के एंडलेस सप्लाई मिल जाएगी उनको। ये सुन के मैसिव मतलब ये उनके लिए मैसिव बूस्ट हो जाएगा और हमारे लिए तो मैसिव लॉस हो जाएगा। लैंड स्पीड साइलेंट था, प्रेशर बढ़ रहा था उसके ऊपर। लैंड स्पीड कहता है, ठीक है, तुम बोलो मत, मैं कंपनसेट कर दूँगा तुमको बस। फेंगयॉन हँसता हुआ कहता है, मुझे पता है फर्स्ट सुप्रीम एल्डर अपनी बात से कभी मुँह करते तो नहीं हैं। लैंड स्पीड कहता है, बोलो क्या चाहिए फिर? फेंगयॉन की आईज़ स्लोली शाइन करती हैं। उसे बहुत सारी चीज़ें ही चाहिए थीं। जब माँगने की बात है, और फेंगयॉन क्या बोले यार, उसके पास तो ग्रीड का भंडार है भाई के पास। और रही बात डांगुन माउंटेन की, तो भाई डांगुन माउंटेन एक रेयर हेवन एंड अर्थ डोमेन था, पूरे 5 रीजन में सिर्फ एक था। और इससे बनते थे गट्स गुड, जो का मतलब जो कि ना पूरा मोनोपोली क्रिएट करता है। मोनोपोली होता है ना कि तुम्हारी साइड ही सब कुछ झुक जाएगा, तो वैसे टाइप का। फेंगयॉन के पास तो पूरी मोनोपोली थी, बस सोल डालते जाओ और उधर से गोल्ड माइन जैसा निकलते जाएगा सब कुछ, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। इसे लांगिया लैंड स्पीड को फेंगयॉन को 10x वैल्यू देनी पड़ रही थी। दूसरी कोई ब्लेस लैंड होती तो पूरा का पूरा लैंड बेच के भी ये कंपनसेट ना कर पाती, बट लांगिया ब्लेस लैंड इतना रिच था कि इजीली अफोर्ड कर लेता। फेंगयॉन ने एग्रीमेंट बनाते टाइम ये सब कैलकुलेट करके ही डील रखी थी। इंपीरियल कोड ब्लेस लैंड कोलैप्स होने के बाद लांगिया ब्लेस लैंड नंबर 1 था, इसलिए उसको डाउट ही था कि मतलब किसी ना किसी दिन तो लगेंगे इस ब्लेस लैंड के, तो मुझे फ़ायदा हो जाए बस। यहाँ पे फेंगयॉन सीधा डिमांड रख देता है। फेंगयॉन कहता है, मुझे विज़डम को अपने इमॉर्टल प्राइमेसी में शिफ्ट करना है। पहले कंपनसेशन मुझे मतलब वो मेथड दे दो कि जिससे वो जो विज़डम को है उसको मैं अपने पास रख पाऊँ, बस इतना चाहता हूँ मैं। और हम जैसा जानते हैं ना, विज़डम को रैंक 9 का है, तो समझ जाओ ना कैसे रखा जाएगा, तो ये दिक्कत वाली बात है। अब देखते हैं क्या कौन-सा मेथड होगा, क्या मेथड है भी या क्या है सीन, है ना? ये मेथड लांगिया सेट का कोर सीक्रेट था। पहले भी इनहेरिटेंस एक्सचेंज हुए थे, पर लांगिया लैंडस्पीड ने कभी नहीं दिया था। अगर वो मेथड दे देता तो फेंगयॉन खुद भी विज़डम को उठा ले जाता। ऑब्वियस सी बात थी, तो वो मना करता रहा लैंडस्पीड कि मैं नहीं दूंगा। बट अब कंपनसेशन के चक्कर में उसका फेस उतर जाता है। फेंगयॉन ने एकदम दिल पे चोट वाली बात बोल दी थी। जो सारा इन्वेस्टमेंट विज़डम को कंट्रोल करने में लगा था, अब सब वेस्ट लग रहा था। लांगिया लैंडस्पीड मन में फ्रस्ट्रेट था, बट बोल नहीं पाता। विज़डम को टेक्निकली वाइल्ड था, लेकिन एक्सट्रैक्ट हुआ था फेंगयॉन के ब्लेसलैंड से, यानी वहीं से आया था, तो प्रूफ तो क्लियर था। लैंडस्पीड हेजिटेट करता और कहता, अगर हम विजडम गो को कंट्रोल कर लेते तो स्केड्यूल रेसिडेंस इमॉर्टल गो हाउस बन जाता, फुल डिफेंस होता, फुल एंटी डिडक्शन होता, सब कुछ पॉसिबल होता। फेंगयॉन स्माइल करते हुए कहता है, प्लान सॉलिड है पर प्रैक्टिकल टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा, और ये सब हो पाएगा कि नहीं जो तुम कह रहे हो, यानी विजडम गो से कंट्रोल करके स्केड्यूल रेसिडेंस इमॉर्टल गो हाउस को बनाना। यानी एक ऐसा इमॉर्टल गो हाउस बन जाएगा विज़डम गो के हेल्प से, जिसके अंदर अगर तुम आ गए, तो भाई बाहर से कितनी खतरनाक जनजाति का प्राणी हो, जो तुम्हें डिडक्शन करने में लगा हो, वो कभी तुम्हें डिडक्ट नहीं कर पाएगा। डिफेंस भी बहुत बेहतरीन होगा एक टाइप का, इसलिए। लैंडस्पीड चुप था, तो फेंगयॉन सीधा रियलिटी बताता है। फेंगयॉन कहता है, फेंग जीजे ने विज़डम को डिटेक्ट कर लिया, मतलब हेवेली कोड भी रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट अटैक और डेंजरस होगा, अगर उन्होंने विज़डम को सीज़ कर लिया तो। तब बताओ। लैंड्सफिट थोड़ा-सा डर के साथ साँस छोड़ता है। बात सही थी, उसने ऑलरेडी विज़डम को के बेस्ट हाइड किया था, पर फेंग जीजे का इन्वेस्टिगेट मेथड इतना खतरनाक था कि उसने पकड़ लिया। और विज़डम को पहले स्टार कंसोलेशन इमॉर्टल मंडेबल का गो था, जो कि वाइटल गो था, अब एक्सपोज़ हो चुका है। हेवेली कोड छोड़ने वाला तो नहीं है इसको। फिर फेंगयॉन एक मतलब अलग एंगल देता है। फेंगयॉन कहता है, अगर मान लो जो तुम कह रहे हो ये शेड्यूल रेसिडेंस बन गया, ये इमॉर्टल हाउस बन गया, तो हेरी मैन गो इमॉर्टल सेफ ज़ोन में रह के ना चिल कर लेंगे ना? क्या वो फिर एक्टिवली कल्टीवेट करेंगे? रूल बनाने का प्लान स्लो हो जाएगा। तुम सोचो, लैंड्स पे थोड़ा-सा ब्लिंक करता है, फिर बात सही मान रहा था। है ये जो हेरी मैन थे, इमॉर्टल्स ऑलरेडी ना डेंजर सेंस में वीक थे। पहले भी ओवर प्रोटेक्शन के चक्कर में उनकी बैटल स्ट्रेंथ बिल्कुल ज़ीरो थी। शैडो सेक्टर ने सीधा पकड़ लिया था। लैंड स्पीड स्पीचलेस था। फेंगयॉन के पॉइंट्स हर तरफ से एकदम हिट कर रहे थे। यानी सिंपल सी बात कहना चाह रहे हैं कि देख, जो तेरे हेरी मैन है ना, इनका जो वो है ना सेंस ऑफ सेंसिंग की जो पावर है, कि होता नहीं है कि
तुम खाना बना रहे हो और तुम अपना हाथ कढ़ाई में ही दे मारो गरम-गरम, तो तुम्हें इंस्टेंट पता चल जाता है, तुम्हारी उँगलियाँ एकदम से पीछे हो जाती हैं। तुम सोचो समझो उससे पहले ही तुम्हारा दिमाग रिएक्ट कर जाता है। लेकिन ये चोमू हेयरी मैन लोग होते हैं, इनका हाथ रखा रहेगा, जब वो आधा जल जाएगा, जब 3rd डिग्री बर्न हो जाएगा, हाथ बचने के काबू नहीं रहेगा, काटना पड़ेगा, वो टाइम आ जाएगा ना, तब जाके इनको रियलाइज़ हुआ कि अरे! मेरा हाथ तो गर्म पानी में उबल रहा है, मेरा हाथ तो कढ़ाई में रखा हुआ है, पक ना जाए। तो ये ना इनकी सेंस ऑफ एबिलिटी बहुत खराब है। पिछली बार जब शैडोसैक ने अटैक करा तब भी ये सेंस नहीं कर पाए थे। अब जब हेवेली कोर्ट ने अटैक करा तब भी ये सेंस नहीं कर पा रहे। मतलब ये चोमू टाइप के लोग थे। ज़्यादा ही बाल उग गए हैं तो समझ सोचने, समझने, देखने, सुनने हर जगह की शक्तियाँ कम हो गई इनकी। और जब से लांग ब्लेसेड एक्सपोज़ हुआ है, उनकी वो जो कम्फ़र्ट वाली ज़िंदगी जी रहे थे ना, वो वापस पाना पॉसिबल ही नहीं है, ये तो क्लियर हो चुका था। लांग लैंडस्पीड एकदम लंबी साँस लेता है और कहता है, "फेंग युआन, ठीक है, पूरा मेथड दे दूँगा, इसकी वैल्यू हाफ डांगुन माउंटेन होगी।" फेंग युआन कहता है, "ओके।" फेंग युआन को पता था कि लैंडस्पीड झूठ नहीं बोलता, फिर वो सेकंड डिमांड बोलता है। फेंग युआन कहता है, "और दूसरी डिमांड है कि मुझे लाइफ स्पैन गू चाहिए।" विज़डम गू को मतलब एक तरीके से इमॉर्टल प्राइमेसी में रखना, मतलब फीडिंग प्रॉब्लम भी उसकी ही हैंडल करनी पड़ेगी। उसके पास कुछ स्टॉक था बट रिस्की था और ऊपर से डिपेंड करना तो पड़ेगा, अब देखो कुछ तो चाहिए होगा ना, तो वहाँ से माँग रहा है वो। लैंड्स पर सीधा कह देता है ओके ठीक है। ये रिक्वेस्ट उसको खुशी से एक्सेप्ट थी। उसको खुद की लाइफ स्पैन की ज़रूरत ही नहीं थी, यानी जो लाइफ स्पैन गो है, उसको खुद से ज़रूरत पड़ेगी तो खुद की लाइफ स्पैन है, नहीं तो कहाँ से ज़रूरत पड़ेगी। हिरीमन इमॉर्टल को लाइफ स्पैन गो चाहिए होता, पर उनकी लाइफ नेचुरली लॉन्ग होती है। अब विज़डम को फीड करना तो मच इम्पोर्टेंट था। इस तरह फेंगिवान ने 1.5 डांगहुन माउंटेन की वैल्यू एकदम मैसिव लाइफ स्पैन गो ले लिया था। लांग एबलेस लैंड की मतलब करीबन 3 लाख ईयर की हिस्ट्री में इतना लाइफ स्पैन गो मतलब बन गया था कि फेंगिवान अगर आधा उठा ले, तो भी बहुत सारा बचा रहेगा। फेंगियोन कैलकुलेट करता है, अगर वो पूरा स्टॉक यूज़ करे, तो भाई की खुद की ज़िंदगी 4000 साल की हो जाएगी, मतलब कुछ ज़्यादा ही जी लेगा भाई अपना। रेड लोटस डीमन वनरेबल भी 3000 साल ही जिया था, मतलब फेंगियोन टेक्निकली उससे ज़्यादा जी सकता था। बस कंडीशन ये थी कि कोई उसे मार ना दे बीच में आके। ये लाइफ स्पैन को विज़डम बुक की फीडिंग को लॉन्ग टर्म सॉल्व कर देता। और एक तरीके से शॉर्ट कंपनसेशन या एक तरीके से उसके माइंड में एक चीज़ आती है ये सब सोचने के बाद कि अब 1.5 हो गया, इतना हो गया, सब कुछ चीज़ें हो गई। तो अब वो सोचता है कि लोग कितना जिए थे, यानी जो डीमन वल्नरेबल थे, बाकी लोग कितना जिए थे। जैसे लिमिटलेस को कहा जाता है कि भाई वो जिया था करीबन 6000 साल। उनके मतलब कंपैरिज़न करता है अपने माइंड में कि भाई वो इतना जिया। रेकलेस सैवेज भी जो जिया था वो 6000 प्लस जिया था। थीविंग हेवन भी जिया था 7000 प्लस। जायंट सन भी जिया था 8000 प्लस। जेनेसिस लोटस जिया था 12000 प्लस। स्टार कंस्टेलेशन जिया था 19000 प्लस। प्रिमोर्डियल ओरिजिन वो सबसे ज़्यादा था 25000 प्लस। देख रहे हो 25000 साल जीना कितनी बड़ी बात है। नंबर 1 पे भाई प्रिमोर्डियल ओरिजिन कहा जाता है फर्स्ट वल्नरेबल था। सबसे ज़्यादा जिया है ये। फेंगयुआ सोचता हुआ कहता है लाइफ स्पैन के फ्यूचर में सुपर रेयर होने वाले हैं। ग्रेट ड्रीम रैंक 9 होते यानी जब वो ड्रीम इमॉर्टल वनरेबल बनेगा या जब भी वो आएगा ना ग्रेट 9 वाला, तो तब भाई हेवन एंड अर्थ लाइफ स्पैन को बनाना ही बंद कर देगा। वैल्यू उस टाइम पे स्काई रॉकेट हो जाएगी। हिस्ट्री में लोग एक दिन एक्स्ट्रा जीने के लिए इमॉर्टल गू तक एक्सचेंज कर देते थे। तो लांग या लैंडस्पीड ने तो जो करंट वैल्यू या जो डील करी है उसको कैलकुलेट करा जाए तो फेंगयुआन के लिए तो मैसिव प्रॉफिट बन गया था। लाइफ स्पैन को सेटल करने के बाद फेंगयुआन ने एक डाउन माउंटेन और यूज़ करता है और सेट कंट्रीब्यूशन पॉइंट और 20 एंसलेमेंट इमॉर्टल को परचेज़ करने में। यानी अब एक मीन्स ये है कि देखो पहले उसने पूरा आधा ले लिया यानी 0.10 या ऐसे मान लो कि उसने आधा ले लिया और आधा लेने के बाद उसने माँगा क्या कि मेरे को मेथड दे दो, आधा ले लिया। फिर 0.5 वाला उसने माँगा कि मुझे ये लाइफ स्पैन गो दे दो, वो मिल गया। अब 0.5 और बचा था तो उस 0.5 में इसने माँग लिया क्या कि मुझे चाहिए कंट्रीब्यूशन पॉइंट जो कि मेरे आगे काम आएँगे एक्सचेंज करने में, और दूसरा मुझे चाहिए बीस्ट एन्स्लेवमेंट इमॉर्टल गो परचेज़ करना है, जिससे एन्स्लेव करा जा सके, आर्मी बनाई जा सके। उसको पता था कि हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस लैंडस्पीड कभी नहीं देगा, तो उसने वो कभी मेंशन ही नहीं करा। अब फेंगयुआन के पास 7 डांगहुन माउंटेन कंपनसेशन बचे थे। वो एकदम हैवी लाइन बोलता है। फेंगयुआन कहता है मैं ये 7 डांगहुन माउंटेन कंपनसेशन सेक्टर में एक चीज़ एक्सचेंज करना चाहता हूँ। लैंडस्पीड तुरंत ही टेंस हो जाता है। लैंडस्पीड कहते हैं अब क्या चीज़ है? अरे मुझे लग रहा है ना मेरे से थोड़ी-सी इस पे एक चीज़ की गलती हुई है। मुझे लगा पूरा डाउन माउंटेन का कंपनसेशन माँग रहा है, लेकिन ये डाउन माउंटेन पे और भी चीज़ें एक्स्ट्रा कंपनसेट में माँग रहा है। अभी डाउन माउंटेन का जो कंपनसेशन था वो कंप्लीट नहीं हुआ। अभी 7 और चीज़ें बची जिसके एक्सचेंज में माँग सकता है। देखते हैं क्या माँगेगा वो। आगे लैंडस्पीड कहता है एक्सचेंज विद व्हाट क्या?
फेंगयुआन हल्का सा स्माइल करते हुए बोलता है, रिफाइनमेंट पाथ का ट्रू मीनिंग चाहिए मुझे। लैंडस्पीड लिटरली शॉक में जंप करके एकदम हिल जाता है कि अरे ये क्या बोल गया तू। लैंडस्पीड कहता है, तुम्हें पता कैसे लगा कि सेक्ट में रिफाइनमेंट पाथ ट्रू मीनिंग है। लैंग सेट के सबसे बड़ा सीक्रेट एक ये भी था कि एक हैवी वैल्यू ट्रेजर की उसके उसे पता है कि मतलब ट्रू मीनिंग क्या है। ट्रू मीनिंग बेसिकली विल टाइप चीज होती है। विजडम पाथ का टॉप टायर एलिमेंट है। ड्रीम रेलम में मिलता है और आइस प्लेन में मिलता है। और जहाँ भी मिले पर्सन का अटेंडमेंट इंस्टेंटली जंप कर जाता है। पेंगुइन ने पहले भी ड्रीम रेलम एक्सप्लोर करके अपने अटेंडमेंट्स को ना बहुत सारा बूस्ट करा है। ट्रू मीनिंग डायरेक्ट लिया है एक तरीके से, तो जिससे अटेंडमेंट बढ़ता है। यानी ना अगर हम बोला जाए तो जो ड्रीम रेलम है उसके अंदर जाओगे तो वहां पे तुम्हें मिलेगा ट्रू मीनिंग। ट्रू मीनिंग बराबर क्या होगा, एक अटेंडमेंट। अटेंडमेंट तुम्हारा बूस्ट हो जाएगा किसी भी पाथ का, जिस पाथ की ट्रू मीनिंग होगी। इसलिए 5 रीजन क्योटिक वॉर में इतना मॉन्स्टरस एरा बना क्योंकि ड्रीम रेलम्स सडनली हर जगह थे। लोगों ने बार-बार ट्रू मीनिंग लूट-लूट कर क्रेज़ी मतलब अटेंडमेंट्स पा लिए थे, एकदम कुछ खतरनाक ही लेवल के। इनके चोमू-चोमू बच्चे-बच्चे से जो लोग थे ना, उनका भी जो अटेंडमेंट था, वो ऐसे ही पहुँच जा रहा है कि क्वासी ग्रैंड मास्टर बैठे हैं, कोई ग्रैंड मास्टर बैठा है, ऐसे ही ऐसे पहुँच जा रहा था। और जब ऐसे ही नॉर्मली लोग पहुँच जाएँगे तो भाई क्रिएटिविटी की कमी थोड़ी ना है। लोग अपनी अटेंडमेंट से ना खतरनाक-खतरनाक किलर मूव बना रहे हैं। कुछ भी बन जा रहा है, नई-नई चीज़ें बन जा रही हैं, इसलिए। अब टॉपिक आता है लॉन्ग एयर इंसेक्टर का रिफाइनमेंट पाथ रैंक एट मॉन्स्टर नंबर 1 रिफाइनमेंट पाथ इमॉर्टल ऑफ ऑल टाइम। तो क्या बोला जाए, उसके पास तो होगी ही चीज़ें। तियाननैंग, गोंगजू सब लेजेंड्स एक तरफ और लॉन्ग हेयर इंसेक्टर एक तरफ। तो अगर वजन ज़्यादा देखा जाए तो अपने लॉन्ग हेयर इंसेक्टर का होगा। अरे ट्रू मीनिंग में वजन ज़्यादा होगा भाई का। इवन थीविंग हेवन जायंट सन इमॉर्टल वनरेबल ने उससे गू रिफाइन करवाया था और कंफर्म ये रिकॉर्ड्स हैं कि 38 इमॉर्टल गू रिफाइन हुए थे। र्यूमर्स इंक्लूड करो तो 100 से ज़्यादा रीच कर जाता है। और मोस्टली यहाँ पे जो भी रिफाइन किए गए थे ना, सारे रैंक 7 और रैंक 8 लेवल के थे। लॉन्ग सेट के अंदर ट्रू मीनिंग लॉक थी। वो लॉन्ग हेयर इंस्ट्रक्टर का प्योर रिफाइनमेंट पाथ ट्रू मीनिंग था। सुपर कंप्लीट और सुपर डीप था। फेंगमैन अगर ये सब एब्ज़ॉर्ब कर लेता तो उसका रिफाइनमेंट पाथ एंडरमेंट डायरेक्टली क्वासी सुप्रीम ग्रैंड मास्टर तक शूट हो जाता। लिटरली एकदम भाई, यहाँ एक ऐसे एक कदम यहाँ रखा और दूसरा कदम सीधा चौथी मंजिल के घर पे, ऐसे पहुँच जाता, ऐसे स्किप मारता भाई। सुप्रीम ग्रैंड मास्टर नहीं बनता क्योंकि भाई वो एकदम भाई दुनिया में एक अलग ही चीज़ है। अगर तुम्हें सुप्रीम ग्रैंड मास्टर बनना है ना तो उसके लिए तुम्हें कुछ इजाद करना पड़ेगा, एकदम कुछ नया ही दुनिया में इनोवेट करना पड़ेगा, तब जाके तुम सुप्रीम ग्रैंड मास्टर बन पाओगे। फेंगयुआन अभी लॉन्ग हेयर इंस्ट्रक्टर का एंटायर फाउंडेशन इनहेरिट कर पाएगा, उससे वो आगे नहीं निकल सकता। उससे आगे निकलने के लिए देखो, अगर फेंगयुआन ने सब कुछ उसका पा लिया तो फेंगयुआन बन जाएगा क्वासी सुप्रीम ग्रैंड मास्टर, यानी हाफ सुप्रीम ग्रैंड मास्टर। फुल सुप्रीम ग्रैंड मास्टर बनने के लिए भाई को कुछ अपनी तरफ से इजाद करना पड़ेगा। रेंज़ू में भी मेंशन किया गया है ना कि तुम दूसरों के पैरों यानी नक्शे कदमों पे चलो और जब जाके वो नक्शे कदम खत्म हो जाए, यानी उसके पैर खत्म हो जाए कि कहाँ पे वो गया था, रुक गया, फिर वहाँ से तुम्हें कुछ नया इजाद करना पड़ेगा, कुछ नया पाना पड़ेगा, तब जाके तुम वहाँ से कुछ नया इनोवेट करके आगे बढ़ पाओगे और अपने कदम आगे छाप पाओगे। ये चीज़ें होती हैं। ऐसे ही अपनी दुनिया में भी ये रूल होता है, जितने भी साइंटिस्ट हैं वो भी यही करते हैं। जैसे अगर 1800 में अगर कोई साइंटिस्ट था, उसने फुल मेहनत करी, 1900 में वो खत्म हो गया, 1900 में उसका बेटा जानने वाला है, उसका कोई फ़ैन आया, उसने फुल मेहनत करी, 1900 में उसने चीज़ों को कंप्लीट करा और फिर वो भी 1950 में मान लो मर गया। तो 1950 में जो बंदा पैदा हुआ फिर उसने 2000 में आके, जब 50 साल का हुआ, उसने कुछ ऐसा इनोवेट कर दिया, ब्लू लाइट बना दी, कुछ ऐसा इनोवेट कर दिया, मैग्नेटिक ट्रेन बना दी, सोलार रेडिएशन, मैग्नेटिक पावर या कुछ ऐसा बना दिया, इलोन मस्क बन गया, जिससे उसने कुछ नया इजाद कर दिया, तो वो हो गया सुप्रीम ग्रैंड मास्टर का लेवल होना। तो इसे कहते हैं सुप्रीम ग्रैंड मास्टर और ये ऐसे ही नहीं बनता, इसको बनने के लिए जनरेशंस लग जाती हैं। अब आगे देखते हैं। और ना यहाँ पे क्या था, बट क्वासी सुप्रीम इनफ था कि पूरे 5 रीजन में कोई भी रिफाइनमेंट पाथ एक्सपर्ट फेंगयुआन के बराबर नहीं आ पाएगा। एकदम सीधा, एकदम भाई कुछ अलग ही टाइप पे पहुंच जाता। एक छोटे ड्यून से टॉलेस्ट माउंटेन या सीधा एक बैगर से सीधा पूरे एक एकदम डोनाल्ड ट्रम्प बन गया बंदा। गू वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट का मेजर अटेनमेंट होता है और ये जंप फेंगयुआन का टॉप टायर पीक खड़ा कर देता अगर फेंगयुआन को ये मिल जाए जो वो मांग रहा है, ट्रू मीनिंग। और ये एक ऐसी डील थी ना जिसमें अगर कोई आउटसाइड वर्ल्ड का बंदा देखे, यानी बाहर का कोई बंदा देखे कि अरे 7 डाउन माउंटेन का कंपनसेशन लेकर सिर्फ एक विल लेना, मतलब उसके बराबर एक विल को रखना, ये तो बहुत लॉस चीज लगेगी ना, लॉस। बट फेंगयुआन के लिए अटेंडमेंट भाई, सारी रिसोर्स सब कुछ अटेंडमेंट ही था। लैंडस्पीड कहता है रिफाइनमेंट पार्ट ट्रू मीनिंग इम्पॉसिबल। फेंगयुआन ऑलरेडी रेडी था इस रिएक्शन के लिए, वो कामली बोलता है। फेंगयुआन कहता है फर्स्ट सुप्रीम एल्डर, मेरे प्यारे एल्डर, ये विल 3 लाख साल ईयर से बस ऐसे पड़ा हुआ है,
बट प्रिज़र्व करते रहना। रॉक जैसा ही तो हुआ। और क्या आप ये हैरी मैन इमॉर्टल को देने वाले हो? थोड़ा चोमू गए हो क्या? थोड़ा दिमाग से पैदल हो गए हो क्या? लैंडस्पीड हैंडशेक करता है, कहता है उनका क्वालिफ़िकेशन अभी तक इतना मतलब अभी तो बहुत कम है, कहाँ से मैं दे दूँ उन्हें? उन्हें तो दे नहीं सकता। तो फेंगियन कहता है, "अरे तो मुझे दे दो।" लैंडस्पीड कहता है, तुम तो और ज़्यादा अनक्वालिफ़ाइड हो, वो तो फिर भी तुमसे थोड़ा ऊपर हैं।" फेंगयुआन हँसता है थोड़ा बहुत। हैरी मैन सुप्रीमेसी माइंडसेट था भाई का यानी लैंडस्पीड का। वो मतलब हैरी मैन को ऊपर रखता है फेंगयुआन से भी ज़्यादा ऊपर क्योंकि फेंगयुआन एक ह्यूमन है इसलिए, है ना? तो लैंडस्पीड का अंदर एक थॉट आता है सिंपल कि लॉन्ग हेयर का ट्रू मीनिंग हैरी मैन के लिए है, किसी ह्यूमन के लिए नहीं है। फेंगयुआन एक लंबी साँस लेता है और क्रूशियल मतलब एक प्रिकॉशन स्टार्ट करता है अपना खतरनाक नेगोशिएशन या जो भी चीज़ है भाई स्टार्ट करने वाला था। फेंगयुआन कहता है, "आपको करंट सिचुएशन पता है ना? हेवेली कोड सिर्फ अटैक फेल हुआ उसका पहला। पर जब सेकंड या थर्ड अटैक होगा ना वो अनस्टॉपेबल होगा और वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कंप्लीट कोलैप्स या कंप्लीट विक्ट्री कन्वर्ट ना हो जाए। वो अटैक करते रहेंगे और याद रखनी ये बात। तो भाई स्पिरिट कहता है कि ठीक है हाँ, बात तो सही है तुम्हारी। फेंगयुआन ने आगे कहा, अगर मुझे ट्रू मीनिंग मिलता है, मेरा स्ट्रेंथ इंसेन लेवल पर जंप करेगा, फिर मैं लांगे सेट को हेवेली कोड के अगेंस्ट बेटर प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। ये जगह मेरे होम है, मतलब मेरा भी तो घर है। मैं चुप थोड़ी ना बैठूंगा अगर वो अटैक करेंगे। क्वासी सुप्रीम रिफाइनमेंट अटेनमेंट मिलते ही मैं इमॉर्टल को रिफाइन कर सकता हूँ, सुपर गो फॉर्मेशन अपग्रेड कर सकता हूँ और मेरे पास शैडो सेट की इन्फॉर्मेशन भी है। हेवेली कोट 10 एशियन सेक्ट उनका पूरा बैकग्राउंड अभी हम सिर्फ ट्रू इनहेरिटेंस एक्सचेंज किए हैं। मैं फुल इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा जो भी मेरे पास है। फ्रैंक जीजे ने फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल बेस्ड एक किलर मूव यूज करा था, तभी वो यहाँ पे आ पाया। मैं विजडम को यूज करके उसका काउंटर बनाने का ट्राई कर लूंगा और मेरे पास सबॉर्डिनेट्स भी हैं, प्योर फाइटिंग एलिट्स भी हैं। मतलब तुम्हारे जो हेरी मैन है उससे कई ज़्यादा पावरफुल मेरे पास बंदे हैं, यानी वही बाई निमिंग यिंगविश उन लोगों की बात कर रहा है ये। लांग एलर्ट्स पे चुप हो जाता है। प्रेशर तो रियल था। हेविली कोड कभी भी मतलब एक तरीके से कभी भी आ जाएगा, टूट पड़ेगा, चढ़ जाएगा इनके ऊपर, है ना? तो सीन हो जाएगा ना इसलिए। स्नोमैन, इंकमैन, रॉकमैन बारली रैंक 8 स्ट्रेंथ ला पाते हैं मुश्किल से। एक्चुअल पावर हाउस ओनली फेंगयुआन ही था यहाँ पे। रिवर्स सोलो प्रोटेक्शन सील भी उसके पास है। इतने खतरनाक पावर, खतरनाक वाले लोग, लड़ने वाले खतरनाक लोग जैसे बाइंडिंग, यिंगविशी, हाई लाओलान ये सब भी फेंगयुआन के पास हैं। तो फाइनली वो बोलता है, लैंडस्पीड कहता है फेंगयुआन, अगर तुम्हें गो रिफाइन करना हो हम सब हेल्प करेंगे। मैं खुद कर दूंगा, सुप्रीम एल्डर्स भी हैं, है ना, कर देंगे। फेंगयुआन कहता है हेल्प यूजफुल है, पर क्या हमारी रिफाइनमेंट एबिलिटी क्वासी सुप्रीम ग्रैंड मास्टर के इक्वल है? बताओ। ऑफ कोर्स नहीं है ये। आगे फेंगयुआन ने कहा, और दूसरों से गो रिफाइन करवाना वर्सेस खुद सुप्रीम लेवल पे रिफाइन करना, दोनों में हेवन एंड अर्थ का डिफरेंस होता है। लैंडस्पीड फिर से साइलेंट हो गया। आर्गुमेंट जो पूरा चल रहा था ना, आर्ग्यू में तो भाई अपना बादशाह ही है फेंगयुआन, उसके आगे कोई टिक नहीं सकता। और लॉजिक के बेस पे भाई ने मतलब दिल पिघलने वाला है नहीं, अच्छे से करना पड़ेगा एकदम। लॉजिक को भी रखो और फेंगयुआन ये भी दिखाएगा कि अरे मेरा घर है ये ब्लेस लैंड, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी हेरी मैन ही हूँ। ये देखो 4 बाल उग गए मेरे ऊपर, मैं हेरी मैन हूँ। कुछ भी बोल-बोल के जैसे-तैसे इसको अपना करवा लेगा कि अरे देख यार मेरे को दे दे। और अगर इसको मिल जाती है फेंगयुआन को ये चीज़ तो भाई मज़ा आ जाएगा। और फेंगयुआन समझ गया था कि अब भाई, अब बारी आई है फीलिंग्स का कार्ड खेलने की, 4 बाल उगाने की अपने ऊपर। फेंगयुआन कहता है, फर्स्ट सुप्रीम एल्डर, हमेशा हम हर्ट टू हर्ट बात करते आए हैं। आपको मेरी सिचुएशन समझनी चाहिए। ट्रैप से निकलते ही जब सुना लांग या ब्लेसलैंड पे अटैक हुआ, लिटरली दिल में आग लग गई थी मेरे। खुद से मतलब इतना हेट करने लग गया मैं कि क्या बताऊँ। मैं तो क्या बोलूँ, मैं मेरे को इतना शर्मिंदगी फ़ील हो रही थी कि जब अटैक हुआ मेरे घर पर, मेरे घर जैसी जगह पर जिसे मैं अपने दोस्त, अपने सब कुछ यही मानता हूँ, मेरे सारे अपने लोग यहीं पर हैं। उन सबको मैंने ऐसे मुश्किल हालात में मैं मदद नहीं कर पाया। ये सब चीज़ें मैंने देखी तो मैं अंदर से सह नहीं पाया। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा फ़ील कर रहा हूँ। और आगे फेंगमैन कहता है, ये लांग या सेक्ट ही मेरा रियल घर है। मैं ह्यूमन हूँ, लेकिन दिल से मैं एक हेरी मैन बनना चाहता हूँ। बस किस्मत से मैं ह्यूमन बन गया, वरना मैं 4 बाल उगा के हेरी मैन ही होता। आगे फेंगमैन कहता है, मैं फ्यूचर में परमानेंटली हेरी मैन बनने का तैयार हूँ, ठीक है? मैं बनूँगा हेरी मैन, यही हमेशा रहने को भी मैं तैयार हूँ। शिव अर्थ से शादी करूँगा, सारे ह्यूमन जितने भी ह्यूमन रेसेस हैं, सबको यूनाइट करूँगा और आपको वर्ल्ड में हेरी मैन में डोमिनेंस अचीव करने में हेल्प कर दूँगा। मैं एक हेरी मैन हूँ। इतना इमोशनल बोलना था कि भाई फेंगयुआन भाई फुल गूज़बम्प में एकदम ला दिया था सामने वाले को। लैंडस्पीड भी हिल गया है सब सुन के। लैंडस्पीड कहता है, फेंगयुआन तुम्हारी फीलिंग्स मुझे पहले से पता है, बट ये डिसीज़न बहुत बड़ा है, मुझे सोचना पड़ेगा। अभी के लिए मैं डिसाइड नहीं
नहीं कर सकता। फेंगयुआन की आँखों में शार्प लाइट फ्लैश हुई। अब वेट करना मतलब होप लूज़ करना था। फेंगयुआन कहता है, "आप जितना टाइम लेना है ले लीजिए। मैं वेट करूँगा जब तक मैं हेवनली कोर्ट को मॉनिटर करूँगा। कोई भी सस्पिशियस मूव होगा, तुरंत ही मैं आपको रिपोर्ट करूँगा। मैं हूँ यहाँ पे, टेंशन मत लीजिए, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे।" ये सुन के लैंडस्पीड भी तुरंत ही डिसीज़न ले लेता है। तो फेंग मतलब कहता है लैंडस्पीड कहता है, "सिचुएशन डेंजरस है। अगर मैं अभी ट्रू मीनिंग प्रिजर्व करने में लगा रहा तो ब्लेस्ड लैंड भी सेफ नहीं रहेगी। फेंगयुआन, तुम हमारे ही हो। अगर तुम मेरी मैन होते ना, पूरा ब्लेस्ड लैंड तुम्हें दे देता। रिफाइनमेंट पाथ का ये ट्रू मीनिंग। ये चाहिए, ये तो छोटी-सी चीज़ है, ये लो मेरे बाबू।" और फेंगयुआन भी कहता है, "मैं बिल्कुल फर्स्ट सुप्रीम एल्डर का ट्रस्ट ब्रेक नहीं करूँगा, दे दो मेरे बाबू।" इसी के साथ भाई यहाँ पे तो खतरनाक सीन हो गया था, एक खतरनाक डील हो गई। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है, सीन दिखा देता है हमें सेंट्रल कॉन्टिनेंट हेवनली कोर्ट का सीन। हेवनली कोर्ट में फेरी जीवी भाई बहुत लंबी-लंबी साँसें ले रही थी। आँखों के जो पुपिल्स थे एकदम श्रिंक हो चुके थे। सोल सप्रेशन होल, वो क्या होता है? पूरा रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस कंप्लीटली गायब हो गया। डांगहुन माउंटेन के इनसेन दावमार्क वाली सेल्फ डिटोनेशन ने पूरे अंदर से हॉल को एकदम ब्लो कर दिया था। बट फेरी ज़ीवी वो सेफ थी। स्टारलाइट वेन जैसी शील्ड प्लस स्टार कंस्टेलेशन चेस बोट वनरेबल का एक पर्सनल इमॉर्टल गू हाउस मतलब चीज़ तो थी ना उसके पास। ज़ीवी अपने माइंड में कहती है, अगर चेस बोर्ड ने ऑटो प्रोटेक्ट नहीं किया होता मैं तो यहाँ मर ही जाती। बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी हो गई हूँ मैं। एक्सप्रेशन बड़ा टाइट था, शॉक और एंगर मिक्स था उसके। मुझे लगा था इमॉर्टल गुहाउस सह लेगा यार उसको, रैंक 8 का इमॉर्टल गुहाउस है, लेकिन नहीं भाई, ऐसी थोड़ी ना शेड्यूल डोमेन फाड़ दिया भाई ने। रैंक 8 रैंक 9 का डांगन माउंटेन फाड़ दिया तो होगा ही ना भाई, ऐसा धमाका तो होगा ही। इमॉर्टल गुहाउस तो फाड़ दिया भाई, खत्म। खत्म कर दिया भाई ने गुहा उसको। आगे देखते हैं। ज़ीवी कहती है, डाउन माउंटेन टेम्पर्ड मैं मतलब मैंने कितनी बार इंस्पेक्ट किया था, अच्छे से चेक करा था, कुछ नहीं मिला मुझे उसके अंदर। ये डेफिनेटली स्पेक्टर सोल का काम होगा। शैडो सेट के लिए जितनी सोल पाथ इनहेरिटेंस थी सब पढ़ ली, फिर भी फेंगिवान ने हमें प्ले कर दिया। हवेली कोड की सोल पाथ फाउंडेशन स्पेक्टर सोल के सामने कुछ भी नहीं है, और चेस बोर्ड भी काफ़ी डैमेज हुआ है यहाँ पर। लॉस याद आते ही उसका दिल एकदम भाई फटने से लग गया। वो आगे देखती है, आगे भाई घना ब्लैक फॉग एकदम छाया हुआ था, जैसे डार्क पूल हो, उसमें ब्लैक लाइट फ्लिकर कर रही थी। ज़ीवी एकदम हेटफुल स्पीच में कहती है, स्पेक्टर सोल, डांगुन माउंटेन का सोल एक्सप्लोजन उसको चोट नहीं दी थी, बल्कि वो खुद क्रिएटर होने के चलते दावमार्ग के अंदर हाइड और हील कर रहा था। यानी वो तो भाई अपनी हीलिंग मोड में आ गया। आज़ाद हो गया है शायद बेड़ियों से भाई, क्योंकि इमॉर्टल को हाउस ही नहीं बचा तो उसे पकड़ने वाला सप्रेशन भी नहीं है। तो अब वो हील कर रहा होगा, हाइड और हील। सोल सप्रेशन हॉल डिस्ट्रॉय हो गया था। सोल सर्च एबिलिटी भी खत्म हो गई। स्पेक्टर सोल अब फ्री हो चुका था और दांव के अंदर था। हेवनली कोर्ट उसे वापस पकड़ने में अब आगे टाइम लगाएगा, सब कुछ करेगा। आगे ज़ीवी कहती है, करते रहो अपना काम, करते रहो जो कर रहे हो। तुम हेवनली कोर्ट के अंदर हो, अभी भी तुम एक जार के अंदर ही हो, एक मछली अभी भी जार के अंदर ही है, और फेट सेम ही रहेगा, चाहे तुम कुछ कर लो। भले यहाँ पे तुम अपने आप को हील करो, लेकिन कब तक? क्या ही कर लोगे? हो तो अभी भी शीशे के अंदर ही। और वो जो डार्क भवंडर सा था, साइलेंट था, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी और ज़ीवी बाहर से चिल्लाई जा रही थी। तभी यहाँ पे क्या होता है ना, ठंडा सी आवाज़ आती है, लाइटनिंग एकदम फटने लग जाता है, पूरा हेवनली कोर्ट एकदम लाइट अप हो जाता है। ज़ीवी कहती है, "हैं? ये क्या? इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में एब्नॉर्मल रिएक्शन, ड्यूक लॉन्ग जैसे कोई सीनियर फिर से जाग रहा है क्या? कोई फिर से जाग रहा है क्या?" अब कौन जागेगा यार, एक तो इतने कमीने-कमीने लोग जाग जाते हैं, क्या बताएँ। जागते भी कैसे टाइम पे हैं, वो ड्यूक लोग भाई वो कितना पावरफुल है। लाइटनिंग कवरेज होती है, एक स्पेयर टाइप का एक्सप्लोजन होता है, स्पेयर वो होता है ना भाले टाइप का, वैसा कुछ। एक आर्मर्ड फिगर लाइटनिंग से जंप करके ज़ीवी के सामने ही लैंड कर जाता है। अननोन इमॉर्टल हँसते हुए कहता है, "हा, हा, 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 हा! मैंने सही सेंस करा था, तो मैं सही निकला। स्पेक्टर सोल डीमन वल्नरेबल फाइनली पकड़ा गया।" ज़ीवी उसको देखती है। एक क्यूट यंग फेस वाली गर्ल थी, पर पिच ब्लैक मॉन्स्टरस आर्मर था और कर्व्ड स्पाइक थे, लाइटनिंग इफेक्ट था, चेस्ट पे घोस्ट माउथ डिज़ाइन था, हेलमेट मॉन्स्टर हेड जैसा था। इमॉर्टल ग्रेवयार्ड डीप अंदर एक कई एक्सपर्ट हाइबरनेट कर रहे थे, उन्हीं में से एक ये निकली थी, बाहर कूद के आई थी एक क्यूट सी लौंडिया। इस गर्ल का ओरिजिन था, ज़ीवी जानती थी। अब फेरी ज़ीवी भी इसको देख के एकदम बो कर जाती है, रिस्पेक्ट देती है। फेरी ज़ीवी कहती है, जूनियर ज़ीवी, सीनियर थंडर घोस्ट ट्रू मोनार्क को ग्रीट करती है। ब्लैक आर्मर्ड गर्ल हल्का सा सरप्राइज में कहती है, जिंगलान, ओह!
अब समझ आता है, जिंगलान इसका नाम था। ओह! अभी अभी भी मेरा कोई मतलब हॉनरिफिक जानता है, मतलब मेरे को अभी भी कोई जानता है क्या? ज़ीवी का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। जिंगलान कौन थी? इसका नाम जिंगलान है, ठीक है? तो जिंगलान कौन थी? ये थी ब्लैक हेवन टेम्पल की इनसेन एक्सपर्ट, लाइटनिंग पाथ प्लस सोल पाथ दोनों का बिना मतलब कॉन्फ्लिक्ट कंबाइन करने वाली एक खतरनाक एक्सपर्ट। वन ऑफ अ काइंड जीनियस थी। स्पेक्टर सोल के एरा की सुपर लाइवली फाइटर। उसको बहुत तंग किया था स्पेक्टर सोल ने, पर जब स्पेक्टर सोल वल्नरेबल बन गया और मास्कर मोड ऑन करा, जिंगलान को इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में हाइबरनेट करना पड़ गया। फिर भी वो जिंदा नहीं, मतलब मेथड्स तो गॉड टायर थे उसके। वो स्पेक्टर सोल के ज़माने से जिंदा है लौंडिया। ज़ीवी रिक्वेस्ट करती है, सीनियर आपको स्पेक्टर सोल हैंडल करने का बहुत एक्सपीरियंस है, प्लीज़ ज़रा इस कुत्ते को समझाइए सही से। देख रहे हो, इनके लिए कुत्ता ही बिल्ली वाला खेल है, क्योंकि अरे वो वाला कुत्ता मत समझना, ये लोग टॉम एंड जेरी वाला गेम खेलते हैं ऐसे वाला। ये मान लो ये टॉम था अपना स्पेक्टर सोल और ये जेरी थी, ये क्या नाम है इसका, जिंगलान का। ये दोनों कुत्ते बिल्ली वाला गेम खेलते थे, लेकिन वही बात है, एंड में बिल्ली तो जीत ही जाए, वो कुत्ता तो जीत ही जाएगा, क्योंकि भाई वो वेनरेबल बन गया भाई, अब वो कैसे उसे हराती। तो भाई ऑफ कोर्स बिल्ली क्या करेगी, छुप जाएगी। वो गई अपने घर पे, छुप गई और सो गई। अब वो क्या करती है ना, अब ये बात जागी है ये जिंगलान। तो ज़ीवी अब रिक्वेस्ट भी कर देती है। जिंगलान अब कहती है, अगर मेरे सारे इमॉर्टल को होते ना, मैं ये टॉर्टोइस शेल 33 दिन में तोड़ देती। ज़ीवी इन्फो चेक करती है और फेस ऑकवर्ड था। जिंगलान कहती है कि क्या हुआ? ज़ीवी कहती है सीनियर के कुछ इमॉर्टल गू अलग अलग रीजन से डिस्ट्रॉय हो गए। जिंगलान कैजुअली स्माइल करती है, कहती है ठीक है, हेवली कोड के काम आए हैं ना, बस बताओ कितने बचे हैं वही बता दो ना। तो ज़ीवी क्विक रिपोर्ट देती है। जिंगलान रिपोर्ट देख के हिल जाती है, कहती है क्या 3 कोर इमॉर्टल को मिसिंग है? बहुत सारे मेथड यूज़ नहीं हो सकते अब स्पेक्टर सोल को डील करने में, एटलीस्ट 3 मंथ्स तो लगेंगे अब इसके चक्कर में। जी भी थोड़ा-सा डिसअपॉइंट हो गई। खुद प्लस चेसबोर्ड मिलके भी 2 मंथ में कर लेती। जी भी टॉपिक को शिफ्ट करते हुए कहती है, स्पेक्टर सोल कैप्चर है, बस उसका जो इन्हेटर है बहुत एक्टिव है, डाउन माउंटेन ब्लो अप उसी का काम है। जिंगलान फ्यूरियस हो गई, कहती है, हैं? सारे डेमोनिक पेट्स मरने चाहिए, बताओ इन्हेटर कहाँ है? उसकी स्किन उतार कर, उसके जो मतलब खाल है ना उसको खींच लूँगी, उसका हेड स्पेक्टर सोल के सामने फेंक दूँगी और कहूँगी देख, ये रहा तेरा बाबू। और हा, हा, हा ऐसे हँसूँगी, ये कह रही थी। बैटल इंटेंट एकदम स्काई हाई था, फुल भाई एकदम फुल मूड में थी लड़ने के लिए। ज़ीवी कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहती है, सीनियर जब मूव करेगी तो फेंगयुआन का 0 चांस होगा, बस थोड़ा-सा वेट करें, मैं उसका एग्ज़ैक्ट लोकेशन डिड्यूस कर दूँगी तब आप लड़िएगा। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है, दूसरी जगह दिखाया जाता है। लांग लैंडस्पिट ने कनेक्टिंग हेवन गो यूज़ करके ट्रेजर वाले हेवन में फेंगयुआन के साथ इमॉर्टल गो एक्सचेंज इंस्टेंटली कंप्लीट कर लिया। वापस आते ही वो नया इमॉर्टल को इंस्पेक्ट करता है, राउंड हेड वाला था, ब्लैक सेगमेंट बॉडी थी, एक्टिवेट करते ही स्टारलाइट ग्लो करता था। लैंडस्पिट फेस डार्क हो गया था उसका, तो कहता है दे रियली हिड सीक्रेट अरेंजमेंट्स। परसीवेबल दाव इमॉर्टल गूज से उसने देख लिया कि फेंग जुजे की टीम ने ब्लेस लैंड में नए दावमार्क छुपा कर छोड़ दिए हैं, जो अगले इन्वेजन को ईज़ी बनाते हैं। यानी अगर मान लो कि जो अपना ब्लेस लैंड है वो चीज़ें चेंज भी करेगा, यानी एक टेबल उठा के दूसरी जगह रख दी जिससे उन्हें लगे कि मतलब चीज़ें चेंज हुई हैं। तो उन लोगों ने टेबल के ऊपर मार्क लगा रखे हैं, तो जहाँ भी ये टेबल जाएगी उनको पता रहेगा। वही मीन्स है कि यार ये लोग ना इन्वेजन कर सकते हैं, अंदर घुस सकते हैं ब्लेस लैंड के, यही चीज़ थी। लैंडस्पीड कहता है फेंगयुआन ने सही बोला था, सब दावमार्क क्लीन करने होंगे और फेंगयुआन के आते ही ब्लेस लैंड को रिकुलेट मतलब रीलोकेट भी करना पड़ेगा, इधर से उधर कर देंगे। प्रिंस फेंगशियान अभी तक गया नहीं था, वो अभी भी बाहर था, इसलिए लैंडस्पीड कुछ रश मूव नहीं कर सकता था, वरना लोकेशन एक्सपोज हो जाती। मीनवाइल फेंगयुआन ने स्काई में एरो जैसा शूट कर रहा था और फास्ट और क्लाउड उसके आसपास घूम रहे थे। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल कैप्चर तो फेल हुआ था बिकॉज ऑफ अ ल्यू वाइन, बट हेवनली कोड के प्रेशर की वजह से लैंडस्पीड फाइनली रिफाइनमेंट पाथ ट्रू मीनिंग देने को मान गया था। फेंगयुआ ने लिटरली फुल लंबी सांस लेकर उसे कन्विंस करवा लिया था, एकदम बहुत बहुत बार उसने मतलब बोला था ना, कितना कन्विंस करा था जब जाके हुआ था। फेंगयुआ सीधा वापस लांग ब्लेसलैंड जा रहा था विजडम गू प्लस ट्रू मीनिंग पर्सनली लेने के लिए। विजडम गू को तो ट्रेजर हेवन में पास करना एक्सट्रीमली रिस्की था और लैंड स्पिट इंस्टेड की ट्रू मीनिंग डायरेक्ट ब्लेसलैंड में ही दिया जाएगा। यानी अगर तुम सोच रहे हो कि फेंगयुआ ने जो बातें करी वो लैंड मतलब ब्लेसलैंड के अंदर करी थी, तो ना, वो वहां पे नहीं पहुंचा था, असल में वो ना रास्ते में था और रास्ते रास्ते में उसने सारी बातें करी थी। और जो ब्लेसलैंड में मतलब वहां से इधर गू भेजे गए थे वो ट्रेजर हेवन के द्वारा गू भेजे गए थे, जो बाकी ट्रांजेक्शन हुई थी। और रही बात एक चीज़ की कि मतलब ट्रू मीनिंग की, तो ट्रू मीनिंग जब वहाँ पहुँचेगा तभी मिलेगी। बाकी वो जो मतलब अरे वो लाइफ स्पैन गू थे और बाकी जो गू थे ना जो मिलने थे, वो सारे उसने ऐसे ही ले लिए। यानी वो एन्स्लेवमेंट पाथ का गू एन्स्लेव करने के लिए, बीस्ट एन्स्लेव करने के लिए, और दूसरा लाइफ स्पैन गू, ये सब उसने ऐसे ही ट्रेजर हेवन से थोड़े बहुत शायद लिए हैं, तो एक आध गू लिया है, ज़्यादा गू नहीं लिए, मतलब
लोगों की नज़र पड़ जाएगी ना, कितना बड़ा ट्रांज़ैक्शन होगा, इतने सारे लाइफ़स्पैन गू ले लेगा। तो जो मेन गू थे वो ले लिए। अब जो बाकी जो गू हैं या बाकी जो चीज़ें हैं वो लेगा जाके ग्रासलैंड के अंदर। लैंड स्पीड प्रेशर में था, हेविली कोट उसके ठीक सर पे नाच रहा था एकदम भाई, लेके गंडासा कि अभी घुसा देंगे अंदर ही। रिलोकेशन डेंजर था, इसलिए उसने रॉकमैन से इमोरियल रॉक ड्रैगन रैंक किड भी बुला लिया था गार्ड के लिए कि अगर कोई दिक्कत आ जाए तो एटलीस्ट इमोरियल रॉक ड्रैगन रैंक किड का यहाँ पे होगा। फेंगयुआन मिड फाइट प्लान बना रहा था। फेंगयुआन के थॉट्स ये थे कि वापस जाके विजडम को लूंगा, ट्रू मीनिंग पाऊंगा, फिर लाइट ऑफ विजडम से फेंग जीजे के किलर मूव को क्रैक करूंगा, सुपर फॉर्मेशन को रिपेयर करूंगा और लू वाइयिन की थर्ड इल्यूजनरी ड्रीम वाले इनसाइड भी कंप्लीट कंप्रीहेंड करूंगा जो मुझे वहां से मिले थे। लू वाइयिन याद आते इसकी आंखों में फ्लैश आया। ऑलमोस्ट श्योर था कि लू वाइयिन पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वनरेबल का इनहेरिटर है और फेंगयुआन की करंट रैंक 7 स्ट्रेंथ उससे डील करने लायक ही नहीं। रिवर्स और प्रोटेक्शन सील्स पे ज़्यादा डिपेंड था वो बंदा, लेकिन अब क्या बोले, लोगों से फँसा रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं तो दिक्कत आ रही है। तभी ना यहाँ पे एक सडन रीड देखते हैं। घोस्ट ऑफिशियल गारमेंट जो था स्पार्कली श्रिंक होने लग गया, ट्रम्बल करने लग गया, ऐसा करने लग गया जैसे ना, मतलब ऐसा हो गया कि जैसे उसके ऊपर अटैक हो रहे हैं। और अटैक का मीन्स यही होता है कि फेंगयुआन के ऊपर डिडक्शन चालू हो गए। और डिडक्शन और कौन कर रहा होगा? हेवनली कोटी कर रहा होगा उसकी लोकेशन देखने के लिए। तो वही बात थी, डिडक्शन चालू हो गई फेंगयुआन के ऊपर। फेंगयुआन कहता डैम, कोई मेरी लोकेशन रिड्यूस कर रहा है और ये लेवल की विजडम पाथ पावर डेफिनेटली रैंक 8 है। और इंस्टेंटली एक्टिवेट करता अपना खतरनाक मूव जिसका नाम था यामा, थीविंग हेवन वाला, याद होगा तुम्हें। एक मोमेंट में उसका पूरा बॉडी शिफ्ट होता है घोस्ट ऑफिशियल गारमेंट प्लस घोस्टली कंसीलमेंट मर्ज होकर फुल घोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसे डिडक्शन थोड़े टाइम के लिए और भी ज्यादा अच्छे से सह पाएगा फेंगयुआन। घोस्ट ऑफिशियल गारमेंट रैंक 7 था, बट जब वो रैंक 9 घोस्टली कंसीलमेंट से लिंक हुआ तब उसने थोड़ा सा रैंक 9 पावर को जैसे तैसे निकाल लिया। फेरिज़ी भी यहाँ पे शॉक हो गई, उसकी डिडक्शन सडनली ना सुपर हार्ड हो गई, यानी पहले वो इजीली डिडक्ट कर पा रही थी, फेंगयुआन का पता लगाने ही वाली थी। ऐसा हो गया था कि बस अब थोड़ा सा और फिर फेंगयुआन का है पता लग जाएगा, लेकिन अब सडनली इतना खतरनाक हो गया, ऐसा लगा कि अरे जो दरवाजा मेरे ठीक सामने था, हाथ पहुंचने वाले थे, अचानक से वो दरवाजा इतना दूर चला गया कि दिख ही नहीं रहा वो दरवाजा। तो मतलब ऐसा सीन हो गया, तो भाई वो बंदी हिल गई फेरिज़ी भी। तब जिंगलान यहाँ पे आती है और कहती है, क्या इश्यू है, कोई दिक्कत? फेरिज़ी भी कहती है, मेरे पास उसका डार्क लिमिट गू भी है और गुयू फेंगज़ेंग भी क्लू है मेरे पास, उसका जिंदा भाई, उसका ब्लड व्लड सब है मेरे पास, यहाँ पे है देखो, ये रहा। फिर भी फेंगयुआन ट्रेस नहीं हो पा रहा। पहले होता तो मैं एडमिट कर लेती, बट डांगहुन माउंटेन ब्लास्ट ने स्टार कैंसिलेशन चेसबोर्ड को डैमेज किया और उसमें फेंगयुआन भी तो इन्वॉल्व था। मतलब उसका यहाँ पे भी एक क्लू आ गया। इतने सारे मेरे पास क्लू हैं, डेफिनिटली मैं इसे डिड्यूस कर सकती थी, फिर भी नहीं कर पा रही। फेरी ज़ीवी फिंगर को पिंच करते हुए कहती है, एक ट्रांसलेशन रिपल होता है, फिर वो जहाँ चेन ही था रैंक 8 एकदम वॉकआउट करता है। चेन ही कहता है, लेडी ज़ीवी क्या ऑर्डर है? तो यहाँ पे ना ज़ीवी अपने मन में सोच रही थी और उसी वक़्त ना यहाँ पे उसने चेनी को बुलाया था। चेनी वही बंदा है, याद होगा ना? ये गया था वो लेने, डिवाइन एंड पैलेस को लेने और हग के आ गया था वहाँ पे। हगा था इसने 2 बार गंदा वाला। तो ये वही था। ज़ीवी कहती है, कर्मा डिवाइन ट्री यूज़ करो, तुम्हारी पावर प्रेस स्टार कंस्टेलेशन चेस बोर्ड। मुझे फेंगयुआन का एग्ज़ैक्ट लोकेशन चाहिए, अभी के अभी यूज़ करो। चेनी एक्टिवेट करता है कर्मा डिवाइन ट्री। लाइटनिंग फास्ट कैलकुलेशन और स्पीड में हो जाती है। सोल लेवल भी एकदम लिंकेज कर जाता है। फाइनली ज़ीवी ब्रेक थ्रू कर लेती है और इंस्टेंट यहाँ पे क्या होता है, बूम आवाज़ आई। यामा किलर मूव डेटोनेट कर जाता है और फेंगयुआन का कंसीलमेंट एकदम टियर हो जाता है, ट्रू बॉडी एक्सपोज हो जाती है। घोस्टली कंसीलमेंट बच गया, पर यहाँ पे जो घोस्ट ऑफिशियल गारमेंट जो उसने बनाया था वो तो डिस्ट्रॉयड हो गया, ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड हो गया था। थोड़ा ही हिस्सा बचा होगा वरना पूरा खत्म। फेंगयुआन भाई अपने दांतों को दबा के कहता है, लो लग गए मेरे, माई लोकेशन एक्सपोज्ड। फेंगयुआन का दिमाग 1 सेकंड में फुल स्पीड में चला। फेंगयुआन कहता है, यामा किलर मूव को फोर्स से तोड़ दिया गया और लांग या ब्रेसलैंड वाले अटैक के बाद पक्का ये और कोई नहीं, हेवनली कोर्ट ही है और उसकी ये सब चालें हैं। फेंगयुआन आगे सोचते हुए कहता है, फेंग ज़ेंग को पकड़ा गया, वो मेरे टाइम पाथ क्लोन से ब्लड लिंक्ड है, यानी एकदम खून का रिश्ता है उसके साथ मेरा। पर क्लोन तो मेरी सवेनियर इमॉर्टल प्राइमेसी में लॉक था ना, ये लोग क्लू यूज नहीं कर सकते। डार्क लिमिट इमॉर्टल वो भी उनके पास है, बड़ा क्लू ये भी है और यामा तोड़ने के लिए अभी भी काफ़ी नहीं, यानी कुछ और भी उन्होंने यूज़ करा तभी जाके वो उन्होंने मेरा ये जो यामा किलर मूव है उसको तोड़ पाए हैं। तो फिर उन्होंने कौन-सा मेथड यूज़ करा? कौन-सी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन थी उनके पास जो उन्होंने मतलब मेरे को पकड़ लिया, डिड्यूस कर लिया? फेंगयुआन फुल स्पीड में एकदम हवा में उड़ता हुआ भाग रहा था और सोचे जा रहा था। एक जगह रुकना मतलब डेथ इनवाइट करना था, मूव करते रहना प्लस और घोस्ट ऑफिशियल गारमेंट को रिकवर करना, यही उसका प्लान था। लेकिन क्या क्रैक आवाज़ आती है, क्लियर स्काई में एकदम से लाइटनिंग फ्लैश होती है और सीधा फेंगयुआन भाई
स्लैश करनी आती है एकदम, फेंगियन के ऊपर टपक पड़ती है लाइटनिंग। वो अलर्ट था तो डॉज आराम से कर गया। लाइटनिंग सीधे ज़मीन पे क्रैश होती है और लाइटनिंग शेप बनाती है पर्सन का। अब पता चलता है घोस्ट थंडर ट्रू मोनार्क या थंडर घोस्ट ट्रू मोनार्क कुछ भी कह लो, जिंगलान यहाँ पे आ चुकी थी। पिच ब्लैक आर्मर में ह्यूज बल्की फॉर्म में था। आर्मर के चारों तरफ स्पार्क बज बज कर रहे थे। पिट पूरा ब्लैक हो चुका था, स्मोक ऊपर उठ रही थी। ये ये जो बज बज स्पार्क है ना, तुमने वो देखा क्लैश ऑफ क्लैंस में एक ट्रुप है, वो जो थंडर वाली ट्रुप है, खतरनाक लाइटनिंग वाली, वो एक सडन रेंज एरिया में ना वो स्पार्क छोड़ती है जिससे जो वॉल्स है ना वो भी टूट जाती हैं, तो वैसे टाइप की थी ये। जिंगलान खड़ी हुई थी। 10 फीट से भी ज्यादा टॉल लुक था और बूम आवाज आई। एक रैंक 8 का सॉलिड ऑरा हर तरफ फैल गया। जिंगलान कहती है, ओह, तो तू फेंगयुआन है, कहाँ भाग रहा है वैसे तू? फेंगयुआन की आंखों में थोड़ी सी एकदम मतलब चमक आई। वो कहता है, हेवनली कोड की रैंक 8 डेंजरस चीज है ये तो। फेंगयुआन ने बिना टाइम वेस्ट करे अटैक स्टार्ट करा। इमॉर्टल किलर मूव मैरिड सेल्फ। एक फ्लैश में पूरा स्काई काउंटलेस फेंगयुआन के क्लोन से भर गया। जिंगलान ने ब्लिंक करा और पूरा स्काई फिर से एक जो फिल हो गया था वो देखा। क्लोन सुनामी की तरह एकदम उसके ऊपर चार्ज कर रहे थे। जिंगलान की आंखों में लाइटनिंग का भवंडर जैसा कुछ आया। वो ट्रू बॉडी टू को डिटेक्ट नहीं कर पा रही थी कि इसमें से असली कौन सा है। जिंगलान कहते हैं, फिर उसने एकदम चिल्ला कर ऐसे रा चिल्लाया, बहुत खतरनाक। और साउंड वेव इतनी खतरनाक थी कि ब्लू लाइटनिंग जो थी ना, ये जो क्लोन बने हुए थे, जो भी चीजें थी, जितने भी क्लोन थे, ब्लू लाइटनिंग से टकराए और ब्लास्ट हो गए। और ये जो आवाज थी ना 360 ब्लास्ट में गई थी, यानी पूरे एकदम आगे पीछे एकदम हर जगह से गई थी। पूरा एकदम डोमेन सब फाड़ दिया था इसने आवाज का। जितने क्लोन्स थे सब एक ही ब्रेथ में वाइप आउट हो गए। स्काई फिर से क्लियर हो गया, सिर्फ रियल फेंगयुआन बचा था। फेंगयुआन कहता, हाँ, लाइटनिंग पाथ, बट सोल पाथ और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, इसके पास सोल पाथ का भी ऑरा है। वो शॉक नहीं हुआ था, मैरिड सेल्फ सिर्फ एक टेस्ट था। फिर उसने यूज करा इग्नाइटेड थॉट फ्लाइंग रॉक और पर्पल थॉट प्रिस्पेशन स्टार लाइट। मीटियोर लाइक रॉक्स प्लस पर्पल स्टार लाइट की जो रेन थी, दोनों एक साथ मिक्स होके जिंगलान के ऊपर परस पड़े। जिंगलान ने पहले वाले मूव को इग्नोर करा, पर पर्पल वाले देखते ही फेस थोड़ा सा टाइट हो गया। जिंगलान सोचते हुए कहती है, डेंजरस है, अवॉइड करना पड़ेगा पर्पल वाली चीज को। वो एकदम लाइटनिंग बनकर फेंगयुआन की डायरेक्शन में एकदम फास्ट आई, इतनी फास्ट कि फेंगयुआन भी थोड़ा सा सरप्राइज हुआ। लाइटनिंग फॉर्म में स्मार्टली मूव कर रही थी, रॉक को प्रिसाइज कर रही थी, एकदम प्रिसाइजली डॉज करना, हट जाना, और कुछ को तो तोड़ दे रही थी जो पत्थर आ रहे थे। लेकिन जो पर्पल स्टारलाइट थी, उससे वो बिल्कुल एकदम उलझ नहीं रही, एकदम हट के जा रही थी, पर्पल वाले से बहुत बच रही थी, एकदम कर्व मार रही है, डॉज मार रही है। अटैक्स कंटिन्यू रहे पर जिंगलान अनस्टॉपेबल थी। आखिर में वो डायरेक्ट फेंगयुआन के सामने ठीक अपीयर हो गई। फेंगयुआन भी उसको देख के कहता है, आजा। फिर वो तुरंत ही एशियन स्वॉर्ड ड्रैगन फॉर्म में शिफ्ट हुआ और जिंगलान पर फुल स्पीड में एकदम क्लॉ मारा। जिंगलान आर्मर में थी, साइज में छोटी लग रही थी, लेकिन आर्मर बड़ा खतरनाक था। उसने डॉज नहीं करा, सीधा हेलमेट की तरह एकदम सर आगे कर दिया कि ले मार इस पे मेरे को। ड्रैगन का जो क्लॉ था एकदम स्टैब हुआ उसके ऊपर, बूम आवाज आई, दोनों जोर से पीछे पुश हो गए। फेंगयुआन के जो क्लॉस थे एकदम से नम फील होने लग गए, ऐसा लगा सुन पड़ गए हों। जिंगलान का जो हेलमेट था थोड़ा सा टूट गया, जो उसके ऊपर हॉर्न लगे थे, सारा हेलमेट में थोड़ा बहुत क्रैक क्रैक आ गए थे, थोड़ा बहुत डिजीनेस भी फील हो रही थी। जिंगलान सोचते हुए कहती है, अच्छा, तो इसका जो पावर वाला अटैक था सिर्फ पावर अटैक नहीं था, साथ में इसने रिवर्स प्रोटेक्शन सील भी यूज करा है। ये इन्फॉर्मेशन उसे फेरिस जीवी ने ऑलरेडी दे दिया था, इसलिए वो शॉक नहीं हुई थी। वो फिर से चार्ज हुई, आर्मर के चारों तरफ लाइटनिंग एकदम भाई फटने लग गई। फेंगयुआन को हिट करते रही वो लाइटनिंग। फेंगयुआन बिना डरे फाइट बैक करता रहा। स्काई अभी भी डल सा हो गया था, सब कुछ ग्रे ग्रे सा लग रहा था, फाइट इंटेंस चल रही थी। फेंगयुआन रिवर्स लो सील की वजह से इक्वल फाइट कर पा रहा था, पर हमेशा पीछे रिटेट करना पड़ रहा था। फेंगयुआन सोचते हुए कहता है, ये विमेन पावर को इतना यूज कर रही है कि मुझे सील एक्टिवेट करना पड़ रहा है, पर रिफ्लेक्ट होने लायक हाई पावर यूज नहीं कर रही। ये डेंजरस है, पक्का कोई विजडम पाथ एक्सपर्ट इसके पीछे है, तभी तो ये ऐसी चीजें कर पा रही है। सील एनालिसिस चल रही है लग रहा है इसकी, ये मेरे को पता मतलब पता कर रही है मेरे बारे में कि जो मेरी सील है कैसे वर्क करती है, क्या इसके पीछे है सील के ऊपर। इसलिए एक बार काउंटर किलर मूव बन गया तो मेरा तो गेम ओवर है। एकदम वैसे सीन हो जाएगा जैसे माहोरा का कंप्रीहेंड कर लेता है, वो देखा नहीं था गोजो का, वो जो इन्फिनिटी था उससे कंप्रीहेंड कर लेता, फिर भाई सीधा डिसमेंटल और आधा गोजो बन गया, फिर वो तो दद्दा तो अद्धा हो गए। तो वैसा ही सीन हो गया था, मिर्ज़ापुर का डायलॉग, दद्दा तो अद्धा हो गए, वही। ज़िंगलान के अटैक्स बार-बार चार्ज हो रहे थे। प्योर एकदम प्रोबिंग स्टाइल था उसका कि इतना खतरनाक अटैक भी मत करो कि अपने ऊपर ही रिफ्लेक्ट आके हमें ही दर्द हो जाए। बस इतना अटैक करो कि उसको दिक्कत हो, वो पीछे हटे, और बाकी जो रिफ्लेक्ट होंगे अटैक वो तो हम सही लेंगे, ऐसे टाइप के अटैक थे इसके। और वो पूरा एकदम अच्छे से एनालिसिस कर रही थी कि ये जो रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील है कैसे वर्क कर रहा है। एक बार उसने कम्प्रीहेंड कर लिया तो फिर अपना भाई गोजो बनने वाला है। फेंगयुआ सोचते हुए कहता है, शी इज़ ड्यूअल कल्टीवेट, यानी लाइटनिंग पाथ प्लस
ये ना सोल पाथ भी कल्टीवेट करती है। लाइटनिंग फास्ट जो पाथ है ना वो फास्ट है और पावरफुल है। जो इसका आर्मर है वो सोल पाथ के डिफेंस करता है और रिकवरी करता है। मुझे पक्का रिट्रीट करना पड़ेगा, पीछे हटना ही होगा। फेंगयुआ ने मैजिक ड्रैगन एक्टिवेट करा, अपना लुक डिस्गाइज कर लिया और ड्रैगन हर डायरेक्शन में भाई एकदम फैल गए। जिंगलान कहती है कहाँ भाग रहा है तू? लाइटनिंग स्टॉर्म एकदम भाई नीचे गिरा, ड्रैगन सारे डिस्ट्रॉय हो गए थे। फेंगयुआन का रियल बॉडी जल्दी ही एक्सपोज हो गया। वो चीज कंटिन्यू करती रही, फेंगयुआन के पीछे भागती रही। नॉन स्टॉप अटैक हो रहे थे, फेंगयुआन सिर्फ भागे जा रहा था। काउंटर कम कर रहा है, भाग ज्यादा रहा था। जिंगलान यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। वो कहती है क्या टर्टल शेल है भाई तू? रैंक 7 होके भी रिवर्स फ्लो सील के साथ भी फुल पावर में अटैक नहीं कर रहा मेरे पे, लड़ नहीं रहा मेरे से अच्छे से। जिंगलान ट्रांसमिशन के थ्रू कहती है अभी तक रेडी नहीं हुआ क्या फेरीजीवी? अब वो हेवेली कोर्ट में बैठकर वहां पे बात एकदम फेरीजीवी ना देखो हेवेली कोर्ट में बातें कर रही है और वहां से वो बातें कर रही है और यहाँ पे ट्रांसमिशन के थ्रू सारी चीजें चल रही हैं। विजडम पाथ फॉर्मेशन से रिवर्स जो सील है ना, रिवर्स प्रोटेक्शन सील है, उसको क्रैक करते हुए चीजें चल रही है। वहाँ पे कोडिंग चली है, हैकर बैठी है ना पीछे, इसलिए जिंगलान फुल एकदम लगी हुई है कि इसको पकड़ो, इसका टाइम वेस्ट करो, इसकी जो प्रोटेक्शन सील है उसको कॉम्प्रिहेंड करो। स्टार कंसलेशन चेस बोर्ड डैमेज था, इसलिए जल्दी यूज नहीं हो पा रहा था। फेरी जीवी ने एक नया किलर मूव जिंगलान को सिखा दिया था। जिंगलान ने ट्राई करा, थोड़े फेल के बाद एक्टिवेट हो गया। एक ग्रे प्रोफाउंड लाइट फेंगयुआन पर लगी, रिवर्स स्लो प्रोटेक्शन सील रिपल होने लगा, यानी कम होने लगा। फेंगयुआन सोचते हुए कहता है लो उन्होंने रिड्यूस कर भी लिया। लकी सिर्फ ये है कि ये जो मूव मेरे पे लगा है ये वाला सिर्फ रैंक 6 का है। सील ब्रेक नहीं होगा लेकिन पावर कम हो जाएगी। फेरिजीवी ने ग्रेट लाइट का एग्जैक्ट रिएक्शन नोट कर लिया और फिर बाकी जो चीज़ें थी उनको भी अच्छे से करती रही, यानी आगे भी जो करना है वो सब करती रही, अपग्रेड करना उसको। जिंगलान हंसते हुए कहती है फेंग युआन बड़ा मुश्किल से तूने ये किलर मूव बनाया था, आज खत्म होने वाला है लगता है ये। फेंग युआन ने फुल फोर्स में स्केप कर रखा था, एकदम फुल स्पीड में भागते रहा था। जो बातें चल रही है ना भागते हुए चल रही हैं स्पीड में। जिंगलान की स्पीड इंसेन लेवल की थी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी वो पक्का पकड़ लेगी इसको। जिंगलान कहती है ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल बैटल फॉर्मेशन नहीं यूज करेगा क्या है? यूज करना, हा 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 हा। ये मतलब अरे ऐसे चिढ़ा रही है ना कि तेरी जितने भी चीजें हैं ना मुझे सब पता है, जो भी तू ट्रम्प कार्ड रखता है मुझे पता है, तो तू यहाँ से भाग नहीं सकता। चिढ़ा रही है ऐसे बोल के। वो एक और लाइटनिंग बोल्ट फेंगयुआन के ऊपर एकदम थ्रो कर देती है। फेंगयुआन चुप रहा, बस पूरा फोकस से भागने में लगा रहा था वो। तब यहाँ पे बूम आवाज आई, स्काई में से ब्लू लाइटनिंग के 10 फीट थिक बोल्ट बाहर आए, सीधा फेंगयुआन की बैक पर एकदम एक्स की तरह पीछे घुस गए अंदर। फेंगयुआन अभी भी एशियन स्वॉर्ड ड्रैगन फॉर्म में ही था, प्लस रिवर्स स्लो प्रोटेक्शन सील भी एक्टिव थी। लाइटनिंग लगते ही ब्रूटल फोर्स ने उसे हवा में नीचे ढकेल दिया। सील ने लाइटनिंग को वापस रिफ्लेक्ट करा, पर जिंगलान ने भवंडर जैसी उसकी आंखों एकदम चमक रही थी, भाई ने पहले एब्जॉर्ब कर लिया, सीधा उसकी आंखों में एकदम जैसे समा गया वो सब कुछ। फेंगयुआन ग्राउंड को ऑलमोस्ट हिट करने वाला था, पर वो बॉडी ट्विस्ट करके एक टॉल माउंटेन को एकदम भाई ब्रश की तरह एकदम घेरते हुए ऊपर उठने लग गया। जिंगलान यहाँ पे कहती है लिटिल अर्थवॉर्म है तू और कुछ नहीं। वो एक टाइम मतलब इतनी टाइम में एक टाइम में इतनी स्पीड बढ़ा ली कि बस फेंगयुआन की तरफ डाइव ही कर गई थी। फेंगयुआन की स्पीड रैंक 7 के टॉप लेवल पर थी, पर जिंगलान रैंक 8 की मूवमेंट एक्सपर्ट थी, उसकी स्पीड पीक रैंक 8 वाली थी। फेंगयुआन बिल्कुल स्लो लग रहा था उसके सामने। जिंगलान कहती है ये मूव भी जरा खा के देख जरा। वो फेंगयुआन के बिल्कुल बैक पर आ गई थी, हाथ उठाया और एक नया पेल मिस्टीरियस लाइट शूट हुआ। पावर कम थी पर जैसे ही सील पर लगी, रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील की थिकनेस भाई उसकी आंखों के सामने मेल्ट होने लग गई, पानी की तरह एकदम स्प्लैश निकलने लग गए। फेंगयुआन का एक्सप्रेशन अब टोटली चेंज हो गया था। वो जो देख रहा था ना वो एकदम हिला जा रहा था, भागे जा रहा है लेकिन देख भी रहा था कि भाई दिक्कत हो रही है। जिंगलान यहाँ पे सोचते हुए और हंसते हुए कहती है जूनियर जीवी कमाल की है, थोड़े टाइम में ही रैंक 7 का किलर मूव रिड्यूस कर लिया, इसकी सील तो डायरेक्ट ब्रेक करने वाले हैं हम तो। यानी पहले उन्होंने रैंक 6 का मूव बनाया था जो ज़्यादा असरदार नहीं हुआ था, बस पावर को थोड़ा कम कर लिया था, लेकिन अब रैंक 7 का अटैक इसने कर दिया। फेरी जीवी फुल स्पीड में डिडक्शन कर लिए, देख रहे हो कितने ही मिनट हुए होंगे, 10 मिनट में उसने रैंक 6 को रैंक 7 बना दिया। देख रहे हो फेरी जीवी को बड़ी खतरनाक है भाई ये। पिटी कूल डाउन था, वरना अभी तक तो ये डीमन का सर उड़ा देती मैं, यानी वो कह रही है कि रिवर्स पे प्रोटेक्शन सील नहीं होता ना तो अब तक तो खत्म था ये। जैसे ही वो सोच रही थी उसका फेस अब थोड़ा सा स्टिफ हो गया। भाई दूर होराइजन में ना एक एनोरमस वॉल दिखने लगा, और ये और कोई वॉल नहीं, ये था रीजनल वॉल। पर्पल ब्लैक मिस्टी और ओप्रेसिव था, साउथर्न बॉर्डर का मियाज़मा रीजनल वॉल था ये। जिंगला रियलाइज करते हुए कहती है अच्छा ये डीमन रीजनल वॉल में घुसना चाहता है। रीजनल वॉल क्रॉस करना रैंक 6 और रैंक 8 के लिए नाइटमेयर जैसा होता है, यानी जितना ऊंचा रैंक उतना ही दिक्कत होगी। पर फेंगयुआन रैंक 7 होके भी टेरिटोरियल एडवांटेज ले सकता था, उसका सेवेनियर इमॉर्टल बॉडी वॉल के अंदर फ्रीली मूव कर सकता है, मतलब अंदर जाते ही सेफ हो जाएगा। जिंगलान सोचती हुई कहती है नहीं मैं तो ये होने ही नहीं दूंगी। उसकी
आइज़ में शार्प सा ग्लो आता है, वो स्पीड को फुल स्पीड में कर देती है। फेंगयुआन की एकदम ठीक बैक पे आ गई थी। फेंगयुआन भाई एक बिटर स्ट्रगल में फँस जाता है। वो पूरे टाइम वॉल तक पहुँचने के लिए ही एकदम फ्लाई कर रहा था, पर जिंगलान की स्पीड उससे बार-बार उसे एकदम क्रॉस कर दे रही थी और अब तो रास्ता ही ब्लॉक हो गया है। रीजनल वॉल इतना पास था पर जिंगलान की वजह से दूर लग रहा था। फेंगयुआन कहता है इमॉर्टल किलर मूव, मैरिड ड्रैगन, इमॉर्टल किलर मूव, फ़ैमिलियर फेस। ड्रैगन हर तरफ से स्प्रेड हो जाते हैं और उसी में से एक ड्रैगन का भेस बदलकर फेंगयुआन भी इधर से उधर भागने लग जाता है। फेंगयुआन ने डिस्गाइज़ को ऑन रखा था। बीच में एक लास्ट डेस्परेट डैश मारा था कि बस अंदर घुस जाऊँ, बस एक अंदर हाथ आने वाला है, बस घुसने ही वाला हूँ मैं वॉल के अंदर। और ये सब देखने के बाद जिंगलांग का रिएक्शन था दिस। उसकी आँखें एकदम भाई गुस्से से एकदम खुल गई थी। फेंगयुआन का डिस्गाइज़ बड़ा खतरनाक होता है। जल्दी कोई तरीका नहीं ढूँढा तो भाई वो तो देखो पता कर लेती है, जो सारे क्लोन को खत्म कर देगी तो ऑफ कोर्स फेंगयुआन ही सामने दिख जाएगा। लेकिन अब प खत्म करने के लिए थोड़ा तो टाइम चाहिए और फेंगयुआन को कुछ सेकंड का ही टाइम तो चाहिए अंदर घुसने के लिए। और इसको ही देखकर भाई जिंगलान का मूड खराब था। वो तुरंत ही अपने मूव को यूज़ करके सारे ड्रैगन को एकदम मार देती है। फेंगयुआन का असली बॉडी फिर से एकदम बाहर आ जाता है। पर जब तक फेंगयुआन काफ़ी दूर निकल चुका था, रीजनल वॉल और पास आ गई थी। जिंगलान भाई लाइटनिंग फ्लैश से एकदम फुल स्पीड में भागी, सीधा फेंगयुआन के आगे लैंड कर गई। फेंगयुआन एकदम थका हुआ था। फिर से मैंने ड्रैगन प्लस फ़ैमिलियर फेस को ऑन कर दिया। ड्रैगन अब सिर्फ़ एक फ्रेजाइल व्हेल जैसे लग रहे थे, यानी बस एक साँप जैसे बहे जा रहे थे। ड्रैगन ड्रैगन नहीं लग रहा था, साँप लग रहा था। वो आगे रश करता रहा, जिंगलान हर बार उसके सामने आ जाती। दोनों का कंटीन्यूअस क्लैश चल जा रहा। बंदा वो सामने आती, ये बंदा मैरिड सेल्फ प्लस फ़ैमिलियर फेस, मैरिड सेल्फ पर फ़ैमिलियर फेस यही यूज़ करता रहता। मैरिड सेल्फ नहीं मतलब मैरिड ड्रैगन, और ये चीज़ें यूज़ करता रहता ताकि बच जाए। रीजनल वॉल भाई पास ही थी, पर हर स्टेप फेंगयुआन को ज़बरदस्त स्ट्रगल देना पड़ रहा था। जिंगलान कहती है फाइनली आई फाउंड यू। वो फिर से ड्रैगन्स को वाइप आउट करके फेंगयुआन को एक्सपोज़ करती है। एक और पेल मिस्टीरियस लाइट दोबारा से शूट होती है और रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील के ऊपर लग जाती है और एक बड़ा हिस्सा सीधा कट हो जाता है और एक पतली लेयर बचती है। जिंगलान हँसते हुए कहती है गुड, इस बार तो तू गया, इस बार तो और बेटर है। फेरी ज़ीवी हँसते हुए यहाँ पे कहती है, वो भी बातें कर रही थी ना जिंगलान से, तो फेरी ज़ीवी हँसते हुए और कहती है काम वॉइस में, हम पहले से प्रोवोक कर रहे हैं उसको, अब डेटा तो इनफ हमें मिल चुका है। मैं रैंक 8 किलर मूव रिड्यूस कर रही हूँ, स्पेशली इस सील को खत्म करने के लिए। जिंगलान कहते हैं ग्रेट, मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी से रैंक 8 मूव लाओ और इसको मारूँ और इसकी रिवर्स प्रोटेक्शन सील खत्म हो, फिर मैं इसका गला काटूँ। पर तब तक फेंगयुआन रीजनल वॉल के अंदर घुस चुका था। जिंगलान कहती है सोचता है यहाँ सेफ रहेगा तू, हाँ रीजनल वॉल मुझे रोक नहीं सकती। ब्लैक क्यूआई उसकी नोज से निकलती है, वो एक्सपेंड होकर एक उसके अराउंड एक ब्लैक क्लाउड बॉल बना देती है। अंदर काउंटलेस डेड घोस्ट रोर कर रहे थे। फाइट करते हर क्लैश में ब्लू लाइटनिंग रीजनरेट हो रही थी। मतलब एक तरीके से बहुत सारी ब्लू लाइटनिंग बढ़ रही है और घोस्ट आस-पास आ चुके हैं, घोस्ट फेस आ चुके हैं उसके मतलब आस-पास। जिंगलान ने क्लाउड को कंट्रोल करके सीधा रीजनल वॉल के अंदर डाइव मार दिया। फेंगयुआन इस बार देख के थोड़ा-सा शॉक्ड हो गया। वो कहता है क्या ये भी अंदर आ गई? जिंगलान यहाँ पे थी, वो कहती है बच्चे दूसरों पे ही ट्रिक नहीं चलती हैं क्या? दूसरों के पास ही ट्रम्प कार्ड नहीं होते, हमारे पास भी होते हैं। मैंने स्पेक्टर सोल को भी रीजनल वॉल में मतलब वहीं से लड़कर भगाया था और तू गलत बंदे से अब भाग रहा है। तुझे क्या लगता है रीजनल वॉल के अंदर जाएगा तो बच जाएगा तू? ब्लैक क्लाउड से लाइटनिंग की बारिश फेंगयुआन के ड्रैगन फॉर्म पे गिरती जा रही थी। रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील टूट चुकी थी। सब रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा था अब। फेंगयुआन पेन में एकदम चिल्ला रहा था पर जिंगलान सेफ नहीं थी। उसके लिप्स पे भी ब्लड आ गया था, हेड में डिजीनेस फील हो रही थी। भाई देखो, कितने ही तुम्हारे पास ट्रम्प कार्ड हो लेकिन रीजनल वॉल तो रीजनल वॉल है ना। भले तुम इसके अंदर थोड़ा बहुत दिखा लो अपने ट्रम्प कार्ड ये सब कर लो लेकिन सप्रेशन तो तुम्हें भी फील होगा। बैकलैश उसे भी डायरेक्ट लग रहा था और यहाँ पे बूम बूम आवाज़ आई। लाइटनिंग प्लस पेल मिस्टीरियस लाइट सील को हर सेकंड क्रम्बल कर रही थी। फेंगयुआन का बॉडी ऑलमोस्ट कोलैप्स पे था। सिल्वर स्केल की शाइन खत्म हो चुकी थी, आधी बॉडी ब्लड खत्म हो चुका था, जैसे हॉर्न टूट चुके थे, जितने भी नाखून थे सब टूट चुके थे। जिंगलान का ब्लैक क्लाउड ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, आर्मर भी उसका भी टूट गया था, सफेद उसका भी मतलब खराब सफेद चेहरा उसका भी पड़ गया था। पर उसकी जो आइज थी वो अभी भी चिल्ला रही थी और ये भी कह रही थी कि आज ये डीमन मरेगा, आज तो ये खत्म है, आज गया फेंगयुआन। फेरी जी भी कहती है रैंक एट कलर मूव रिड्यूस हो चुका है, कर दो। जिंगलान खुशी से एकदम चिल्ला उठी। फेरी जी भी कहती है केयरफुल, फेल हुआ तो बैकलैश बहुत हैवी होगा क्योंकि तुम रीजनल वॉल के अंदर हो। जिंगलान कहते हैं चिंता मत कर। वो ट्राई करती है, पहला दूसरा फेल, तीसरा भी फेल और हर बार जितना वो फेल होता उसका जो आर्मर था और ब्रेक होता जाता, ऑलमोस्ट पूरी बॉडी एक्सपोज हो गई थी। फोर्थ अटेम्प्ट उसका सक्सेसफुल हो जाता है। जिंगलान चिल्लाते हुए कहती है मर जा फेंगयुआन। वो फेंगयुआन के बिल्कुल ऊपर ही जंप करती है, एक मैसिव लाइट बीम उस पर एकदम शूट कर देती है। फेंगयुआन को डॉज करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। वो सिर्फ देख सकता था कि जैसे डेथ बीम ठीक ठीक उसके सर के ऊपर आ रही है और बस गिरने वाली है।
अब आगे देखते हैं, इतना खतरनाक अटैक तो उसके ऊपर आ ही चुका था, इतनी भाई सर के ऊपर चाकू लटक रहा था भाई के। देखो रैंक 8 पावर होने के बावजूद जो जिंगलान थी, उसकी लाइफ ना हमेशा स्पेक्टर सोल के शैडोज़ में ही रही है। डांगुन माउंटेन के ब्लास्ट ने उसे जगा दिया था, क्योंकि वो सो रही थी इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में, और जैसे ही ब्लास्ट हुआ वो जाग गई। जैसे ही उसने स्पेक्टर सोल को बंधा हुआ देखा, प्रिज़नर देखा, तो भाई वो एकदम हेल्पलेस देखा तो मज़ा-सा आ गया। उसके सारे इमोशन जो एक साथ फट पड़े। खुशी भी थी, पिटी भी फ़ील कर रही थी, गुस्सा भी था, शॉक भी था, और सबसे ज़्यादा उसे पता क्या लग रहा था? फ़ियर, डर था उसके अंदर। जिंगलान अपने माइंड में कहती है, स्पेक्टर सोल तू कभी अनबीटेबल था और आज तू प्रिजनर है। अब मैं तेरे इनहेरिटर को मार रही हूँ। इससे मैं वो फ़ियर मिटा दूँगी जो सालों मेरे अंदर रहा था, जो बसा हुआ था, और फिर तेरा नंबर आएगा। हा, 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 हा। वो अंदर ही अंदर एकदम पागल जैसे हँस रही थी। तभी एक अर्जेंट वॉइस आई, "स्टॉप! कुछ गलत हो रहा है। स्टॉप! रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ।" जिनलान कहती है, "क्या? अब क्या? अब तो टू लेट। अब तो ये गया। अब ये मरने वाला है।" फिर वो 1 सेकंड के लिए रुक गई। वॉइस उसने पहचान लिया कि ये जो स्टॉप वाली वॉइस आई थी वो ज़ीवी की थी। उसकी ब्लड लस्ट थोड़ी-सी कम हो गई। वो पीछे रिट्रीट कर गई, लेकिन फेंगयुआन का एक्सप्रेशन सडन चेंज हुआ। फ़ियर गायब हो गया। पूरा एकदम कॉन्फिडेंस वापस आ गया था। वो ड्रैगन बॉडी हिलाता हुआ सीधा जिंगलान के किलर मूव में क्रैश कर गया। बीम फेंगयुआन के ऊपर लगी, पर उसकी बॉडी पे जो रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील का नया वर्जन था वो ब्लूम हो गया। मिस्टीरियस लाइट फुल फ्लो में रिस्टोर हो गई, फ्रेश ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, और पता चला ये वेरिएशन मूव था। बीम उसको ब्रेक ही नहीं कर पाई, बल्कि सीधा रिफ्लेक्ट हो गई। जिंगलान कहते व्हाट, ये क्या? ये तो मतलब कुछ चीजें एक चेंज कैसे हो गई? यही बीम तो रिफ्लेक्ट, मतलब ये बीम इसी के लिए तो बनाई गई थी, ताकि रिफ्लेक्ट भी ना हो और उसकी जो रिवर्सल प्रोटेक्शन सील है उसको ही तोड़ दें। लेकिन ये क्या हो रहा है? जिंगलान तो बस व्हाट करके रह गई थी। शॉक बहुत था। इससे पहले वो अटैक बाउंस हैंडल कर लेती। ये मूव फुल पावर में रैंक 8 किलर अटैक तो था ही, आ रहा था। अब वो वापस उसी के ऊपर आ रहा है। डिस्टेंस बहुत कम था। स्टेट ऑलरेडी वीक था। रीजनल वॉल का ब्लैकलिस्ट भी लगा था। माइंड भी इमोशनल वाले जोन में था। डॉज करने का तो ज़ीरो टाइम था, और वही हुआ। बूम! ब्लाइंडिंग व्हाइट फ्लैश ने सब कुछ कवर कर लिया। फैंग युआन को भी भाई, उसको भी आँखें बंद करने पड़ गई। उसने भी कुछ नहीं देख पाया। थोड़ी देर बाद जो चीज़ें थी थोड़ी डिम हुई, लाइट भी थोड़ी खत्म हुई। फैंग युआन ने पेन को इग्नोर करके आँखें खोली। और फेंगयुआन ने बोला, मर जा। उसने व्हाइट ग्लो के बीच जिंगलान को छोटा फ्रेजाइल बॉडी देख लिया। उसका हैवी आर्मर पूरी तरह से डस्ट बन चुका था। अपने ही अटैक से हिट होने पर जिंगलान बेहोश सी गिर गई थी, और पोर्स सारे जितने भी थे ना उसके, जहाँ भी मतलब जितने भी छेद थे बंदे के अंदर, सब जगहों से भाई खून निकल रहा था। गलत मत समझना। फेंगयुआन ने अपने शार्प फैंग्स दिखाए और बॉडी को ट्विस्ट करके सीधा जिंगलान पर चार्ज कर दिया कि इसको तो यहीं निपटा दो अभी। और फेंगयुआन के जो लिम्स थे वो बहुत ह्यूज हो गए थे, और जो अटैक था वो तो आ ही रहा था। ड्रैगन क्लॉ का जो अटैक था, सीधा स्लैश मारा भाई उस जिंगलान के ऊपर। अब देखते जीवी की साइड में। जीवी जो थी हेवली कोड में भाई, वो गुस्से में थी। वो कहती है डैम इट, मैं उसकी ट्रिक में फंस गई। उसने रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील को मॉडिफाई करके बिल्कुल नया वेरिएशन बनाया था। पहले वाला सील सिर्फ मुझे कंफ्यूज करने का ट्रैप था, जो मुझे दिखा रहा था जबरदस्ती ऐसे ही, ताकि मैं उसको ही मतलब उसको ही कॉम्प्रिहेंड करूं, पुराने वाले को ही कॉम्प्रिहेंड करूं, और जब टाइम आए तो वो नया वाला यूज़ करके मुझे पागल बना दे। ज़ीवी शॉक में थी। फेंगयुआन की विज़डम पाथ डेप्थ उसकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर थी। ज़ीवी सोचते हुए कहती है, कैसे पॉसिबल है? विज़डम गू का पावर है क्या उसके पास? लेकिन विज़डम गू तो वाइल्ड था ना। रैंक 9 वल्नरेबल ही उसे यूज़ कर सकते हैं। रैंक 7 फेंगयुआन कैसे यूज़ कर सकता है? उसको तो वो यूज़ ही नहीं कर सकता। ऑलमोस्ट वो पैनिक में आ गई थी। फोरहेड पे एकदम पसीने आ गए थे। ज़ीवी कहती है, जिंगलान ज़रूर बहुत ज़्यादा इंजर्ड होगी, बस जैसे-तैसे वो सर्वाइव कर ले। एक बंदी अभी-अभी जस्ट जागी थी, और इसने अभी जस्ट उसे मरवा। इसका तो अलग से हिसाब होगा हेवनली कोर्ट में ज़ीवी के ऊपर। ड्यूक लॉन्ग बोलेगा, इधर आ तू। क्या करा है तूने ये? मरेगी तो नहीं आखिर वो, ऐसे ही थोड़ी ना मर जाएगा रैंकेट। लेकिन कोई नहीं भाई, खतरनाक चीज़ थी ये। उसका सर्विलेंस किलर मूव भी ब्लास्ट में डिस्ट्रॉय हो चुका था, जो वो नज़र रख रही थी। वो तुरंत ही चेनी को रिइंफोर्समेंट भेजती है उसके तौर पर। खुद हेवनली कोर्ट में रुकती है, बिकॉज़ ड्यूक लॉन्ग एब्सेंट था और स्पेक्टर सोल को मॉनिटर करना ज़रूरी था। अब बैटलफील्ड का सीन देखते हैं। क्रैक क्रैक आवाज़ आती है। जिंगलान की बॉडी में टूटने की आवाज़ें आईं। फेंगयुआन के ड्रैगन क्लॉज़ की चेस्ट में जा घुसे थे। पर एक रैंक 8 लाइटनिंग आर्मर ऑटो एक्टिवेट हो गई, और अनकॉन्शियस होने पर भी ट्रिगर हो गई, और उसकी वजह से जो डैमेज था आर्मर पे ही लगा। इसलिए फेंगियो ने फुल फोर्स से क्लॉ एकदम अंदर घुसाने की कोशिश करी। शोल्डर भी थोड़े से ट्विस्ट कर दिए, एक बड़ा कट लगाया। लाइटनिंग स्पार्क उड़ते हुए 3 रिफ्ट्स बोन पे लगे और टूट गई। रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील ने क्लॉज को प्रोटेक्ट किया था, वरना क्लॉज भी उसके ब्रेक हो जाते और हड्डियां भी टूट जाती। हड्डियां देखो जिंगलान की टूटी हैं, और क्लॉज फेंगिवान के टूटते, लेकिन रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील भाई क्या बोले, वो तो असर होने ही नहीं दिया उसने। पेन ने जिंगलान को जगा दिया। वो एक बार एकदम स्क्रीम करके चिल्लाई। ये एक्चुअली एक किलर मूव था।
फेंगयुआन बस थोड़ा-सा हिल गया, अटैक रिफ्लेक्ट होके वापस जिंगलान पे दोबारा से लगा। उसके ईयर ड्रम्स एकदम से फट गए, हेड के अंदर ब्लड एकदम जैसे फट सा गया, एकदम भर सा गया हो, आईज़ में एकदम ब्लड निकलने लग गया, विज़न भी उसका रेड-रेड हो गया। वो पेन और शॉक में अपने ही मूव को खा चुकी थी। फेंगयुआन ड्रैगन आईज़ एकदम कोल्ड लुक के साथ कहता है, चलो अब तुम्हें फिनिश करते हैं। वो टेल को स्विंग करता है, जिंगलान को नीचे पटक देता है, ज़मीन पर 10 फीट नीचे एकदम गड्ढा बन जाता है, वहीं पटकता है। जिंगलान कहते हैं डैम इट! वो मुश्किल से ही उठने की कोशिश करती है। अंदर के ऑर्गन क्लियरली विज़िबल थे, आर्मर तो गायब है, अंदर की आंतें पचौड़ियाँ दिख रही हैं उसकी। रोर आवाज़ आती है, फेंगियो स्वॉर्ड लाइट ड्रैगन ब्रेथ अनलीश करता है और सिल्वर व्हाइट स्टीम जैसे वॉटरफॉल की तरह नीचे गिरती है। जिंगलान अभी भी उठ रही थी कि जैसे ही उठ रही थी, उठने की कोशिश कर रही थी और ठीक उसके सर के ऊपर बरस जाती है भाई ये। घुटने के मतलब बल थी और मजबूती थोड़ा-सा उठने की कोशिश कर रही थी। जिंगलान एकदम चिल्लाते हुए कहती है, "एक रैंक 7 ने मुझे घुटनों के बल ला दिया।" और जिंगलान उसी वक़्त चिल्लाती है क्योंकि भाई सब गिर गया था उसके ऊपर भाई क्या बोले? बहुत कुत्ता बना दिया इसका, बहुत गंदी एक तो क्या बोलूँ भाई? एक एक होता नहीं है जैसे तुम अगर कोई भी वो नहीं होता है बैटलग्राउंड गेम खेल रहे हो तो तुम्हारे साथ एक तुम्हारा फ्रेंड होता है डुओ में खेल रहे होगे, तो वो कहता है कि भाई मैं कवर दे रहा हूँ जा रश कर, सब सही होगा, तू रश कर बस, तू रश कर मैं हूँ कवर दे रहा हूँ। और बंदा कवर तो देता नहीं है, अपने ही बंदे को मरवा देता है। तो यही सीन हुआ था फेरिस ज़ेबी और ज़िंगलान के बीच में। क्या गंदा रश हुआ लेकिन सपोर्ट नहीं मिला भाई। फिर एक ह्यूज लाइटनिंग डोम सा बन गया। सब कुछ एकदम अजीब-सा था क्योंकि ड्रैगन ब्रेथ, मियाज़मा एवरीथिंग सब कुछ उसके ऊपर बैकलैश मार रहा था और सब लग रहा था। फेंगियन फुल कॉन्फिडेंट था और चिल्ला रहा था। वो कह रहा था कि रैंक 8 का पावर इम्प्रेसिव है बट ये तुम्हारी लास्ट स्ट्रेंथ होगी और मैरिड ड्रैगन फिर अटैक यूज़ करता है वो। फेंगयुआ ने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक चला दिया था मैरी ड्रैगन। सिल्वर जो ड्रैगन थे बहुत सारे स्केल्स वाले हर तरफ भर गए थे। हज़ारों ड्रैगन्स आ गए थे और सेंटर में यहाँ पे जिंगलान थी और सब उसके ऊपर ही टूट पड़े थे। जिंगलान गुस्से में कहती है डैम इट! ये छोटे कीड़े मुझे रोक नहीं सकते। फेंगयुआन तू कावर्ड है, सामने तू खुद आ। फेंगयुआन बस कॉर्नर में छुपा हुआ था और देख रहा था उसको और वो कंटिन्यूअस यहाँ पे मैरी ड्रैगन ही चलाया जा रहा था। जिंगलान और उन ड्रैगन को आसानी से मार तो रही थी बट भाई उसकी ऑरा तेज़ी से गिर रही थी। ऐसा मान लो बस फेंगयुआन उसको थका रहा है, उसका फ्यूल खत्म कर रहा है। क्योंकि हर किलर मूव पे रीजनल वॉल का बैकलैश भी उसको लग रहा था और उसके जितनी भी इंजरीज़ थी और ज़्यादा बैकलैश लग रहा था, तो और डेडली होती जा रही थी। हीलिंग भी बहुत मुश्किल थी। गो इमॉर्टल के जितने भी वुंड्स होते हैं नॉर्मली हील नहीं होते हैं। सिर्फ़ फेंगिवान का सवेनर इमॉर्टल बॉडी ही एक्सेप्शन था यानी एक्सेप्शन था कि वो बहुत जल्दी हील हो जाता है लेकिन बाकी लोग नहीं होते। चाहे इंजर्ड हो, जिंगलान फिर भी ड्रैगन को तोड़ रही थी, ब्रेकआउट करने लगी थी। स्पेक्टर स्वॉर्ड से लड़ चुकी थी तो एक्सपर्ट तो वो थी ही। फेंगिवान यहाँ पे उसका देख रहा था कि भाई इसका जो ऑफेंस है रैंक 8 लेवल का तो टच करता है, वो बड़ा खतरनाक ऑफेंस है, ये पक्का एकदम खतरनाक है। जिंगलान जैसे मॉन्स्टर को किल करना पॉसिबल नहीं लग रहा। फेंगयुआन सोच में कहता है, चाहे मैं इसे मार ना पाऊँ, इसका बैटल स्ट्रेंथ जितना वीकेन कर पाऊँ, फ्यूचर के लिए उतना ही बढ़िया मेरे को टाइम मिल जाएगा। वो एक फिंगर पॉइंट करता है और यूज़ करता है इमॉर्टल किलर मूव, डायरेक्शनल कन्फ्यूजिंग फॉग। ओरिजिनली पर्पल और स्मॉल रेंज फॉग फेंगयुआन ने मॉडिफाई करके स्टील्थ और थेफ्ट पाथ पावर को ऐड कर दिया था। ग्रेट थीफ इमॉर्टल गू कोर बना था और एनिमी की परसेप्शन को सील कर देता था, इसलिए फॉग फिर से रैंक 8 को इफ़ेक्ट कर सकती थी। पहले वाला रैंक 8 को इफ़ेक्ट नहीं कर सकता था, रैंक 7 और रैंक 6 को इफ़ेक्ट कर सकता है। जब डिवाइन बीन पैलेस वाला सीन चल रहा था, वहाँ पे जब इसने अटैक करा था, तब ये रैंक 6 और रैंक 7 को ही कर पाता था, रैंक 8 को नहीं। लेकिन अब फेंगिवा ने मॉडिफ़ाई कर दिया है, थेफ्ट पाथ जोड़ दिया, चीज़ों को जोड़ दिया, तो अब वो रैंक 8 को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। 1 सेकंड में मैसिव फॉग जिंगलान को सराउंड कर लेता है। उसकी डायरेक्शन, परसेप्शन, सोचने की एबिलिटी, जितना देखने-वेखने, जितना भी चीज़ें थी ना, सेंसेस थोड़े से खो से गए। सब उसका हिल गया। फेंगिवन इंस्टेंटली और मैरी ड्रैगन को भेज देता है ताकि और अटैक लगें। अब मैरी ड्रैगन भी उस पे लग रहे हैं, बैकलैश भी उसके ऊपर लग रहा है, हीलिंग भी नहीं हो रही है और सप्रेशन भी फ़ील हो रहा है इसका क्या कहते हैं, ये पूरी रीजनल वॉल का। जिंगलान तो भाई शॉक हो गई थी। वो कहती है, "ओह नो! मेरे पास कुछ इमॉर्टल गू मिसिंग है। इस लेवल का किलर मूव मैं अब ब्रेक नहीं कर पा रही।" वो बार-बार ट्राई करती है, अंदर से इमॉर्टल गू ऑरास फ्लेयर हो रही थी, पर सिर्फ़ थोड़ी-सी ही फॉग थिन हो पा रही थी, बाकी वो फॉग हट नहीं पा रहा था। फेंगियोन सरप्राइज़ था, वो कहती है, "हैं? ये तो रैंक 7 मूव था ना, लेकिन ये इसे तोड़ क्यों नहीं पा रही है, फॉग हटा क्यों नहीं पा रही है? देखो मूव रैंक 7 है, लेकिन रैंक 8 पे असर हो रहा है हल्का-हल्का।" फेंगियोन को लगा था ये मूव मैं छोड़ूँगा, थोड़ी देर के लिए ये जो मूव है इसके ऊपर लगेगा, कुछ सेकंड के लिए इसके ऊपर थोड़े से ड्रैगन लग जाएँगे मेरे और ड्रैगन का अटैक भी लग जाएगा, सही है। लेकिन उसको क्या पता था कि ये जो मूव है ये बंदी हटा ही नहीं पा रही मेरे रैंक 7 मूव को क्योंकि उसके पास गू मिसिंग है ना इसलिए। इंस्टेंटली उसकी आईज़ में शार्प सी एकदम लुक आ गया
और फॉग को उसने और ज़्यादा गैदर करना शुरू करा और दोबारा से वो यूज़ करने लग गया डायरेक्शनल कन्फ्यूजिंग फॉग दोबारा मारने लग गया क्योंकि उसे वीकनेस पता चल गया कि ये फॉग को हटा नहीं पा रही। लेयर ओवर लेयर पे लेयर आने लग गई। जिंगलान पूरी तरह से ट्रैप हो गई थी उस लेयर के अंदर। इतना सब मारने के बाद फेंगयुआन ने आगे कहा, सच में? ये सच में बाहर नहीं आ पा रही? वो बंदा थोड़ा-सा बिटर स्माइल देता है। अगर पहले पता होता तो ये मूव कब का यूज़ करके उसकी हालत खराब कर देता और भागना आसान होता। लेकिन अब उसे पता चल रहा है कि वो सच में इस मूव को मतलब कॉम्प्रिहेंड या काउंटर नहीं कर पा रही। पर कोई भी किलर मूव बार-बार यूज़ करो तो इफ़ेक्ट डाउन हो ही जाता है। लोग अलर्ट हो जाते हैं, क्लूज़ मिल ही जाते हैं। इसलिए इस मूव को लास्ट तक बचाना उसकी बेस्ट चॉइस थी। बस उसने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि जिंगलान सच में मतलब इस मूव को काउंटर नहीं कर पाएगी। बस ये उसके लिए एक बोनस चीज़ बन गई थी। जिंगलान कहती है ये तो सीरियस प्रॉब्लम है यार। उसे क्लियरली डेथ का प्रेशर फ़ील होने लगा था। तभी किल आवाज़ आती है हर साइड से। स्वॉर्ड ड्रैगन डायरेक्शनल कन्फ्यूज़ फॉग के अंदर से एकदम घुसते हुए उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। हर तरफ से अटैक हो रहे थे, वो देख भी नहीं पा रही थी। जिंगलान बाहर ब्रेक नहीं कर पा रही थी। फॉग में जितने भी अटैक थे सब फाइट उसके ऊपर मतलब सारे उसके ऊपर ही गिरे जा रहे थे। रीजनल वॉल उसको रिजेक्ट कर रही थी, किलर मूव्स के लग नहीं रहे थे, सीधा बैकलैश भी उसके ऊपर लगे जा रहा था। मतलब हर तरफ से लगे पड़े थे भाई इसके तो। जिंगलान कहती है क्या मैं थंडर घोस्ट ट्रू मोनार्क यही मरने वाली हूँ। ऑफ कोर्स तू तो डेड है भाई। तेरी फील्डिंग तेरी बंदी ने सेट करी है। हेवनली कोर्ट ने अपना बंदा मरवा दिया। जा भाई जा तू रश कर, मैं हूँ तेरे पीछे। क्या बोले। टाइम के साथ सीन और डेंजरस होता जा रहा था। जिंगलान अपने चेस्ट को देखती है। सबसे बड़ा गड्ढा तो वही वहीं पे था। हार्ट तक दिख रहा था उसका। उसका हार्ट एब्नॉर्मल था। धड़कता है पर्पल लाइटनिंग छोड़ता हुआ। ये उसका लास्ट ट्रम्प कार्ड था। फेंगयुआन इतनी देर तक अटैक करता रहा और फाइनली अब थोड़ा-सा लंबी सांस लेते हुए फेंगयुआन कहता है, यार इतनी बुरी हालत में भी लड़ रही है ये। विल तो इसकी खतरनाक है, अनब्रेकेबल लग रही है। वो समझ गया था कि टाइम वेस्ट करना रिस्क है। हेवनली कोर्ट कभी भी रिइंफोर्समेंट भेज सकती है और वो अगर अंदर आ गए तो इस बार फेंगयुआन भाई फँस जाएगा गंदा वाला। और हो सकता है जिंगलान के साथ और इमोर्टल्स आए हों, तो भाई वो भी दिक्कत दे देंगे। तो अब क्या पता स्पीड में फेंगयुआन से भी ज़्यादा तेज़ हों वो लोग, कुछ भी हो सकता है ना इसलिए। इसलिए फेंगयुआन ने बिना डिले करे पीछे हटने का चूज़ करा। वो रीजनल वॉल के अंदर डीप अंदर मूव कर जाता है। चलते-चलते वो घोस्ट ऑफिशियल गारमेंट को मॉडिफ़ाई करने की डिडक्शन करता रहता है। पर जितना भी मॉडिफ़ाई करे, ये जो लिमिट रैंक 7 से ऊपर नहीं जा रही थी, यानी रैंक 7 पे ही अटकी थी। इससे बेटर था कि घोस्ट ऑफिशियल गार मतलब घोस्टली कंसीलमेंट के साथ कनेक्शन डीपन करे। फेंगयुआन कहता है घोस्टली कंसीलमेंट रैंक 9 का किलर मूव है, डेप्थ पाथ का है, बट सोल परसेप्शन ब्लॉक करता है। परफेक्ट लिंक है, यामा इसी डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग बनेगा। करेक्शन डायरेक्शन मिलते ही वो नॉन स्टॉप डिडक्शन में लग गया। डेज़ और नाइट ऐसे ही निकलते गए। फाइनली यामा एक्टिवेट हो गया। नए वर्ज़न में घोस्टली कंसीलमेंट प्लस घोस्ट ऑफिशियल गारमेंट प्रॉपर्ली मर्ज भी हो गए थे और इस बार ज़ीरो रिजेक्शन था। यानी आपस में एक-दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे थे और अच्छा खासा पावर शो कर रहे थे। फेंगयुआन कहता है फाइनली सक्सेस। हेवनली कोड का डिडक्शन फिर से अब ब्लॉक हो गया था। डेंजर से अब सेफ हो गया था। पर यामा कैंसल करते ही वो फिर से एक्सपोज़ हो जाएगा, ये दिक्कत थी। वो नॉर्थर्न प्लेन्स की तरफ मूव कंटिन्यू करता है। नया यामा मेंटेन करने में इमॉर्टल एसेंस हैवी बर्न हो रहा था और जिंगलान की फाइट में उसका स्टॉक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। मैरी ड्रैगन मल्टीपल टाइम यूज़ करा गया, डायरेक्शनल कंफ्यूजिंग फॉग को मल्टीपल टाइम यूज़ करा गया, प्लस डिडक्शन सबने मतलब डिडक्शन जितनी भी करी सब चीज़ों में उसके और ज़्यादा एसेंस खा लिए गए, तो बहुत खत्म हो गया था उसका। लॉस ह्यूज था, गेन कम थे, पर जान बच गई थी, ये सबसे बड़ा गेन था। प्लस न्यू यामा वर्ज़न और थंडर घोस्ट ट्रू मोनार्क के 3 रिप्स बोन, ये भी थोड़ा बहुत उसे शायद मिल गए थे। फेंगयुआन कहता है ये बोन्स रेयर इमॉर्टल मटेरियल हैं, पर जिंगलान ने एक तरीके से रिलेटेड चीज़ें यूज़ करना रिस्की होता है। बेटर है ट्रेजर रिले हेवन में रख देता हूँ। यानी ना इसने क्या करा था देखो, जो इसने अटैक करा और मारा ना तो अब इसने क्या करा था, ये जो थंडर घोस्ट ट्रू मोनार्क थी इसकी बोन चुरा ली थी। ठीक है? उसकी बोन्स थी, उसकी चुरा ली थी बोन। उसकी हालत बहुत कुत्ते वाली बनी पड़ी है। बिल्ली का तो भाई कुत्ता बन गया क्या बताएँ। उसकी हालत बहुत ख़राब है। उसकी जो 3 हड्डियाँ थी वो चुरा के ले आया फेंगयुआन। अब इसे अपने पास रखेगा तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए वो सोच रहा है ट्रेज़र इले हेवन के अंदर रख देता है, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर उसने अपने पास रखा तो डिडक्शन का एक और क्लू मिल जाएगा फेरिज़िवी को और फिर वो और उँगली करेगी इसलिए। तभी हम आगे देखते हैं। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है हेवनली कोर्ट ग्रैंड हॉल के अंदर। फेरिज़िवी अपनी आइज़ खोलती है, डायरेक्शन स्टॉप करती है और थोड़ा-सा थका-सा फ़ील कर रही थी। वो कहती है फेंगयुआन के विज़डम पाथ अटेंडमेंट फिर से मेरे मेथड्स को डॉज कर गई। साइड में रैंक 8 चेनी कर्मा डिवाइन ट्री मेंटेन कर रहा था, एक्सप्रेशन उसका भी हैवी था। चेनी कहता है लेडी ज़िवी एक चीज़ रिपोर्ट करनी है। ज़िवी कहती है क्या हुआ?
डिडक्शन में फुली फोकस जीवी थी, इसलिए फेंग युआन का नेक्स्ट मूव सबसे पहले चेनी ने फील किया था। चेनी कहता है थंडर घोस्ट ट्रू मोनार्क के 3 रिप्स बोन ट्रेजर वाले हेवन में सेल के लिए डाले गए हैं। जीवी का फेस तुरंत ही चेंज हो गया, वो इंस्टेंटली ट्रेजर वाले हेवन से कनेक्ट करती है और चेक करती है। रिप्स बोन लिस्टेड थे और ऑलरेडी बहुत सारे गो इमॉर्टल बिल्ड्स वहाँ पे डिस्कस कर रही थी कि अरे भाई हमें खरीदना है, हमें खरीदना है। एक बंदा यहाँ पे कहता है अनबिलीवेबल, फेंग युआन की बैटल पावर इतनी हाई है। दूसरा यहाँ यहाँ पे वो बंदा कहता है ये बंदा बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, फुल डेमोनिक ओवरलॉर्ड बन चुका है। चेनी शायद कह रहा था ये। अदरवर्ल्डली डीमन प्लस रिबर्थ का चीट है इसके पास। ऑब्वियसली कल्टीवेशन एडवांटेज तो ह्यूज था। और ये तो जिंगलान यानी हेवनली कोड के थंडर घोस्ट ट्रू मोनार्क उसको भी सप्रेस कर गया। एक बंदा कहता है हेवनली कोड के टॉप फोर्सेस बोलते हैं पर ये रिजल्ट है, क्या बोले। इनमें से जो आधी नहीं मतलब एक लाइन थी वो जेनी भी सोच रहा था और ये जो बातें थी ये ट्रेजर इलेवन के अंदर हो रही थी, यानी बंदों को पता चल गया था कि ये शायद फेंगयुआन है जो बेच रहा है। और फेंगयुआन ने शायद सब कुछ बता दिया था कि ये सब है। क्या बोले अब, यहाँ वहाँ पे जो डिस्कशंस थे नॉन स्टॉप चल रहे थे। फेंगयुआन ने ना यहाँ पे एक तरीके से दिखा दिया कि मैं फेंगयुआन हूँ और मैं ये रिप्स बेच रहा हूँ, ये है थंडर घोस्ट ट्रू मोनार्क की रिप्स हैं जो कि हेवनली कोड की एक लौंडिया हुआ करती थी, उसके रिप्स है। मैंने उसको कुत्ते की तरह मारा, उसकी हड्डियाँ चुरा ली और यहाँ पे मैं बेच रहा हूँ। और सबके सामने ये चीज़ें थी, तो सब लोग यही बातें कर रहे थे कि देखो हेवनली कोड कहाँ बनती है और थंडर घोस्ट ट्रू मोनार्क की हड्डियाँ यहाँ बिक रही हैं, क्या सीन चल रहा है। तो क्या बोले ना, फेरीज़ी भी गुस्से में एकदम ट्रम्बल कर रही थी, काँप सी रही थी। फेंगयुआ ने सिर्फ बोन्स मतलब बेचना ही नहीं किया, वो बैटल का एडिटेड हाइलाइट जैसे वीडियो रिकॉर्ड करके जिस पार्ट में जिंगलान को एकदम ठोका पीटा कुत्ते की तरह मारा गया था उस पार्ट की वीडियोस भी बेच रहा था कि देखो देखो कैसे पीटा जा चैनी कहता है क्या हम ये जिंगलान को रिपोर्ट करें। जिंगलान बहुत मुश्किल से मैरिड ड्रैगन से निकली थी और डायरेक्शन कंफ्यूज फॉग भी तोड़ दिया गया था, पर तब तक फेंगयुआ वहां से गायब हो चुका था। और उस वक़्त ना फेरी ज़ीवी ना जिन बंदों को उसने भेजा था, वो लोग ट्रेस कर सकते थे, वो भी ट्रेस कर सकी थी। पर जिंगलान की हालत इतनी ख़राब थी कि उसने मतलब चेज़ कंटिन्यू नहीं करवाया। रेनफोर्समेंट आए और यहाँ से सब कुछ लेके चले गए। और वो सब साथ में थोड़ा बहुत चेज़ भी करा था। बट फेंगयुआ रीजनल वॉल के डीप एंड अंदर चला गया था, तो चेज़ भी ज़्यादा नहीं कर पाया और हट गए वो लोग भी। रेनफोर्समेंट के पास वहाँ घुसने के मेथड्स तो नहीं थे, बाउंड्री पे ही रुक गए थे। जिनलान के अंदर पूरा ह्यूमिलिएशन और गुस्सा भर गया था। बिना रेस्ट किए वो यहाँ से एकदम भाग रही थी, सब कुछ कर रही थी, एंड में जाके कुत्ते की तरह पीटा गया, तो ह्यूमिलिएशन गुस्सा तो भरा ही होगा। पर फिर ही मतलब जो फ़ेरिज़ी थे, डिडक्शन लॉस कर देती है, जिंगलान का मतलब टारगेट गायब हो गया। जिंगलान यहाँ पे भाई फुल गुस्से में थी और ट्रांसमिशन के थ्रू कहती है ज़ीवी, वो डीमन फेंगयुआन कहाँ गया? वो ईज़ी प्रे समझ के आई थी, पर खुद ही एक तरीके से यहाँ पे उसका मतलब भूत बन गया, तो क्या बोले, उसका ईगो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था इस चीज़ को, ईगो हर्ट हो गया था उसका। ज़ीवी कुछ सेकंड साइलेंट रही, फिर कामली जिंगलान को अपडेट देती है। जिंगलान कहती है व्हाट? तुम भी अब उसे लूज़ कर बैठी हो? तुम भी उसका पता नहीं लगा पा रही? वो गुस्से में थी एकदम। ज़ीवी सॉफ्टली समझाते हुए कहती है उसकी विज़डम पाथ अटेन्मेंट अब पहले जैसी नहीं रही। अब वो लांग ब्लेसलैंड ज़रूर जाएगा। हमें वहाँ सेटअप्स ऑलरेडी रेडी रखे हैं और इस फाइट में हमने उसके इमॉर्टल एसेंस को बहुत ज़्यादा वेस्ट करवाया है। उसके मल्टीपल ट्रम्प कार्ड रिवील करवा दिए फोर्स करवाने पर, और ऐसे ही गू इमॉर्टल को एक बैटल में फिनिश नहीं किया जा सकता। यानी मतलब ऐसा जो फेंगयुआन जैसा डीमन है उसको एक ही बैटल में फिनिश तो नहीं कर सकते ना। इसलिए इतना कुछ हमने जान लिया है, ट्रम्प कार्ड भी जान लिया है, सब कुछ करवा लिया है। हमें ये भी पता है कि वो ब्लेसलैंड जाएगा। हमने वहाँ पे सेटअप भी रखे, तो टेंशन मत लो, बस आ जाओ तुम। जिंगलान कुछ देर साइलेंट रहती है, फिर वो भी समझ जाती है। वो कहती है मैंने उसे अंडरएस्टिमेट किया था, वो सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, वर्दी ऑफ अ हेवेंस व्हील एंड शैडो सेट का चूजन। फिर वो फॉर्मली टोन में कहती है नेक्स्ट टाइम हम फाइट करें मैं सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करूंगी। जिनलान का एंगर अब वाइप आउट हो चुका था। शी वॉज अ बैक टू द हर हेवनली कोट एक्सपर्ट मोड, यानी अब वो वापस आ चुकी थी अपने एक्सपर्ट मोड में, एकदम खतरनाक लौंडिया में। एकदम क्लियर हो चुका था उसका हेड और कंपोस्ट फील कर रही थी। फेरी जीवी ने आगे सॉफ्टली हिंट दिया। वो कहती है फेंगयुआन से भी ज्यादा ट्रबलसम एक और मैटर है हमारे पास। जिंगलान जो थोड़ी देर पहले शांत हुई थी इंस्टेंटली फिर से रेज मोड में आई। जिंगलान कहती है व्हाट? वो मेरे रिप्स बोन बेच रहा है? ये तो हद हो गई। वो ट्रेजर वाले हेवन से कनेक्ट करती है, अपने 3 रिप्स बोन लिस्टेड देखकर आंखों में भाई एंगर भर गया था। फिर जब वो फेंगयुआन के वो जो सेंसस था उसको देख लेती है तो लिटरली भाई दांत पीसती है। जिंगलान कहती है उसको पकड़ लिया ना तो उसकी खाल उतार दूंगी मैं किसी दिन। थोड़ी देर बाद लंबी सांस लेते हुए सोचती है और कहती है ही डेफिनेटली रिसोर्स मतलब रिसोर्स को बंद करके वीक हुआ होगा, इसलिए उसने बोन को सेल कर रहा है ताकि मतलब कुछ पैसे आ जाएं। फाइन कोई नहीं, मैं ही खरीद लूंगी। वो तो एक तरीके से एक तो हीलिंग के लिए भी और दूसरा हेवनली कोड को डेली एक तरीके से मतलब
दिखाना है कि भले मेरी ईगो, यार देखो ईगो उसका हर्ट हो चुका है तो उसको मेंटेन करने के लिए वो एनिनम वो होता है ना, एनिनम, अरे क्या कहते हैं, अननोन विल, ठीक है, अननोन विल यूज करती है और आइडेंटिटी को हाइड करके जाती है पूछने की क्या प्राइस है। जिंगलान अब भेस बदल के गई थी तो पूछती है क्या प्राइस रखा है भाई इसका। फेंगयुआन की विल कहती है आप कौन, आपकी तारीफ। जिंगलान कहती है मैं ईस्टर्न सी से हूँ, इंटरेस्टेड हूँ इन रिप्सबोन में, तो बताइए जरा। फेंगयुआन की विल हंसते हुए कहती है इंटरेस्टेड हो, बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं, मुझे दिखाओ कि तुम कितने इंटरेस्टेड हो। जिंगलान कहती है हाई प्राइस भी दूंगी, टेंशन मत लो। फेंगयुआन की विल कहती है कोई फायदा नहीं, मैं बेच ही नहीं रहा। जिंगलान कहती है तो लिस्ट क्यों रखा है भाई। फेंगयुआन कहता है विल, मतलब जो उसकी विल थी वो कहती है मजा आ रहा है ना इसलिए लिस्टिंग पे रखा है, कुछ प्रॉब्लम है तुझे। जिंगलान भाई मुंह से खून उगल देती है, वो कहती है फेंगयुआन मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये बंदी खरीदते, इसे क्या लग रहा था पैसों की कमी है भाई के पास जो बेच रहा है। 10 दिनों बाद देखते हैं, लैंग ब्लेसलैंड का इमॉर्टल फॉर्मेशन ब्राइट शाइन करता है, रेडियंस फेड होता है और फेंगयुआन कामली वॉक करते हुए आता है। पूरे दिन रात यामा मेंटेन करते हुए वो यहाँ तक ट्रैवल करके आया था। फाइनली वो यामा को कैंसिल करता है और रिलीफ की सांस लेता है क्योंकि अंदर अब वो आ चुका है और अंदर डिडक्शन काम नहीं करेंगे ना, इसलिए अब वो सेफ है। लैंड स्पीड इमीडिएटली ग्रीट करता है और हैप्पी मूड में था। लैंड स्पीड का फ्रेंडली टोन सीधा मतलब एक रीजन था कि ट्रेजर वाले हेवन में जिंगलान के रिप्स बोन डिस्प्ले हुए थे, यानी उसने भी देख लिया था कि कैसे जिंगलान फेंगयुआन के पीछे पड़ी थी और फेंगयुआन ने कुत्ते की तरह मार के उसकी हड्डियां लिस्टिंग पे लगा दी ट्रेजर वाले हेवन के अंदर। तो इस चीज को देख के बड़ा खुश हो रहा था क्योंकि भाई जिंगलान हेवनली कोड की बंदी थी और हेवनली कोड जस्ट उसके ब्लेसलैंड पे अटैक करके गया है, तो उसके एक रैंक 8 बंदे की कुत्ते वाली हालत देखकर उसको बहुत खुशी हुई थी, मजा आ गया था, दिल को सुकून मिला था ब्लेसलैंड की स्पिरिट को। वेरिएंट ह्यूमंस के लिए प्योर होप की सनशाइन थी फेंगयुआन। हेवनली कोड का टॉप एक्सपर्ट जिंगलान को फेंगयुआन ने भाई कुत्ते की तरह मारा। वेरिएंट ह्यूमन के अंदर तो भाई मोराल बूस्ट हो गया था। लैंडस्पीड एक्साइटेड था और कहता है एल्डर फेंगयुआन कमाल का काम करा है तुमने भी। रॉकमैन रेस पे प्रेशर क्रिएट हुआ है, अब तुम आए हो तो उनसे इमोरल रॉक ड्रैगन बोरो करवा लेंगे, फिर हमारे पास से 3 रैंकेड बेटर स्ट्रेंथ होंगी और ब्लेस लैंड मूव करना भी ईजी होगा। फेंगयुआन इंटरनली अलर्ट था, हेवली कोड के ट्रैप्स को पता था उसको, तो अभी भी एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं था ज्यादा। वेरिएंट ह्यूमन को इमोर्टल ग्रुप्स भी वेलकम करने आ गए थे और सब हैप्पी थे। स्नोमैन बिग युआन प्रेस करते मतलब प्रेस देती हुई कहती है, बिग युआन कहती है एल्डर फेंगयुआन सीरियसली नेक्स्ट लेवल हो आप तो, थंडर घुस्ट ट्रू मोनार्क भी तुमसे हार गई, तुम ऑफिशियली नंबर 1 रैंक 8 सॉरी रैंक 7 बन चुके हो। है नंबर 1 रैंक 7, फेंग जूजे को भूल गए क्या तुम। पहले फेंग युआन और फेंग जूजे दोनों रैंक 7 के टॉप मतलब कंसिडर किए जाते थे, पर अब फेंग युआन की पब्लिक बैटल हाईलाइट ने पूरे वर्ल्ड को शेक कर दिया और फेंग युआन को ऑफिशियली फेंग जूजे से भी ऊपर रख दिया गया था। फेंग जूजे अपनी लांग्या इन्वेजन पब्लिक नहीं कर सकता था, तो फेंग युआन की रेपुटेशन फुल डोमिनेंस में ऊपर आ गई थी। अगर फेंग जूजे भी अपना रिवील कर देता था कि देखो मैं भी तो घुसा था लांगिया ब्लेस लैंड के अंदर चोरी करके आया हूँ, तो उसकी भी रेपुटेशन ऊपर आती। लेकिन अभी फेंगयुआन के ऊपर है, तो जो दिखता है सो बिकता है, वही चीज़ है। फेंगयुआन अभी रैंक 7 पे टॉप पे आ चुका था फेंग यूजे से भी ऊपर। हालांकि हम जानते हैं फेंग यूजे अभी भी टॉप पे ही है, मतलब तुम तो जानते हो और मैं भी तो जानता ही हूँ। यार वो टॉप पे है यार, उसके पास इतने खतरनाक मूव है, मतलब दाव मार्क का सवाल है। ऊपर से अगर फेंगयुआन के पास रिवर्स प्रोटेक्शन सील ना हो तो भाई फेंग यूजे तो फेंग यूजे क्या, सीन तो बड़ा गंदा हो जाएगा। फेंग यूजे तो फिर भी लड़ लेगा, उसके पास ये चीज़ें ना हो तब भी। आगे देखते हैं, फेंगयुआन की फाइट का इम्पैक्ट पूरा डिपेंड करता था अपोनेंट पर। रैंक 6 या रैंक 7 को हरा देता था कोई बड़ा शौक नहीं होता, बट थंडर घुस्ट ट्रू मोनार्क एक फेमस रैंक 8 उसको मार पीट कर वापस भेजना, यही पूरा गेम चेंजर था। सच बोलूं तो फाइट इजी नहीं थी, पर जितना भी डिफिकल्ट थी रिजल्ट इनफ था। फेंगयुआन ऑफिशियली वर्ल्ड का नंबर 1 रैंक 7 बन चुका था। फेंग जीजे सीधा ओवरशैडो कर दिया गया था, फेंगयुआन सबसे ऊपर था। इस बैटल के बाद फेंगयुआन का नाम पूरे वर्ल्ड में ब्लास्ट हो गया था। इवन रैंक 8 इमॉर्टल भी अब उसको हल्के में नहीं लेंगे। ये सब पर्पसली प्लान था। बैटल लूज हुआ, रिट्रीट उसने खुद इनिशिएट किया था, पर गेंस बहुत ज्यादा थे, लूज कम हुआ है गेंस ज्यादा हुए हैं। 3 हड्डियां यानी 3 रिब बोन्स को जो रियल वैल्यू थी उसका, तो भाई उसकी कोई वैल्यू ये नहीं थी कि इमॉर्टल एसेस स्टोन या वो खरीदने वाली पैसों वाली कोई वैल्यू नहीं थी। उसकी वैल्यू बस इतनी थी कि सामने वाले की जलानी है गंदी वाली, उसको लिस्ट करके छोड़ दो, बेचेंगे नहीं, बस दिखा के रखेंगे देखो हमने पीट के इसकी हड्डियां बेच रहे हैं, ऐसे टाइप का है ना, तो इंसल्ट टाइप का। फेंगयुआन ने उन्हें डिस्प्ले करके पूरे गुई इमॉर्टल वर्ल्ड को शेक कर दिया था। चूडू भी कंफ्यूज था, वू योंग भी थोड़ा सा अनॉय फील कर रहा था, लू वाइयन तो हेल्पलेस था। लांग ब्लेस लैंड लौट कर उसको इंस्टेंटली डिफरेंस फील हुआ था। वेरिएंट ह्यूमन इमॉर्टल का एटीट्यूड भाई 180 डिग्री चेंज हो गया था, प्योर रिस्पेक्ट हो गई थी भाई यहाँ पे। तो हेवनली कोड का थ्रेट लटक रहा था, लेकिन अब वो थ्रेट भी फेंगयुआन के सपोर्ट से गायब हो चुका था।
इमोलर इमोरियल रॉक ड्रैगन प्लस बस एक बीस्ट था। एशियन बैटल फॉर्मेशन हेवली जायंट सोलार भी एक तरीके का रैंक 8 पावर थी जो कि लिमिटेड है। देखो बीस्ट में दिमाग नहीं होता, चोमू होते हैं। फॉर्मेशन या सोलार ये जो भी चीज़ें इनमें कंजप्शन ज़्यादा होता है, चीज़ें ज़्यादा लगती हैं, कोई एक दिक्कत होती है तो पूरा कोलैप्स पड़ जाता है। लेकिन फेंगयुआन वो तो एक असली इंसान है जिसकी पावर रैंक 8 वाली एक्सपर्ट वाली है। तो भाई तो वो इन सब चीज़ों से ऊपर है ना, उसको इन सब चीज़ों से ऊपर रखा जाएगा, ये बात थी। इसलिए अब सब रैंक 7 या हो या रैंक 8 कोई भी उसे लाइटली तो नहीं देखेगा और रिजल्ट सामने था और कोई भी हल्के में नहीं लेगा फेंगयुआन को। रिटर्न पर सब वेलकम करने आ गए थे। फेंगयुआन का टोन भी कोल्ड था, सिर्फ लांग या प्लस लैंड स्पीड और बिंग युआन से ही थोड़ा बात करी थी। शूअर को तो भाई सर हिला के मतलब देखा था बस, और कुछ नहीं। और शूअर तो शर्मा गई थी, स्नोमैन भी खुश थे। फीस्ट करने का आइडिया आया। फेंगयुआन कहता है सिचुएशन डेंजरस है, अभी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। सब इंस्टेंटली एग्री कर गए, उसका स्टेटस अब ऑलमोस्ट रैंक 8 लेवल पर आ चुका था। फिर वो ब्लंटली बोलता है, फेंगयुआन कहता है सब जाओ, मुझे फर्स्ट सुप्रीम एल्डर से प्राइवेट में बात करनी है। और सब इमोर्टस क्वाइटली चले गए। फेंगयुआन लैंड स्पीड को वॉइस ट्रांसमिट करते हुए बात करता है। फेंगयुआन कहता है मैं पहले लांगे सेट का फर्स्ट मतलब सुप्रीम एल्डर था अलायंस के बाद में। अब ये सिंसेरिटी सुनकर लैंड स्पीड के दिल में बर्डन हल्का हो गया था। मतलब इसका कहना ये था कि मैं पहले ना सुप्रीम एल्डर हूँ ब्लेस लैंड का, तो ये जो जितने भी लोग मेरे से मिलने आए हैं अलायंस वलायंस है, अलायंस बाद में एल्डर पहले हूँ मैं, इसलिए तो इन सबको मैंने हटा दिया ताकि मैं तुमसे प्राइवेटली बात कर पाऊँ, तुमसे अच्छे से डिस्कस कर पाऊँ। इनसे तो बाद में बात करेंगे, हालांकि इनके गले के ऊपर भी तलवार लटक रही है हवेली कोड की, लेकिन उनसे बाद में बात करेंगे, पहले आप जरूरी हो मेरे लिए। मस्का मार रहा है भाई से। दोनों टेलीपोर्ट होके फर्स्ट क्लाउड सिटी में आते हैं। लैंडस्पीड बड़े टोन में कहता है हमारा परसीवेबल दाओ इमॉर्टल गू बता रहा है कि हेवली कोड के ब्लेस लैंड मतलब हेवली कोड ने ब्लेस लैंड के अंदर, हमारे ब्लेस लैंड के अंदर डेंजरस अरेंजमेंट छोड़े हैं। मूव करना है तो पहले ये जो हार्मफुल दाव मार्क है इनको रिमूव करना पड़ेगा। फेंगयुआन सरप्राइज था, वो कहता है फर्स्ट सुप्रीम एल्डर तुम रिफाइनमेंट पाथ में प्रो हो, इतने प्रोफेशनल हो के भी ये तुम्हारा फील्ड ही तो है, तो कुछ करो ना, तुम मुझे क्या बता रहे हो। लैंड स्पिरिट फ्रस्ट्रेटेड था, कहता है हेवली कोड उनके मेथड नेक्स्ट लेवल हैं। मैं ऑलमोस्ट सब ट्राई करा, इन दाव मार्क पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इस बात पर फेंगयुआन की आंखों में शार्प लाइट फ्लिकर हुई। और बोला जाए तो भाई हेविली कोड ने ना पूरा होमवर्क कर लो या कुछ भी कह लो कि भाई पूरा रेडी एकदम एनालिसिस करके फुल प्लान करके आए थे, अच्छे से मूव करा था। उनका फाउंडेशन इतना डीप था कि उन्हें पता था कि अगर कोई भी डिस्कवरी कर भी ले तब भी वो तोड़ना ईजी नहीं होगा जो उन्होंने छोड़ा है। लग रहा था फेरी जीवी ने ऑलरेडी लांग या लैंड स्पीड की पूरी कैपेबिलिटी कैलकुलेट कर ली थी। फेंगयुआन मन में सोचता हुआ कहता है क्या मेरा सेल्फ क्लीजिंग मूव यहाँ काम करेगा। और वो थोड़ा सा अजीब लग रहा था क्योंकि इसके पास जो वो क्या नाम है, इनएक्सटिंग्विशेबल स्टार टारगेट है ना, टारगेट भी इसे हटाया था लेकिन अभी ट्राई नहीं करा। यानी उसके पास जो इनएक्सटिंग्विशेबल टारगेट स्टार टारगेट, ये जो अटैक स्टार टारगेट हम इसे कहेंगे, छोटा नाम ये बढ़िया लगता है। स्टार का टारगेट जो भी था इससे वो चीज़ों को हटा लेता था जो उसके ऊपर दाव मार्क लगे थे। अरे फेरी सीवी ने भी उसे एक बार ट्रेस नहीं करा था, पकड़ लिया था वेस्टर्न डिजर्ट में, बंदा भागे जा रहा था, ट्रेस कर रही थी उसको, तो उसको हटाने के लिए उसने एक फॉर्मेशन इन सब चीज़ों का यूज़ करा था। तो सोच रहा है कि उन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करके मैं इसको भी हटा लूँ जो यहाँ पे दाव मार्क छोड़े गए हैं, ताकि सब आसान हो जाए। लेकिन अभी तक उसने यूज़ नहीं करा, कुछ ट्राई नहीं करा, तो कुछ पता नहीं है कि अच्छे से काम करेगा कि नहीं। फेंगयुआन सीधा बोलता है फर्स्ट सुप्रीम एल्डर रिफाइनमेंट पाथ की ट्रू मीनिंग मुझे दे दो। जब मैं क्वासी सुप्रीम ग्रैंड मास्टर बन जाऊंगा मैं ये दाव मार्क क्लियर कर दूंगा। लांगे लैंडस्पीड का फेस तुरंत ही बिगड़ गया, ये उसका सबसे प्रीशियस ट्रेजर था और अब एक ह्यूमन को देना पड़ रहा था। पर मजबूरी थी, सिचुएशन भी डेंजरस थी। उन्होंने मतलब एक तरीके से मतलब हाँ तो कह ही दिया था जल्दी जल्दी में, तो अब क्या करें। कुछ देर बाद फेंगयुआन ने पहली बार लॉन्ग हेयर इंस्ट्रक्टर की रिफाइनमेंट पार्ट ट्रू मीनिंग देखी। डायमंड लाइक थी, क्रॉस लेग बैठी थी, विल स्टैचू जैसी थी, बिल्कुल स्टील जैसी। और स्टील एकदम। अरे इसका थंबनेल तुमने देखा होगा, थंबनेल में देखो, जब पहली बार लॉन्ग हेयर इंस्ट्रक्टर को इंट्रोड्यूस करा गया था तो मैंने थंबनेल में उसको बिठाया हुआ दिखाया है। ये फोटो भी बहुत जगह फेमस है और मैंने भी इसको थोड़ा सा बढ़िया बना के दिखाया था। तो थंबनेल में तुमने देखा होगा लॉन्ग हेयर इंस्ट्रक्टर आराम से बैठा हुआ है, तो यही उसकी विल है, यही ट्रू मीनिंग है, तो याद रखना ठीक है, यही वो ट्रू मीनिंग है। लांग या लैंडस्पीड ने मुश्किल से बोला तुम ले लो अब ये। फेंगयुआन सिर्फ एक स्टेप लिया और ट्रू मीनिंग डायरेक्ट उसके माइंड में एब्जॉर्ब हो गई, दिमाग के अंदर ब्लाइंडिंग लाइट एकदम फैल गई। पेंगुइन तुरंत ही बैठ गया, आंखें बंद करी और विजडम पाथ के मेथड एक्टिवेट करे। अंदर थॉट का सुनामी था, हर एक विल जाकर ट्रू मीनिंग से टकरा रही थी, एब्जॉर्ब कर रही थी। कुछ घंटों में सब कंप्लीट हुआ। लॉन्ग हेयर सेक्टर का पूरा रिफाइनमेंट पाथ अंडरस्टैंडिंग फेंगयुआन का बेस बन गया था। रिफाइनमेंट पाथ अटेंडमेंट अब फाइनली डायरेक्ट स्ट्रेट जंप मारी है उसने और सीधा पहुंच चुका है उसका क्वासी सुप्रीम ग्रैंड मास्टर पर। फेंगयुआन भी शॉक था, वो कहता है ये तो लिटरली लिटरली वन स्टेप टू हेवन है। वो
अब वो ना स्टिल बैठा हुआ था, इस एडवांसमेंट को प्रॉपर्ली फ़ील कर रहा था। रिफाइनमेंट पाथ एक क्रूशियल पाथ था, गू रिफाइन करने का किंग पाथ था और अब फेंग यून उस फ़ील्ड का ऑलमोस्ट अनबीटेबल मास्टर बन चुका था। उसने टेस्ट किया कि एक मॉर्टल गू रेसिपी देखी और एक ग्लास में ही पूरा फोटोग्राफिक मेमोरी की तरह याद कर लिया और समझ गया सब कुछ। उसके पास्ट, पिछला, उसके पैदा होने से लेके कैसे क्या सब कुछ पता चल गया उसको। इमॉर्टल रेसिपी देखी, दिक्कत ज़्यादा थी बट अब प्रॉब्लम ईज़िली क्लियर हो रही थी। रैंक इट रेसिपी देखी, विज़डम पाथ लगानी पड़ती थी पहले उसको ये सब चेक करने के लिए, लेकिन अब ऐसे ही देखते ही समझ गया था। ज़ीरो थॉट में एरर था, यानी कोई एरर नहीं शो हो रहा है, एकदम आराम से सब समझ जा रहा था। इनकम्प्लीट रेसिपी देखी, पहले 1000 गुना देखता था, 1000 गुना चीज़ें करता था, इनकम्प्लीट रेसिपी को देखकर समझता था, लेकिन अब एक ही ग्लांस में समझ गया था। फेंग यून सोचते हुए कहता है, हिस्ट्री में सिर्फ 3 सुप्रीम ग्रैंड मास्टर थे और मैं टॉप 10 में आ चुका हूँ। बैटल स्ट्रेंथ सेम थी पर एक तरीके से पर्सपेक्टिव स्काई हाई हो गया था। जैसे वो पूरे गो वर्ल्ड कल्टीवेशन के टॉप व्यू से एनालाइज़ कर रहा हो, नीचे देख रहा हो। फिर एक थॉट उसके मन में आता है, वो कहता है नेचर, यूज़, रिफाइनमेंट, ये तीनों एक ही चीज़ के पार्ट्स हैं। नरिश, यूज़ और रिफाइनमेंट, सॉरी नेचर कह दिया मैंने, वो गलत बोल दिया। नरिश यानी नरिश करना, यूज़ करना और रिफाइन करना। तो ये सब एक ही चीज़ के पार्ट है, यानी पहले नरिश करो, फिर उनका यूज़ करो, फिर रिफाइन करो। एक कंप्लीट रेसिपी देखकर वो डायरेक्टली बता सकता था कि उस गू को कैसे नरिश किया गया है, कैसे यूज़ किया गया है और कैसे रिफाइन किया जाएगा। और तब उसके अंदर एक धमाका-सा हुआ। वो कहता वेट, वेट यार, वेट, कोई भी किलर मूव, मॉर्टल हो या इमॉर्टल, असल में एक इनकम्प्लीट गू रेसिपी ही होती है। ये रियलाइज़ेशन आते ही फेंग यून का पूरा बॉडी एकदम झटका सा खा गया। और इसी के साथ एपिसोड करते खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन नहीं, दोबारा वापस आओ, ठीक है? रिफाइनमेंट पाथ का सबसे बड़ा ड्रीम यही था कि सारे किलर मूव को कंबाइन करके एक सिंगल गू वर्म बनाना। यानी जैसा उसने बताया ना कि जितने भी गू वर्म या रेसिपी जो कुछ भी है, सब एक इनकम्प्लीट रेसिपी है और सबको कंबाइन करना ही एक ड्रीम है, एक सिंगल गू वर्म बनाना। जैसे मॉर्टल किलर मूव सेल्फ स्ट्रेंथ, शू शियान अर ने अपनी बेटी हाई लाउलान के लिए बनाया था। सेल्फ स्ट्रेंथ पाथ का कोर था, जो कि सेल्फ स्ट्रेंथ, लेकिन सोल और क्यूआई पाथ का भी टच करता था इसके अंदर कुछ चीज़ें। एक्टिवेट होते ही एक ह्यूमन लाइक पैंथम बन जाता था और गो मास्टर की इनर कॉन्शियसनेस का रिफ्लेक्शन था और ये पैंथम खुद चेस भी करता था। इस मूव में टोटल 50 गुवम लगे थे, मतलब लगते थे। फेंग युआन की नई समझ के हिसाब से कोई भी किलर मूव बराबर इनकम्प्लीट गू रेसिपी होगी और मतलब सेल्फ स्ट्रेंथ को अल्टर करके, मटेरियल्स को चेंज करके उससे एक सेल्फ स्ट्रेंथ गू रेसिपी कन्वर्ट किया जा सकता था। और जब वो गू रिफाइन हो जाएगा, सिर्फ एक गू एक्टिवेट करने से पैंथम आ जाएगा और 50 गूअम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बेनिफिट ऑब्वियस होता है, मतलब ऑब्वियस सा बेनिफिट है कि अल्ट्रा फास्ट एक्टिवेशन होगा, एसेंस का कंजप्शन भी लो होगा क्योंकि 50 गूअम है नहीं, एक ही को एक्टिवेट करना है, और कन्वीनियंस भी हाई नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल ये था कि इमॉर्टल किलर मूव मेरिट सेल्फ, ये फेंग युआन का अपना मास्टर लेवल क्रिएशन था, एंस्लेवमेंट पाथ प्लस स्ट्रेंथ पाथ का फ्यूजन था। इसमें ड्रैगन, हॉर्स स्पिरिट, 3 हेड 6 आर्म और थंडर एक्सप्लोजन, लेपर्ड रश और पता नहीं कितने मूव कंबाइन थे। कोर इमॉर्टल गू सेल्फ स्ट्रेंथ, पुलिंग माउंटेन, पुलिंग वाटर, क्लीन सोल और बाकी डजन्स ऑफ सपोर्ट गू थे। ये मूव इंसेन कॉम्प्लिकेटेड था, फेंग युआन ने इतना प्रैक्टिस किया था कि वो एक तरीके से इंस्टेंट बन गया था उसके, कि जैसे ही कोई चीज़ें अटैक होंगी या कुछ होगा, मैं तुरंत ही एक्टिवेट कर दूंगा, इंस्टेंट बन चुका था उसकी ये। लेकिन अगर ये सब रिफाइन होकर मेरिट सेल्फ इमॉर्टल गू बन जाए, तो बस इमॉर्टल एसेंस को इनपुट करो और थाउजेंड्स ऑफ पैंथम अपने आप ही रेडी हो जाएंगे। पहले पॉसिबल नहीं था, पर अब क्वासी सुप्रीम रिफाइनमेंट मास्टर बन चुका है अपना भाई, तो सब पॉसिबल है। फेंग युआन के दिल में एक्साइटमेंट उठी, पर वो शांत रहा। फेंग युआन सोचता है, अब मैं किलर मूव को गू वर्म में एविलेट कर सकता हूँ, पर सब किलर मूव कन्वर्ट नहीं होते। कुछ मूव जैसे पर्पल ब्लड रिवर फॉर्मेशन, इग्नाइटेड थॉर्ड फ्लाइंग रॉक और मल्टीपल इमॉर्टल गू भी, मतलब इमॉर्टल इमॉर्टल गू से ही बनते हैं, उन्हें एक गू में कंप्रेस नहीं किया जा सकता। यानी देखो, कुछ चीज़ें कंप्रेस हो सकती है, कुछ चीज़ें कंप्रेस नहीं हो सकती। और उसमें ना देखो, प्रोस भी होते हैं और कॉन्स भी होते हैं। जैसे प्रोस ये हैं कि एक्टिवेशन सुपर क्विक होगा, मेंटल लोड भी कम होता है और कन्वीनियंट भी रहता है। लेकिन कॉन्स ये हैं कि रिफाइन करते वक्त शायद दूसरे इमॉर्टल गू को सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। सिंगल गू लिमिटेड दांव होते हैं, पावर किलर मूव जितनी हाई नहीं रहेगी, इसलिए दिक्कत हो सकती है। एक गू को काउंटर करना ईजियर होता है, बाकी को शायद नहीं कर पाए। किलर मूव का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो सकता है, अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, यानी जो हमने सोचा वैसा ना आए, कुछ अलग चीज़ें आ जाए, मुश्किलें आ जाए, रिड्यूस करना मुश्किल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सारे कॉन्स थे। और सबसे बड़ा कौन ये था कि ये जो मेरिट सेल्फ गो डिफाइन हो जाए, तो उसका फर्दर अपग्रेड पोटेंशियल खत्म, यानी एक बार गो डिफाइन हो गया तो उसके आगे अपग्रेड नहीं होगा। जब किलर मूव वर्जन इन्फिनिट ट्विक हो सकता है, जैसे स्ट्रेंथ पाथ, जायंट हैंड, रिवर्स फ्लो, प्रोटेक्शन सील जैसे वेरिएशन। फेंग युआन ने कामली कैलकुलेशन निकाला, कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन ये था कि हर किलर मूव को गू में कन्वर्ट करना स्मार्ट नहीं होता। कब क्या रिफाइन करना है, यही असली मास्टरी है।
यानी वो बात आ गई ना कि तुम्हारी गाड़ी खराब है, तुम्हारी बाइक खराब है, एक गाड़ी वाले के पास जाओगे तो वो 5 मिनट में गाड़ी ठीक कर देगा एक हथौड़ा मार के, लेकिन हथौड़ा कहाँ मारना है? वैसे ये क्या बकवास कर रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ, हथौड़ा कहाँ मारना है, इसके पैसे लिए हैं उसने, वरना हथौड़ा तो कोई जहाँ मर्ज़ी मार दे। अब आगे देखते हैं, फेंगयुआन कामली कंक्लूजन भी निकाल चुका था और उसका यही कहना था कि ओवर बेनिफिट किलर मूव को गू वॉर्म में एवेलेट करना ज़्यादा ही हाई है। गू तो वैसे भी ओरिजिनल किलर मूव का कोर बन सकता है, पावर बढ़ जाती है और रिड्यूस करना भी मुश्किल हो जाता है। और वो कॉन्फिडेंट होके कहता है, चाहे कुछ इमॉर्टल को रिफाइन करते टाइम सेक्रीफाइस भी हो जाए, मैं उन्हें दोबारा रिफाइन कर सकता हूँ। ये एबिलिटी फेंगयुआन के लिए इंसेन यूजफुल थी। मैरिड सेल्फ एग्जाम्पल था कि रिवर्स स्लो पोटेशियल सील वैसे भी ट्रबलसम था और लॉन्ग प्रिपरेशन टाइम था इसका, बहुत सारे स्टेप्स थे, एक छोटी सी मिस्टेक और बैकलैश लगता। अगर उसके पास मेरिट सेल्फ इमॉर्टल गो होता तो वेरिएशन मूव जैसे रिवर्स स्लो सील को सिंप्लीफाई करके सुपर फास्ट एक्टिवेट कर सकता था, डायरेक्ट बैटल स्ट्रेंथ बूस्ट हो जाती, यानी एक्टिवेशन टाइम नहीं लगता। यानी अगर तुम थोड़ा साधारण भाषा में समझो तो ऐसी चीज़ है कि मान लो कि तुम्हें ना चीज़ों को करने के लिए कुछ नहीं करना। जैसे ये है कि फेंगयुआन को ना पहले क्या करना पड़ता है, ड्रैगन में ट्रांसफ़ॉर्म होने से पहले, भाई को पहले 1000 गू स्टार्ट करने पड़ेंगे, इंजन में लातें मारनी पड़ेंगी, तब जाके कहीं उसकी स्कूटी चालू होती है और ये स्कूटी चालू होने के बाद भाई को फिर ये देना पड़ेगा, वो लगाना पड़ेगा, इतने मतलब मैनुअली काम करना पड़ेगा। अरे होती नहीं, कार होती है ना ऑटोमेटिक और मैनुअल होती है। तो ये मान लो कि ये कह रहा है कि मैनुअली काम करना पड़ता है। अभी जो काम है मेरा मैनुअली चल रहा है, लेकिन अब जो मैं अगर क्या करूँ कि सारे गू को मिक्स करके एक ही गू बना दूँ जिससे एक ही बार में कुछ ज़्यादा ना करना पड़े, सब एक ही बार में काम हो जाए, तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। यानी मैनुअल गाड़ी चलाना और ऑटोमेटिक गाड़ी चलाना, ऐसे टाइप का सीन हो जाएगा। उसके पास किलर मोव बहुत थे पर फ्रीक्वेंटली यूज़ कुछ ही होते थे, जैसे मैरिड सेल्फ, सिंगल इमॉर्टल गो में कंडेंस हो सकता है। इसको करा जा सकता है ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर। पर्पल थॉट स्टारलाइट, मल्टीपल इमॉर्टल गो में कन्वर्ट करा जा सकता है इसको। तीसरा यानी था एशियन स्वॉर्ड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन, एक सिंगल गो में इसको कन्वर्ट करा जा सकता है। और फिर से मैरिड सेल्फ प्लस एशियन स्वॉर्ड ड्रैगन गो, सुपर क्विक मैरिड ड्रैगन अनलीश करा जा सकता है। यानी भाई कहना चाह रहा है कि पहले क्या करो, मैरिड सेल्फ जो है, जो कि सिंगल इमॉर्टल गू में कंडेंस हो सकता है, यानी ऑटोमेटिक बनाया जा सकता है, तो इसको पहले ऑटोमेटिक कर दो, ताकि सारे गूओं को मिक्स करके एक ही बना दो, जिसका नाम मैरिड सेल्फ गू रख दो। फिर उसके बाद क्या करो, एशियन स्वॉर्ड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो एक किलर मूव है, लेकिन क्या करो उसको मिक्स करके एक गू ही बना दो कि तुम उस गू को एक्टिवेट करो तुम ड्रैगन बन जाओगे। फिर क्या करो, इन दोनों जो मैरिड सेल्फ है और ड्रैगन वाला गू है, इन दोनों को मिक्स कर दो, इससे बना दो तुम्हारा सबसे खतरनाक मैरिड ड्रैगन, जिससे एक ही बार में एक ही गू एक्टिवेट करते ही तुम्हारा सारा काम आसान हो जाएगा। टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और 1 सेकंड का काम होगा सब कुछ करने में। यही काम कहना चाह रहा था भाई, इतना मतलब जो समझा रहा है वो। बाकी मूव जैसे डायविनेशन टॉर्टॉइस, सेल्फ प्लेसिंग, 180 स्लेव, एन्स्लेवमेंट आफ्टर विक्ट्री सब एवेलेट हो सकते थे। सोचते-सोचते एक और डीप रियलाइजेशन उसको आता है कि किलर मूव हो या गो रिफाइनमेंट, दोनों का बेस मतलब एक तरीके से एक ना वो है एक मतलब ऐसा मान लो दाव का यूटिलाइजेशन है। मतलब उसका कहना ये था कि मेरा रिवर्स स्लो प्रोटेक्शन सील रिवर स्लो रिवर यूज़ करता है और स्पेक्टर सोल का ऑर्डरली वेल सिटी वेल यूज़ करता है। सिटी वेल और रिवर स्लो सील गू नहीं है, पर कैसे मतलब यूज़ हो सकते हैं। यानी उसका कहना ये था कि देखो, रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील जो है, असल में वो क्या है? वो तो शेड्यूल डोमेन है ना, वो कोई गू थोड़ी ना है, फिर भी मैं उसको यूज़ कर पा रहा हूँ, है ना? वो कोई किलर मूव थोड़ी ना है, लेकिन मैं फिर भी उन्हें यूज़ कर पा रहा हूँ। सेम स्पेक्टर सोल का ऑर्डरली वेल सिटी जो है, ऑर्डरली वेल यानी ऑर्डरली कुआँ जो है, वो है उसके पास, जो कि वो सिटी वेल की तरह यूज़ कर रहा है। सिटी वेल याद होगा तुम्हें, वो शेड्यूल डोमेन एक और है, फिर भी वो यूज़ कर सकता है। तो ऐसे ही कह रहा है कि ये चीज़ें भी तो देखो, है ना? इनको भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो शेड्यूल डोमेन है, दाव मार्क से फुल है, उनका दाव ही काम कर रहा है इसलिए, यानी दाव काम कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। उनसे कनेक्ट किया, उन्हें नरिश किया, यूज़ करा, रिफाइन करा, सब दाव ही तो है। फायर पाथ, वाटर पाथ, स्ट्रेंथ पाथ, विज़डम पाथ, सोल पाथ, रूल पाथ, थेफ्ट पाथ, जितने भी पाथ हैं, सब हेवन एंड अर्थ के दाव ही का तो यूज़ कर रहे हैं। यानी ये लिंक बता रहा है तुम्हें। कहना चाह रहा है कि देखो, ये जो सिटी वेल है, ऑर्डरली वेल है और ये रिवर्सल रिवल है, ये एक-दूसरे से कनेक्ट है। यानी ये जो सिटी वेल है, ये पावर कहाँ से लेता है? ऑर्डरली वेल से, जो कि ये स्पेक्टर सोल का था, ऑर्डरली वेल, ठीक है? और ये ऑर्डरली वेल कहाँ से जुड़ा हुआ है? ये सारे वहाँ से जुड़ा हुआ है, ये जो जितने भी हेवन एंड अर्थ के दाव हैं ना, उनसे जुड़ा हुआ है। यानी ये सब लिंक है उस जगह से। यानी हर ये जितने भी दाव हैं ना, एंड में जाके एक जगह कहीं मिल रहे हैं। इनका सब एक जगह कहीं लिंक हो रहा है। इनकी एक लाइन जा रही है, मिलते-मिलते जैसे सबसे पहली लाइन कौन-सी थी? सिटी वेल थी। सिटी वेल से ऊपर जा रहे हैं तो पता चला ये कनेक्ट किससे है? ऑर्डरली वेल से। ऑर्डरली वेल कहाँ से कनेक्ट है? हेवन एंड अर्थ के दाव से। हेवन एंड अर्थ का ग्रेट दाव वहाँ से कनेक्ट होगा, ग्रेट दाव या जो भी फ्रेगमेंट जो भी दाव आता है वो वाले दाव से। यानी ये लिंक बता रहा है तुम्हें।
ऐसे ही उसने बताया था। और क्लासिक लाइन ऑटोमेटिकली दिमाग में फ्लैश हुई कि मैन इज़ द स्पिरिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स एंड गू आर एसेंस ऑफ हेवन एंड अर्थ। देखा? अरे! सब कुछ पहले ही लिखा जा चुका है, सब चोमू थे, उन्हें अब समझ आएगा। आज तक कभी भी इस लाइन का डेप्थ इतना क्लियर नहीं समझ आया था जितना अब समझा था वो। फेंग युआन ने समझा ये कि किलर मूव को गू में एवेलेट करने के लिए गू वर्म निकालने और गू मटेरियल ऐड करने और एक में मर्ज करने की ज़रूरत होती है। इमॉर्टल गू बराबर क्या है? ग्रेट दाओ के फ्रेगमेंट होते हैं और गू मटेरियल क्या है? दाओ मार्क का एक्यूमुलेशन होते हैं। अगर पाथ सेम हो तो सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, यानी एक दूसरे में जुड़ाव पॉसिबल है, एक दूसरे में ऐड करना पॉसिबल है, चीज़ों को लिंक करना पॉसिबल है। रिवर्स फ्लो जो रिवर्स फ्लो सील है या ऑर्डरली वेल है, ये जैसे मूव होते हैं, सिटी वेल और रिवर्स फ्लो रिवर का यूज़ करते हैं, उसके सहारे चलते हैं, क्योंकि उनमें जो दावमार्क हैं, सेम ही तो हैं। मतलब जितने भी दावमार्क है, जितने ज़्यादा हैं, वो गूवर्म की जगह ले रहे हैं। यानी काम क्या कर रहा है? जो रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील है, उसके अंदर के जो दाव मार्क हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? रिवर्स फ्लो रिवर से आ रहे हैं और जो ऑर्डरली वेल है, उसके दाव मार्क जा रहे हैं सिटी वेल के अंदर। यानी जितने भी दाव मार्क है, सब दाव मार्क का खेल है, क्योंकि ऑर्डरली वेल और सिटी वेल के दोनों के दाव मार्क सेम मिलते हैं, इसलिए वो एक दूसरे से सबके एक सब्स्टिट्यूशन की तरह यूज़ कर पा रहे हैं। सेम रिवर्स फ्लो जो सील है, वो भी रिवर की तरह ही वहाँ से यूज़ कर रहा है, तो वो भी सेम चीज़ों से यूज़ कर पा रहा है। मतलब इनका लेवल ऑलरेडी किलर मूव से ऊपर जा चुका है, ऑलमोस्ट गू रेसिपी टाइप बन चुका है। तो क्या कहना चाह रहा है भाई तू? तू ये कहना चाह रहा है कि रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील को हटाओ, मारो गोली और शेड्यूल डोमेन को गू में बदल दो। क्या पता, बोल भी दे क्या जा रहा है। जितना डीप वो जा रहा था, सारे पुराने डाउट्स क्लियर होते जा रहे थे। रिफाइनमेंट पाथ वैसे भी एक स्पेशल पाथ था, हर पाथ से कनेक्टेड होता है और अब क्वासी सुप्रीम ग्रैंड मास्टर होने के बाद उसकी कंप्रीहेंशन हर दूसरे पाथ से कई ज़्यादा ब्रॉड, एकदम डीप, एकदम डेप्थ, एकदम घुस चुकी है, एकदम फैल चुकी है उसकी। जिस हिसाब से इसने ज्ञान पेला है ना, आगे जाके अगर ये कह दे कि शेड्यूल डोमेन को हम गू में बदल देंगे, तो चौंकना मत। बोल भी देगा, जितने से समझाया है ना, उसका हिसाब यही बनता है। हो भी सकता है कह दे, लेकिन क्या पता कुछ अलग भी कह दे। आगे देखते हैं। फेंग युआन आगे डीप थिंक में एकदम डूबा हुआ था। वो आगे डीप थिंक करते हुए कहता है, फेंग युआन कहता है, मैं लैंडस्केप एज़ बिफोर यूज़ करके डाउनहिल माउंटेन को रिस्टोर कर रहा हूँ। ऊपर से ये एक गोवर्म जैसा लगता है, बट एक्चुअली ये एक किलर मूव भी है और कोई भी किलर मूव एक इनकम्प्लीट गू रेसिपी ही होता है। मतलब इनडायरेक्टली ये भी एक गू रिफाइनमेंट ही तो हुआ। फेंग युआन ने आगे कहा, बस डिफरेंस ये है कि मैं गोवर्म रिफाइन नहीं कर रहा, बल्कि रैंक 9 इमॉर्टल गू मटेरियल डाउनहिल माउंटेन को कर रहा हूँ। ये शॉक पॉइंट था। फेंग युआन रैंक 7 होकर रैंक 9 मटेरियल रिफाइन कर रहा था, तो बहुत अजीब बात थी। इसका बेस था ऑर्डरली वेल किलर मूव, जो स्पेक्टर सोल का रैंक 9 मेथड था, मतलब मेथड हुआ करता था। इस बात को समझते ही फेंग युआन के माइंड में एक नई आइडियाज एकदम फ्लैश आने लग गए, एकदम माइंड में आइडियाज पे आइडियाज आने लग गए। फेंग युआन कहता है, डांगहुन माउंटेन रिस्टोर हो सकता है और रिवर स्लो रिवर की तरह एक इमॉर्टल किलर मूव का कोर भी बन सकता है। यानी वो एक इमॉर्टल किलर मूव का कोर बन सकता है। फिर एकदम से रियलाइजेशन इसको हिट होता है और कहता है फेंग युआन, स्पेक्ट्रस सोल की पीक सोल कल्टीवेशन 300,000 आर्म सोल डीमन, वो बेसिकली एक आर्टिफिशियल स्केड्यूल डोमेन ऑफ हेवन एंड अर्थ था। देख रहे हो, असल में उसने क्या करा था, स्केड्यूल डोमेन ही बॉडी बना ली थी उसने। फेंग युआन आगे कहता है, और थीविंग हेवन डीमन वनरेबल का रैंक 9 किलर मूव घोस्टली कंसीलमेंट भी बिना इमॉर्टल एसेंस के कंटिन्यू रहता है। मतलब वो भी एक आर्टिफिशियल स्केड्यूल डोमेन ही हुआ। अब फेंगयुआन को फाइनली समझ आया था कि घोस्टली कंसीलमेंट एसेंस फ्री क्यों था, क्योंकि भाई वो स्केड्यूल डोमेन है। वो क्या खा रहा है? वो एसेंस नहीं खा रहा, वो दाउमाक को खा रहा है। वो दाउमाक कहाँ से आ रहे हैं? हेवन एंड अर्थ से आ रहे हैं दाउमाक। इसलिए डाउनहिल माउंटेन को इमॉर्टल एसेंस चाहिए? नहीं, घंटा। लुओपो वैली को चाहिए? नहीं, घंटा। स्पेक्टर सोल को इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब वो क्यों था? इमॉर्टल एसेंस नहीं खाता वो, बल्कि वो दावमाक खाता है। कोऑर्डिनेशन देख रहे हो, चीजें देख रहे हो, क्या समझाना चाह रहा है ये? मैं कह रहा हूँ आगे जाके अगर इसने कह दिया कि शेड्यूल डोमेन को मैं गू में बदल दूंगा, तो चौंकना मत, क्योंकि मुझे भी लग रहा है अगर कह दे और अगर मान लो इसने नहीं कहा है, तो ऑथर जरूर आगे जाके अगर इसको कंटिन्यू करता है तो ये बात जरूर आएगी। फिर फेंगयुआन को कोर ट्रुथ मिलता है, एकदम उसके दिमाग में आता है, दाओमा का कोऑर्डिनेशन ही गू रिफाइनमेंट की रियल एसेंस है। सिलेक्टिव मटेरियल को चूज करना बराबर गू रिफाइन करना, और फूड सिलेक्ट करना बराबर गू को निरिश करना। गू वॉर्म का कोऑर्डिनेशन ही दाओ मार्क का कोऑर्डिनेशन होता है। ये सब रियलाइजेशन एब्जॉर्ब करने के बाद 3 दिन 3 रात निकल जाते हैं और एकदम समझता रहता है भाई, एकदम लगा हुआ है, एकदम ज्ञान प्राप्ति मिल चुकी है भाई को। फेंगियन फुल आंखें एकदम एकदम खोलता है, ब्लैक आइज लाइटनिंग जैसे चमक रही थी। हैं? हाँ, काली आंखें चमकती। लांग या लैंडस्पेड उसे देखकर स्टिफ सा हो जाता है। लांग या लैंडस्पेड कहता है,
अभी जो एयर तुमसे निकल रही है ना, मुझे लगा मैं जायंट सन इमॉर्टल वनरेबल या थीविंग हेवन डीमन वनरेबल को देख रहा हूँ। ये दोनों गू वनरेबल अपने पाथ के सुप्रीम ग्रैंड मास्टर थे और फेंग युआन अब उनके लेवल का व्यू देख रहा था। नीचे से नहीं बल्कि सीधा पीक से देख रहा था। यानी भाई की नज़रें अब डीमन वनरेबल जितनी बड़ी हो चुकी हैं। मतलब सोच समझ आ चुकी है उसके पास उस लेवल की। इसी के साथ अब करते हैं फाइनली एपिसोड खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें समझा दिया है, अब तुम्हें कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए और अगर कन्फ्यूज़न हो रही है, क्या है आईक्यू वाईक्यू कम है क्या? थोड़ा देखो भाई, दोबारा देखो इस चीज़ को, समझो क्या कहना चाह रहा है वो।